So hello everyone, welcome to all in Engineers Career Point. So this is a वीडियो सेशन ऑन प्रेसिस सीरीज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हो रहे हैं जेई के और एसएससी जेई एग्जाम के, पीएसयू एग्जाम्स के, तो आपने देखा है यहाँ पे कि जो टाइम ड्यूरेशन है नोटिफिकेशन लेके एग्जाम तक वो काफ़ी कम होता है और बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। तो कम टाइम में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इवन एंटायर इंजीनियरिंग को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और स्पेशली अब मैं बात करूँ अगर सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे बहुत ही वास्ट सिलेबस है और इतना बड़ा सिलेबस कम टाइम में पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक प्रेसिस सीरीज डिजाइन किया है और इसमें हमने कंटेंट तैयार किया है इन एग्जाम्स को पॉइंट में रखते हुए। करेक्ट है। तो जो स्टूडेंट्स जेई एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएसयू के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। करेक्ट है। और इस सेशन में हम कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे देने वाले, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। कंप्लीट यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी पता चलेंगे, बहुत सारे शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स भी पता चलेंगे जिनकी हेल्प से बहुत कम टाइम में आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि इस पूरी सीरीज को देखना है, कंप्लीट सब्जेक्ट को। अराउंड 4 to 5 आवर्स में ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। और ऐसे आने वाले इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं उनके भी ऐसे ही सब्जेक्ट हम प्रिपेयर करेंगे और आपको उनको 1 by 1 देखते जाना है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बहुत कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट कवर करोगे। करेक्ट है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसको देखते रहिए। करेक्ट। और ये प्रेसिस सीरीज में आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसके बाद सिर्फ आपको काम करना क्या है कि इसको देखना है और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रेसिस सीरीज, दैट इज ये प्रेसिस सीरीज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारा इंटायर कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक, फ्रॉम सिंपल स्ट्रेंथ से लेकर थियरी ऑफ फेलियर तक 1 by 1 कंप्लीट रिकॉर्ड करूंगा। कंप्लीट यहाँ पे आपको सेशन देखने को मिलेगा एंड विद इन 4 to 5 आवर्स। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 4 से 5 घंटे में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। करेक्ट है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे अभी हम सारे सब्जेक्ट का प्रेसिस सीरीज यहाँ पे लाने वाले हैं, तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत ही हेल्प करने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, जिससे आपके सभी फ्रेंड सर्कल में सभी को बेनिफिट हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर first how to define strength of material, and one more thing, dear students, this precis series may help you for preparing for your conventional exam as well as all your exam as well as your interview. करेक्ट। सो दोनों में ये हेल्प करने वाला है, आपके एग्जाम के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए और साथ में आपके इंटरव्यू के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें हमने कंटेंट जो डाला है वो कंप्लीट सिलेबस कवर किया है, कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है कि वेदर दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर गेट एग्जाम एसी, और ये कैसे एसएससी जेई के लिए हेल्पफुल हो सकता है या जेई लेवल के एग्जाम के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सिलेबस फॉर ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो, सारे एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। बट द डिफरेंस इज इन ईएससी गेट द डेप्थ इज वेरी हाई। करेक्ट। डेप्थ वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी डेप्थ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई होता है और उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम और जेई एग्जाम, स्टेट जेई स्पेशली, तो यहाँ पे सिलेबस तो सेम होगा बट जो डेप्थ होगी वो बहुत कम होने वाली है और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो काफ़ी कम होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यहाँ पे जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया है, इस कंटेंट से सारे क्वेश्चन ईजिली आप टैकल कर पाओगे। करेक्ट। इजीली प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। करेक्ट है। तो यहाँ पे आप ये दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर दो कि दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर गेट और ईएससी एग्जाम। करेक्ट। तो ये कैसे एसएससी जेई और एई वगैरह या स्टेट जेई के लिए हेल्प करेगा, तो ये हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट बताता है, ये क्वेश्चन का लेवल नहीं बताएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिससे आप कम टाइम में सारा का सारा एंटायर सिलेबस डिस्कस कर सको। करेक्ट है। सो हाउ टू डिफाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। So if I talk about the definition of strength of material, then you can see here it is defined as the study of internal resistance force offered by the material against the deformation when it is subjected to an external load. Means so you have a deformable body, अगर उसमें हम कोई externally force apply करें तो उस external force की वजह से material deformation के against में कैसा resistance offer करेगा, that is called as, इस तरीके की study को हम कहते हैं strength of material. Correct. And you can see here mechanics of material or strength of material is a branch of mechanics that studies the internal effect
of stress and strain in a body, in a deformable body, if I say more precisely. And now you can see stress is associated with the strength of the material from which the body is made, while strain is the measure of deformation of the body. Correct? तो stress क्या बताता है? मटेरियल की strength को बताता है, और stress strain क्या बताता है? मटेरियल की deformation ability को बताता है. Correct? And now the next question, that is what is objective. ये this is very very important question. अगर हम इस subject को पढ़ रहे हैं तो why we study this subject? Is it clear? Why we study this subject? So simply we can say we study this subject to make a relationship between external applied load and the internal resistance force of internal resistance force of the material. मतलब हम क्या बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और मटेरियल में स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने लोड को कैरी करने की एबिलिटी है. तो अगर मैं स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल लोड दोनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप कर दूं तो डेफिनेटली हम किसी भी कंपोनेंट के डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर की डिजाइन हम इजीली कर सकते हैं. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल अप्लाइड लोड एंड द मटेरियल स्ट्रेंथ. एंड ये रिलेशन किससे डेवलप होगा? विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मेशन. करेक्ट? दोनों स्ट्रेंथ और लोड के बीच में रिलेशन कैसे डेवलप होगा? विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मेशन. And now mechanics of material is a study of relationship between the external load and the external applied load and body and the stress and strain caused by the internal loads within the body. Is that clear? Okay, let's see. Next, that is very very important question. What are the assumptions made in the SOM? मतलब वो कौन से assumptions है जिसके basis पे हम entire strength of material को study करते हैं. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि actual problems are very very far away from the theoretical problem, and actual problems are very complex and they have many variables. So here we need to convert actual problem into theoretical problem, and how we convert these actual problem into theoretical by making assumptions. हम बहुत सारे assumptions ले लेते हैं. जैसे हमारे पास कोई member है, let's say suppose if I talk about this pen, then this pen is not having uniform cross section. तो यहाँ पे हमने assume कर लिया कि let us suppose if I assume this pen is made up of uniform cross section, so the member should be prismatic. Correct? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? variables को कम करते चले जाएंगे. तो by using assumptions हमारा जो जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट होते हैं उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत कम होंगे और उस प्रॉब्लम को फिर हम इजीली थ्योरेटिकली स्टडी कर सकते हैं. करेक्ट? तो अब देखते हैं कि वो assumptions है क्या. देन यू कैन सी हियर द मटेरियल इज assumed to be homogeneous and isentropic. The material must be obeys Hooke's law. The member is assumed to be prismatic. The member is subjected to static loading only. The effect of true stress and strain is neglected. The member is assumed to be deformable. The effect of body forces are neglected in the analysis. So ये हमारे assumptions हैं. और इसके अलावा जब हम स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे जैसे स्ट्रेसेस इन बीम, स्ट्रेसेस इन शाफ्ट, तो हम वहां पे कुछ और एक्स्ट्रा assumptions के बारे में डिस्कस करेंगे. ये assumptions वो हैं जो थ्रू आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एप्लीकेबल हैं. इनके अलावा टॉपिक स्पेसिफिक भी कुछ assumptions होंगे, वो हम उस टॉपिक के टाइम पे स्टडी करने वाले हैं. करेक्ट? Okay, so let's see the first assumption that is the material is assumed to be homogeneous and isotropic. So let's see first if I talk about the homogeneous material. Homogeneous material क्या होता है? A material is said to be homogeneous when it exhibits same elastic property throughout the material in a given direction. मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन. मतलब मैं चाहे इस ए पॉइंट पे जाऊं, बी पॉइंट पे जाऊं या सी पॉइंट पे जाऊं, एवरीवेयर यू गेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर मैं इसको कह दूं दिस इज डायरेक्शन 1, तो along the direction 1 everywhere you can get same elastic property. लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो everywhere you can see again you see different elastic property but in a given direction throughout the material कहीं भी चले जाऊंगा everywhere we can get the same property. तो इस तरीके से डायरेक्शनल डिपेंडेंट और पोजीशन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मटेरियल. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है वुड. Next, isotropic material. Isotropic material क्या है? A material is said to be isotropic when the elastic properties are independent of direction but depends upon position. मतलब position dependent और direction independent property को क्या कहते हैं हम? Homogeneous and
सॉरी आइसोट्रॉपिक मटेरियल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो, सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, इस पोजीशन पे आप देखो एवरीवेयर इन ऑल डायरेक्शन वी गेट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, बट जैसे हमने पोजीशन ए टू बी चेंज कर दिया, हमें इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। बी से सी पे पहुंच गए तो अगेन वी गेट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि डायरेक्शन से प्रॉपर्टी तो इंडिपेंडेंट है, बट इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। पोजीशन चेंज होते ही प्रॉपर्टीज बदल जाने वाली है। And metals, glasses, most of the liquid and polymers are example of this isotropic material. नेक्स्ट होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। हमारा जंक्शंस क्या था, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ये क्या कहता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज पोजीशन, दोनों पे ही डिपेंड ना कर रही हो। देन यू कैन सी if we see in the A point and along the any direction we get same elastic property, B पे गए तो फिर से elastic property same, C पे गए तो फिर से elastic property same। इसका मतलब क्या है कि throughout the material किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, everywhere you will get same elastic property, means elastic properties are independent of direction as well as position. So such materials are called as homogeneous and isotropic material, and all conventional metals comes under this category. नेक्स्ट एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज मींस डिफरेंट प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ एवरीवेयर यू कैन गेट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज। सो एटॉमिक एनिसोट्रोपिक मटेरियल आर आल्सो नोन एज ट्राइक्लिनिक मटेरियल आर डायरेक्शनल डिपेंडेंट मीडियम दैट आर मेड अप ऑफ अनसिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अनसिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से हमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज मिलती है। In other words, if I say a material is said to be anisotropic when it exhibit different elastic property in different direction, ये आपको याद रखना है। कोई भी मटेरियल अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है थ्रू आउट द मटेरियल, then you will get this is called as anisotropic material, and the mechanical properties of the anisotropic material depends upon the orientation of the material. करेक्ट, एनिसोट्रोपिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मटेरियल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? एंड द concentration and the distribution of the atoms are different with respect to reference axis। और इसका एग्जांपल क्या है, wood, rock, composites, ये आते हैं anisotropic कैटेगरी में। करेक्ट। नाउ लेट्स सी अनदर assumption, that is the material must be obeys Hooke's law। material must be obeys Hooke's law, इसका मतलब क्या है? तो एक रॉबर्ट हुक करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1960 में एक लॉ दिया, क्या कहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो रॉबर्ट हुक का जो लॉ है सिर्फ यहीं तक सीमित था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। करेक्ट है, ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। इस प्रोपोर्शनलिटी को एक दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस यंग्स, उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया एक कांस्टेंट जिसे कहते हैं हम यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये है हमारा हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो मटेरियल है इट मस्ट बी लीनियरली इलास्टिक। हुक्स लॉ अगर ये रिलेशन अगर आप देखोगे तो इन दिस रिलेशन यू कैन से सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ए टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, एप्सिलॉन इज अ स्ट्रेन, एप्सिलॉन इज अ स्ट्रेन। करेक्ट, एप्सिलॉन इज अ स्ट्रेन। अब यहाँ पे अगर ये स्ट्रेन है तो स्ट्रेन अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू mx, विद हेल्प ऑफ y इज इक्वल टू mx, अगर मैं इससे कंपेयर करूं देन यू कैन सी हियर y इज इक्वल टू mx। देन यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, x की पावर 1 है, दिस इज लीनियर इक्वेशन, यस और नो, दिस इज लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो कैन आई से दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज इन एप्सिलॉन वी हैव ओनली वन पावर। और ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस इज लीनियरली वेरिंग। इज इट क्लियर? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जिस भी हम मटेरियल की स्टडी करेंगे वो क्या होना चाहिए, लीनियर बिहेवियर शो करना चाहिए, इट इज नेसेसरी। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस से जब हम स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं तो हमें ये लीनियर ग्राफ जनरली नहीं मिल पाता है। बट हियर वी अज्यूम एवरी मटेरियल कैन बिहेव लाइक अ लीनियर इलास्टिक स्ट्रेन अंडर प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये हुक्स लॉ वहां पे वैलिड है। और जब हुक्स लॉ वैलिड कह देता है तो हम इस फॉर्मूला को इजीली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं एवरीवेयर। अदरवाइज अगर ये लीनियरली वेरी नहीं हुआ अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तो दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड। बट हम बिना देखे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो हमारा मटेरियल है इट मस्ट बी ऑलवेज हुक्स लॉ। इज इट क्लियर? तो आई थिंक अब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि हुक्स लॉ वैलिड होने की वजह से ही हम इस रिलेशन को यूज कर पा रहे, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? इसमें और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन पार्ट में मूव ऑन करेंगे। करेक्ट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस assumptions. नेक्स्ट, द मेंबर इज assumed टू बी प्रिज्मेटिक। इसका मतलब क्या है? ए मेंबर इज assumed टू बी प्रिज्मेटिक, इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब है दोस्तों
कि सिंपल से अगर हम बात करें कि सपोज दिस इज योर स्ट्रक्चरल मेंबर इन विच दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, सो यू कैन सी एवरीवेयर, कहीं भी मूव करो, इधर यू सी हियर और यू सी हियर, एवरीवेयर इफ आई मूव फ्रॉम हियर टू हियर, एवरीवेयर वी कैन गेट सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। तो कोई भी मटेरियल जिसमें क्रॉस सेक्शन, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द लेंथ, उसे कह देते हैं हम prismatic member. This is also one of the biggest assumptions of this subject. Yes or no? अगर आप ये assume नहीं करोगे और ये shape आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, अगर ये शेप आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, देन इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज इट। इज इट क्लियर? इसको एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको एज्यूम कर लें कि हमारा हर एक मेंबर, जिस भी स्ट्रक्चरल मेंबर की हम स्टडी करेंगे, सारे मेंबर हमारे क्या कहलाएंगे? प्रिज्मेटिक मेंबर कहलाने वाले हैं। इज इट क्लियर? सो सिंपली हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। नेक्स्ट, द मेंबर्स इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोडिंग ओनली। मेंबर में जो लोड एक्ट होने वाला है वो सिर्फ स्टैटिक लोड एक्ट होने वाला है, स्टैटिक लोड के अलावा कोई भी लोड एक्ट नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिक लोड? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिक लोड? अगर मैं स्टैटिक लोड की बात करूं दोस्तों, देन यू कैन सी हियर, लोड हमारे पास दो तरीके के होंगे, that is static load and dynamic load, correct? If I talk about static load, then in this category we have dead load and gradually applied load. Dead load का मतलब क्या है कि if I plot a graph between लोड वर्सेस टाइम, तो लोड यहाँ पे देखो थ्रू आउट द टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पी हमेशा कांस्टेंट है, इसे कह देते हैं हम डेड लोड। इसका एग्जांपल क्या है कि टेबल के ऊपर अगर आप बुक रख दो, अभी देखो या 1 घंटे बाद देखो, उसका लोड हमेशा सेम ही एक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड एज डेड लोड, करेक्ट? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, then you can see here the load is varying slowly. यहाँ पे लोड का वेरिएशन क्या होगा? slowly, and it reaches to its maximum value, and once it reaches to maximum value, it becomes constant, correct? यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ग्राफ में कि लोड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है एंड इट बिकम्स कांस्टेंट, करेक्ट? सो ये दोनों जो लोड आप देख रहे हो, both comes under static load category. Is it clear? And now if I talk about dynamic load, then you can see here the impact load and fatigue load both comes under dynamic loading condition. And in impact load, if you see, if we plot a load versus time graph, then the slope of this load is very high as compared to the gradually applied load. It means the time duration taken for the reaching of its maximum value is very less. That's why it is called as dynamic load, और इसे कहते हैं हम impact load. जैसे फॉर एग्जाम्पल हैमरिंग ऑन द नेल के ऊपर जब आप हैमरिंग करते हो तो यहाँ पे कौन सा लोड एक्ट होता है? ग्रेजुअली अप्लाइड, सॉरी इम्पैक्ट लोड, यस और नो? और अगर मैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की बात करूँ तो फैन का स्टार्ट होना, यस और नो? फैन कौन करोगे तो इमीडिएटली वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे रीच नहीं करेगा, स्लोली इंक्रीज स्पीड होगी और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, यस और नो? And now if I talk about fatigue load, so simply if I define fatigue load, तो कैसे आप define कर सकते हो? A load is said to be fatigue load when its magnitude or direction both varying with respect to time, correct? Magnitude or direction or both magnitude and direction varying with respect to time, then this is called as fatigue load. And यहाँ पे देखो sinusoidal type का load एक्ट हो रहा है, this is called as fatigue load. तो both loads comes under dynamic loading. और strength of material में दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कभी भी हम डायनेमिक लोड को कंसीडर करके स्टडी नहीं करने वाले, वी ओनली कंसीडर स्टैटिक लोडिंग। इस पोर्शन को तो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, बट दिस पोर्शन विल नेवर बी कंसीडर व्हाइल स्टडीइंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इज इट क्लियर? तो जनरली आपने देखा होगा जब भी हम कुछ एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो या तो हम हाफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन लिखते हैं या फिर हम सिंपली लोड इनटू डिफ्लेक्शन लिखते हैं। तो अगर डेड लोड है तो आप लोड इनटू डिफ्लेक्शन कर दो, अगर लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ है, अगर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है तो हम ट्रायंगल कैरियर लेंगे, यस और नो? नेक्स्ट assumption दैट द इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स आर नेग्लेक्टेड। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, देन यू कैन सी हियर ट्रू स्ट्रेस होता है क्या है? तो ट्रू स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, देन यू कैन सी द लोड इंस्टेंटेनियस लोड, सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस लोड पर यूनिट एरिया। इज इट क्लियर? इंस्टेंटेनियस लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज, करेक्ट? इंस्टेंटेनियस लोड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज true stress. Is it clear? Instantaneous load, you can say this is instantaneous load and this is instantaneous area. Instantaneous load upon instantaneous area is called as
true stress, while as if I talk about engineering stress, then you can see here it is denoted by sigma. तो instantaneous load upon original area of cross section, मतलब जब हम लोड अप्लाई किए थे, लोड अप्लाई करने से पहले मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वही क्रॉस सेक्शन एरिया हम थ्रू आउट द लोडिंग कंडीशन यूज करने वाले हैं, जबकि ट्रू स्ट्रेस के केस में आप यहाँ पे देखोगे कि जो एरिया होता है वो भी हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ही यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड एज इंजीनियरिंग स्ट्रेस. अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखूं तो सिंपली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 1 प्लस ई, वेयर ई इज अ स्ट्रेन. Is it clear? Where E is a strain, and similarly if I talk about this is engineering strain, this is engineering strain, and similarly if I talk about true strain, then true strain is nothing but you can see this is true strain. This is a logarithmic of ln of LF by L naught, where LF is a final length, L naught is an initial length. This is the formula for true strain. This is the formula for true strain. And this is the formula for engineering strain, that is change in length upon original length, change in length upon original length. This is called as engineering strain. अब अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूं कि सिग्मा टी वर्सेस सिग्मा के बीच में रिलेशन क्या है, तो सिंपली वी कैन राइट सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा टाइम्स 1 प्लस ई, और वहीं पे ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में रिलेशन लिखूं तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, यू कैन सी हियर एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू ln 1 प्लस एप्सिलॉन. तो अगर मैं इन दोनों एनालिसिस को देखूं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन को, तो ऑब्वियसली इन ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन वी हैव लॉगरिथमिक एनालिसिस, जबकि हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, सिंपल लीनियर एनालिसिस. यस और नो. तो यहाँ पे अगर मैं मोर डिटेल में जाऊं तो अंडर इलास्टिक लिमिट इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज वेरी लेस, इवन लेस देन 5%. अब चूंकि दोनों के वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो लेस देन 5% है, तो हम लोग डिफिकल्टी से बचने के लिए सिर्फ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन की जगह इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन को कंसीडर करते हैं इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. अदरवाइज जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन है दैट गिव्स अस मोर एक्यूरेट रिजल्ट एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन. इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, जबकि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला है. फिर भी हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथमिक एनालिसिस होता है और ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन को कंसीडर कर लेंगे. और इंजीनियरिंग में अगर 5% लेस देन 5% एरर है तो वो एक्सेप्टेबल है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इज इट क्लियर? Okay, so this is true stress strain. Here we neglect true stress strain. We only consider engineering stress and strain. So let's see another assumptions, that is the member is assumed to be deformable. So what is the difference between rigid body and deformable body? So simply you can see, suppose you have a rigid body in which if I consider 2 points, then you can see before and after loading the distance between these 2 points is remains same, that is x prime is equal to x. It means if this distance is remain same, so if I write strain, then you can say strain is 0, yes or no. And similarly if I talk about stress, then obviously here the internal stress is also 0, तो यहाँ पे stress भी 0 होने वाला है. लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. अगर यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करोगे देन दिस बॉडी में डिस्प्लेस और इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिट लोड, यस और नो. तो यहाँ पे लोड ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉसिबल है, बट देयर इज नो स्ट्रेन, देयर इज नो स्ट्रेस. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट डिफॉर्मेबल बॉडी, देन यू कैन से हियर इफ आई सी दिस इज द बॉडी, this is the body before loading, and if I choose 2 particles, that is these are the 2 particles, and if we measure the distance between them, then here we get x. Now if I apply some force P, then what will happen, this body may shrink like this, and if I see again those particles, then the distance between these particles are x prime, and the distance between these 2 particles before and after loading is not same. X prime is the distance between the particle after loading, and x is the distance between the particle before loading, and x prime is not equal to x. It means here some amount of deformation takes place, and simply we can say strain is here not equal to 0, and here the stress is also not equal to 0, or stress strain 0 नहीं है, internal resistance force 0 नहीं है. But yes, here we assume there is no displacement of the body. यहाँ पे कोई body displace नहीं होने वाली है, यस आर नो. जैसे अगर मैं एक बीम की बात करूं तो बीम कभी भी डिस्प्लेस नहीं होती है, कॉलम कभी डिस्प्लेस नहीं होते हैं एक जगह से, यस आर नो. तो यहाँ पे कोई भी मेंबर डिस्प्लेस नहीं होगा. यहाँ पे सिर्फ क्या होने वाला है कि बॉडी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल लोड, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होगा या डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में स्ट्रेस इंड्यूस होगा.
Is it clear? Next assumptions, the effect of body forces are neglected. So if I see here we have two types of force, body force and surface force. बॉडी फोर्स क्या होते हैं? वो फोर्स जो उस बॉडी के खुद के वेट की वजह से एक्ट होते हैं, दैट इज सेल्फ वेट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. मतलब सेल्फ वेट जो होता है बॉडी का वो बॉडी फोर्स कहलाता है. वहीं पे अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई सी, suppose if we see this is a beam, correct, this is the beam, और यहाँ पे कोई लोड एक्ट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली इस बॉडी का खुद का जो वेट होगा विच इज एक्टिंग, दैट इज W, सेल्फ वेट, यस और नो. बट वहीं पे अगर यहाँ पे मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दूं P, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है दिस इज कॉल्ड एज सरफेस फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड सरफेस फोर्स, और इसका जो खुद का वेट है दिस इज कॉल्ड एज बॉडी फोर्स. तो वाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी करेंगे तो हम बॉडी फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, वी ओनली कंसीडर सरफेस फोर्सेस. मतलब बॉडी के ऊपर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया जो एक्ट हो रहा है, करेक्ट है, फोर्स के ऊपर जो बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई हो रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जबकि उसका खुद का सेल्फ वेट जो होगा उसे हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं. इज इट क्लियर? सो दिस इज अनदर assumption. Okay, so after these assumptions, let's see here what is stress and what is strain. Correct? So first if I see stress, so stress is nothing but it is describe the intensity of internal force acting on a specific area. लेट्स से सपोज अगर आप देखो किसी बॉडी का ये सरफेस एरिया है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में सिग्मा जेड है और दो पैरेलल एक्सिस है दैट इज एक्स एंड वाई, करेक्ट, और इसका एरिया लेट्स से ए है. तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से दिस इज डेल्टा ए, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस लिखूँ, स्ट्रेस इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेन, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एक्सिस, करेक्ट. सो यहाँ पे कैसा फोर्स एक्ट हो रहा है? हियर वी हैव सिग्मा जेड, सॉरी हियर वी हैव एफ जेड, यस और नो, और इसका एलिमेंट का एरिया क्या है? लेट्स से दिस इज ए. तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो स्ट्रेस होता है दैट इज सिग्मा एवरेज एफ जेड अपॉन एरिया, करेक्ट है. बट दिस इज द एवरेज स्ट्रेस. ये क्या होता है? एवरेज स्ट्रेस. एक्चुअल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. हियर यू कैन से सिग्मा जेड जेड इज नथिंग बट डेल्टा एफ जेड अपॉन डेल्टा ए, ये सर, और ये डेल्टा एफ और डेल्टा ए कुछ भी हो सकता है. एंड इफ डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो देन दिस इज वेरी स्मॉल एरिया. तो इसको हम डी ए बाई, अगर ये लिमिट पुट कर दोगे तो सिंपली वी कैन से डी ए बाई डी ए. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, एंड सिंस दिस इज एक्टिंग अलोंग जेड डायरेक्शन दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज सिग्मा जेड जेड, करेक्ट. तो ये हम इस रिलेशन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके के लोडिंग में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म लोड हो या ना हो. But you can see this portion. This is as average stress. ये क्या है? This is average stress. Average stress को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? When the member is subjected to uniform load. So this is the average force upon average area. तो although throughout the strength of material we use this, क्योंकि हम यहाँ पे average study करने वाले हैं, हम किसी molecular level पे या किसी small elemental level पे study नहीं करेंगे. Yes, of course कहीं ना कहीं आपको कुछ cases मिल सकते हैं, लेकिन most of the time we use this relation. Is it clear? Okay, so this is stress. अब now if I talk about the sign convention, तो यहाँ पे टेंशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? You can see if the force is acting outside the body, तो यहाँ पे जो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा, लेट्स से दिस इज सिग्मा जेड, तो ये क्या आएगा? दिस इज पॉजिटिव स्ट्रेस. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस, इसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे. और यहीं पे देखो इस नेक्स्ट बॉडी में ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है? इस बॉडी को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस. यहाँ पे बॉडी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ये सर नो, इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड टेंशन. Is it clear? Similarly, if I talk about shear stress, तो shear stress क्या कहलाता है? यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर प्लेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, now you can see if I talk about this area, तो यहाँ पे देखो this axis is perpendicular to this area, but these two axes are parallel to this plane. Yes or no? करेक्ट. तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी. यस और नो? इट में एक्ट नॉर्मल टू द एरिया और इट में एक्ट पैरेलल टू द एरिया. सर, यस और नो? जब ये नॉर्मल पैरेलल दोनों एक्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी.
दिस इज कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी, और यू कैन से दिस इज अ सेकंड ऑर्डर वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? तो जब फोर्स एक्ट हो रहा है नॉर्मल सरफेस में, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ये सानो अगर मैं स्ट्रेस लिखूं एफ जेड बाई ए, तो यहां पे जो स्ट्रेस सिग्मा जेड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। ये सानो क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। Is it clear? Similarly, if I talk about the stress along x-axis, so simply it can be written as Fx by area, या simply अगर मैं f sigma y लिखूं तो this is called as Fy by area. Since Fx and Fy both are acting parallel to the cross section, that's why these two stresses are called as shear stress. क्या बोलेंगे इसको हम? This is called as shear stress. तो अगर आपसे पूछता है कि what is normal stress, तो आप सिंपली बता सकते हो a stress which is acting perpendicular to the cross section, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग अगर स्ट्रेस एक्ट हो तो उसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। एंड सिमिलरली इफ द स्ट्रेस इज एक्टिंग पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस, देन इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेस। यस और नो? सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। सो हियर यू कैन से अगर मैं इसी प्लेन के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं दोस्तों, तो जब भी हम शियर स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे या स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, देन यू कैन सी हियर दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन को क्यों क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस से मिलकर बना है और इसके परपेंडिकुलर चूंकि जेड एक्सिस है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस इज जेड फेस। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज जेड फेस। तो जब हम शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, देन यू कैन सी हियर आई एम राइटिंग टाउ जेड एक्स। टाउ जेड एक्स का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है दिस रिप्रेजेंट फेस, ये फेस की इंफॉर्मेशन देता है, और सेकंड जो होता है वो डायरेक्शन को बताता है। वो क्या बताता है? डायरेक्शन को। सो सिंपली यू कैन से इफ आई राइट टाउ जेड एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है वो जेड फेस में एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जो कि क्या होगा? डेल्टा एफ एक्स बाई डेल्टा ए। सिमिलरली यहाँ पे जेड वाई देखो, जेड वाई क्या बता रहा है कि जेड फेस में वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, करेक्ट है? तो लिमिट सॉरी डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, दिस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेस और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो याद रखना नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, अगर आप प्रॉपरली साइन कन्वेंशन प्रॉपर एक्सिस सिस्टम को फॉलो करते हुए सॉल्व लिखोगे, तो अगर फेस और एक्सिस दोनों सेम हो जाए तो ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है, और फेस और डायरेक्शन दोनों अलग अलग हो जाए तो ये शियर स्ट्रेस कहलाता है। तो इस तरीके से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वन इज शियर एंड विच वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। नाउ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या बताता है कि किसी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम स्ट्रेस देखें तो थ्री डायमेंशनली कौन कौन सी स्ट्रेसेस एक्ट हो रही है, तो उस स्ट्रेस के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकता है? थ्री डायमेंशन भी हो सकता है और टू डायमेंशन भी हो सकता है। थ्री डायमेंशन अगर होगा तो 3D बॉडी के लिए होगा, टू डायमेंशन होगा तो प्लेन बॉडी के लिए होगा। ये सर नो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा थ्री डायमेंशनल बॉडी है, एंड नाउ यू कैन सी हियर इफ आई टॉक अबाउट द स्टेट, if I talk about the state of stress for this body, state of stress of this body, then you can see here यहाँ पे आप देख सकते हो कि ABCD, यहाँ पे ABCD ये तो एक प्लेन हो गया। सिमिलरली इफ आई से दिस इज EFG और यहाँ पे हो जाएगा H प्लेन। ये सारनो करेक्ट? तो थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन है, एक ब्लैक वाला तो यहाँ पे शो कर दिया, एक रेड वाला प्लेन हो गया, और नेक्स्ट प्लेन आप देख सकते हो दिस ग्रीन प्लेन। तो यहाँ पे थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन है, ये सानो, एंड इसका मतलब क्या होगा? तीनों ही प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस भी एक्ट होगी और शियर स्ट्रेस भी एक्ट होगी। तो लेट्स से इफ आई से दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस प्लेन, अगर मैं इस प्लेन के बारे में बात करूं, देन यू कैन सी हियर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हियर वी हैव वन स्ट्रेस विच इज सिग्मा जेड एंड जेड। क्यों हमने कहा? यू कैन सी हियर, क्या मैं इस प्लेन को कह सकता हूं दिस इज जेड फेस, क्योंकि इस फेस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है। सिमिलरली क्या मैं इस प्लेन को कह सकता हूं दिस इज वाई फेस? क्यों इसको वाई फेस कह रहा हूं? क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस है, और इसको हम कह सकते हैं एक्स फेस। ये सानो, दिस इज कॉल्ड एज एक्स फेस। इज इट क्लियर? तो सिंपली आप देखो कि अगर मैं जेड फेस के नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं तो जेड फेस और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस? सिमिलरली अगर मैं इस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या है? दिस इज टाउ
जेड फेस और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। और वैसे अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ देन यू कैन सी हियर दिस इज टाउ जेड फेस एक्स डायरेक्शन। तो ये जो टाउ जेड वाई और टाउ जेड एक्स आप देख रहे हो बोथ आर शियर स्ट्रेस एंड सिमिलर मैनर वी हैव वन नॉर्मल एंड टू शियर स्ट्रेस ऑन ईच प्लेन। तो टोटल अगर मैं देखूं तो हाउ मेनी नॉर्मल स्ट्रेस एंड हाउ मेनी शियर स्ट्रेस में एक्ट ऑन दिस बॉडी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इन थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस वी हैव 3 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 6 शियर स्ट्रेसेस, यस और नो। और इसका अगर हम यू कैन सी अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड टाउ वाई एक्स टाउ वाई वाई सिग्मा वाई वाई टाउ वाई जेड, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इफ आई से if I say you can say this x this x this x ये तीनों ही सेम है तो can I say this is nothing but this represent x face, similarly this represent y face and similarly this represent z face। तो जो रो होती है मैट्रिक्स में वो क्या रिप्रेजेंट करती है फेसेस को। सिमिलरली यू कैन सी दिस एक्स दिस एक्स दिस एक्स तीनों में ही सेम है तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट दिस रिप्रेजेंट्स एक्स डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये एक्स डायरेक्शन। ये क्या बताता है दिस रिप्रेजेंट्स वाई डायरेक्शन, यस और नो। एंड दिस रिप्रेजेंट्स जेड डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट जेड डायरेक्शन, यस और नो। ये रो सॉरी जो कॉलम है वो डायरेक्शन बताती है और रो है वो फेसेस बताती है। एंड सिमिलरली इफ आई रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस देन यू कैन सी हियर यहाँ पे हमने जेड वाले जितने भी टर्म थे सॉरी एक्स वाले जितने भी टर्म थे उनको जीरो कर दिया। यहाँ पे सिग्मा एक्स था इसको हमने जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है अगर उन सभी को आप जीरो कर दोगे करेक्ट है, या किसी भी y को आप जीरो कर दो या z को भी जीरो कर दो, किसी भी एक प्लेन की नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस को अगर आप जीरो कर दोगे तो क्या बन जाएगा वो 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और चूंकि हमने यहाँ पे x प्लेन की स्ट्रेसेस को जीरो की इसको हमने यहाँ से गायब कर दिया, सिर्फ हमारे पास कौन सा प्लेन है y और z प्लेन है। तो उसके लिए अगर मैं स्ट्रेस लिखूँ तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं दिस इज 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन। ओके वंस अगेन यू कैन सी स्टेट ऑफ स्ट्रेस। फिर से आप देखो कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि सपोज यू हैव दिस इज अ बॉडी, इस बॉडी में यूनिफॉर्म फोर्स एक्ट हो रहा है पैरानॉर्मल टू दिस बॉडी, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे एक टॉप पॉइंट पे ओके तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट अगर हम इसको कंसिडर करें, एक एक्चुअली अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं लेट से यहाँ पे देखो इस फिगर में देखो यू कैन सी हियर करेक्ट, ये एक पॉइंट है जिसके स्ट्रेसेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और वो प्लेन यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, इज इट क्लियर करेक्ट। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस हो रहा है चूंकि ये कंप्रेसिव लोड एक्ट हो रहा है तो कंप्रेसिव सिग्मा सी डिनोट कर दिया, यस और नो। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो यहाँ पे देखो एक प्लेन आपके पास ये है, दूसरा प्लेन यहाँ पे है, तीसरा प्लेन यहाँ है। इसको अगर मैं यहाँ पे बाहर निकालूं और सारी स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करूं तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। अदरवाइज अगर शियर स्ट्रेस भी एक्ट हो रही है तो हम शियर स्ट्रेस को भी एज इट इज यहाँ पे लिखने वाले हैं, इज इट क्लियर। ओके नेक्स्ट स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या करता है व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड अ बॉडी इट विल टेंड्स टू चेंज द बॉडी शेप एंड साइज। जब हम बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका शेप और साइज दोनों ही चेंज होने की कोशिश करेगा एंड रेफर टू एज ए डिफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं डिफॉर्मेशन। और स्ट्रेन इज ए मेजरेबल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये स्ट्रेन क्या होता है इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी एंड इट कैन बी मेजर्ड विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। और वो कौन सा टेस्ट होता है उसे कहते हैं हम यूनिएक्सल टेंसाइल टेस्ट। जबकि एंड वंस द स्ट्रेन इज डिफॉर्म करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस
कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग एस्टैब्लिश्ड रिलेशन। अगर एक बार आपको स्ट्रेन मिल गया तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन और जो हमारे पास हुक्स लॉ है सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, उसकी हेल्प से हम इजीली स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ यू नो, strain is an experimental quantity which can be measured with the help of uniaxial tensile test, but stress is not a measurable quantity. Stress is a theoretical quantity और इसको हम सिर्फ relations की help से ही find out कर सकते हैं। Is it clear? और वो relation हमें मिलेंगे stress elastic constant की help से। Now next you can see here, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन क्या है कि सपोज अगर बॉडी में हम लोड अप्लाई करें और उस लोड की वजह से बॉडी की साइज में चेंज आ जाता है, बॉडी का साइज चेंज हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल स्ट्रेन। वहीं पे बॉडी में अगर हम लोड अप्लाई करें और उस लोड की वजह से बॉडी के शेप में चेंज आ जाए, देन दिस इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन। इज इट क्लियर? तो यू कैन सी हियर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन भी तीन तरीके की होगी, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर डिटरमिन करना है तो आपको यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर लेटरल स्ट्रेन को फाइंड आउट करना है तो म्यू की, दैट इज पॉइजन रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए बल्क मॉडुलस एंड शियर स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए आपको शियर मॉडुलस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वो इलास्टिक कांस्टेंट है जिनकी करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के साथ रिलेशन हमें एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, और रिलेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम स्ट्रेस को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यस और नो? सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और स्ट्रेस थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। तो अगर आपको थ्योरेटिकल स्ट्रेन चाहिए तो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कुछ रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट है। विदाउट वो रिलेशन आप स्ट्रेन थ्योरेटिकली कैलकुलेट नहीं करोगे, स्ट्रेन को सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली ही पता कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि थ्योरेटिकल स्ट्रेन को कैलकुलेट किया जाए तो इट इज ओनली पॉसिबल बाई यूजिंग some elastic constants, some relations which will be derived on the basis of elastic constants. Is it clear? तो याद रखना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के लिए यंग्स मॉडुलस चाहिए, लेटरल स्ट्रेन के लिए म्यू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए के, शियर मॉडुलस के लिए जी। इज इट क्लियर? जहाँ ई यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, म्यू को हम 1/m से डिनोट करते हैं जिसे हम पॉइजन रेशियो कहते हैं, के इज ए बल्क मॉडुलस, जी एन एस शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। So let's see how to define modulus, Young's modulus or modulus of elasticity. So here we have stress strain curve, and let us suppose if A is a elastic, A is a proportional limit, B is a elastic limit, C is a upper yield, D is a lower yield, E is a ultimate stress, F is a fracture point. तो under proportional limit means A के अंदर from देखो यहाँ पे लेट्स से सपोज इफ आई राइट दिस इज ओ, ओ से ए के बीच में अगर मैं इस कर्व का स्लोप लिख दूं दैट दिस इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट इट इज अ स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। यस और नो? और सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो डेल्टा सिग्मा बाय डेल्टा एप्सिलॉन से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन कर रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे स्ट्रेन 1 हो जाए तो उस यूनिट स्ट्रेन को ऑब्टेन करने के लिए हाउ मच स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस, करेक्ट। तो यंग्स मॉडुलस अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन यंग्स मॉडुलस, तो सिंपली आप बता सकते हो कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू गेट यूनिट स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस। Next, Poisson's ratio, if I see, then it is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. This is called as Poisson's ratio and it is denoted by mu or 1/m. और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगा है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि whenever we apply load on the body, देन अगर उस बॉडी में along the application of load elongate हो रहा है तो जो जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट नहीं हो रहा है उस डायरेक्शन में कंप्रेशन होगा। तो जो स्ट्रेन होती है दैट इज लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट नेचर में होती है, एक elongate होता है तो दूसरा कंप्रेस होता है। यस और नो? And now if I talk about the limit of this proportional limit of this Poisson's ratio, तो it is varying from 0 to 1/2। यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए 0 से 1/2 के बीच में वेरी करती है। और वहीं पे अगर हम कुछ स्पेसिफिक मटेरियल की बात करें, लेट्स सी फॉर कॉर्क के लिए यहाँ पे 0 होता है, रबर के लिए 0.5। यस और नो? याद रखना। और कंक्रीट के लिए होता है 0.08 और 0.8 से 0.2 तक, और यहीं पे मेटल्स के लिए जनरली इट इज वेरिंग फ्रॉम 0.2 टू 0.33। यस और नो? सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस, सॉरी, पॉइजन्स रेशियो वैल्यू फॉर डिफरेंट मटेरियल, करेक्ट।
नेक्स्ट बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या कहलाता है? इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस, या इसी को कई बार हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस. Is it clear? And you can see here it is only applicable for hydrostatic. This is note, this is very important point. ये बल्क मॉडुलस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जब हमारे मटेरियल में हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हो. हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस इन ऑल डायरेक्शन, एक्स वाई जेड तीनों ही डायरेक्शन में स्ट्रेस सेम मैग्नीट्यूड की लग रही हो, सेम नेचर की एक्ट हो रही है, तो इसे कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस. और अंडर दैट क्राइटेरिया यू कैन यूज बल्क मॉडुलस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट शियर मॉडुलस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज शियर मॉडुलस. अगर मैं शियर मॉडुलस की बात करूं दोस्तों, तो दिस इफ आई ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर दिस शियर स्ट्रेस वर्सेस शियर स्ट्रेन कर्व, तो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट शियर स्ट्रेस is directly proportional to shear strain. So from this we can say tau is equal to g times of gamma, where g is the shear modulus or modulus of rigidity, gamma is a shear strain. तो सिंपली हम कह सकते हैं this is the slope of stress strain curve, slope of shear stress versus shear strain curve up to proportional limit, that is called as shear modulus. और ये कह सकते हैं हम कि for gamma is equal to 1 radian, for unit radian gamma how much stress is required, for unit radian shear strain how much minimum stress required, that is called as shear modulus, that is called as shear modulus. Okay, so let's see the types of strain. Here we have longitudinal strain, lateral strain and volumetric strain. Now if I see longitudinal strain, then it can be represented by, let's say this is delta L, let's say this is a body in which a load is acting along the z direction, then obviously along the z direction the length will be increases from L0 to LF, but along with this, since the load is not acting along the y and x direction, therefore its width and height will be decreases from B0 to BF and H0 to HF. So if I write longitudinal strain acting due to this load P, then it can be written as delta L by L0, this is LF minus L0 by L0. Is it clear? और this अब चूंकि मैंने आपको क्या बताया कि strain is experimental quantity, आप उसको theoretically पता नहीं कर सकते हो, उसके लिए हमने ये रिलेशन यूज किया सिग्मा जेड इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन जेड, और यहाँ से हम एप्सिलॉन जेड पता कर लेंगे. E यंग्स मॉडुलस विच इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, सिग्मा जेड इज अ थ्योरेटिकल क्वांटिटी जो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वहां से आपको सिग्मा जेड मिल जाएगा एंड इट शुड बी इक्वल टू LF माइनस L0. सो इस तरीके से हम लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फाइनल लेंथ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. नाउ इफ आई टॉक अबाउट लेटरल स्ट्रेन, तो जिस डायरेक्शन में लोड एक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन की याद रखना, जिस डायरेक्शन में the load strain along the applied load, the strain along the applied load must be considered as longitudinal strain, and the strain across the applied load, मतलब जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके अलावा जो रिमेनिंग टू डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की स्ट्रेन को हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं. यह सिंपली हम कह सकते हैं स्ट्रेन अक्रॉस द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन, एंड स्ट्रेस अलोंग द अप्लाइड लोड, अलोंग मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन की स्ट्रेन को हम लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे, और जिस डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा है उस डायरेक्शन की स्ट्रेन को हम लेटरल कहेंगे. स्ट्रेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज longitudinal strain, strain along the across the applied load is called as lateral strain, and lateral strain is nothing but it can be written as delta B by B naught, which is VF minus V naught upon B naught, and as you know that Poisson's ratio is nothing but this is mu times of lateral strain upon longitudinal strain. तो यहाँ से आप देखो lateral strain हम पता कर सकते हैं epsilon x या epsilon b which is equal to delta b by b naught which is equal to minus mu times of sigma z upon e. क्यों? क्योंकि जो longitudinal strain है वो sigma z upon e से represent किया गया है, तो lateral strain क्या होगा minus mu times of sigma z upon e. Yes or no? Similarly y direction का अगर strain लिखना है तो ये क्या होगा strain along height और strain along y direction, this is delta h by h naught, और इसको हम क्या लिख सकते हैं minus mu times of sigma z upon e. Yes or no? Similarly, if I talk about volumetric strain, then volumetric strain is nothing but change in volume upon original volume. और एक बात याद रखना, this is one very important concept, जो volumetric strain होता है वो epsilon x plus epsilon z means total strain along x y z, तीनों डायरेक्शन की टोटल स्ट्रेन पता करो, तीनों स्ट्रेन का सम कर दो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. यस और नो? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है तो सिंपली हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल नॉट प्लस डेल्टा बी बाई बी नॉट प्लस डेल्टा एच बाई एच नॉट, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल नॉट क्या है अलॉन्ग द लेंथ टोटल स्ट्रेन, डेल्टा बाई बी नॉट क्या है टोटल स्ट्रेन अलॉन्ग द विड्थ, एंड डेल्टा एच बाई एच नॉट क्या है टोटल स्ट्रेन अलॉन्ग द जेड हाइट डायरेक्शन, ये अलॉन्ग द हाइट. करेक्ट? सो तीनों ही टोटल स्ट्रेन का सम
algebraic sum वही आपका कहलाता है volumetric strain. Similarly, if I talk about volumetric strain for cylinder, then obviously we know that अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो अगर मैं इन दोनों क्रॉस सेक्शंस को दोनों एक्सिस को देखूं तो दोनों ही एक्सिस के अलोंग आपको स्ट्रेन सेम मिलेगा. तो सिंपली हियर आई एम राइटिंग डेल्टा एल बाई एल नॉट दैट इज स्ट्रेन अलोंग द लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी नॉट. क्यों 2 टाइम्स लिखा? क्योंकि डेल्टा डी बाई डी नॉट अलोंग द लेट अस सपोज अगर ये मेरा y है और ये मेरा x है तो x और y डायरेक्शन में जो डेल्टा डी बाई डी है वो सेम होगा. जब सेम है तो हम इसको अलग अलग ना लिख के 2 टाइम्स ऑफ सिंपली डेल्टा बाई डी नॉट लिख देते हैं. यस और नो? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट स्फेरिकल बॉडी, तो स्फेरिकल बॉडी में तीनों ही डायरेक्शन की स्ट्रेंथ सेम होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी नॉट. तो इसे आप जरूर याद रखना. नेक्स्ट शियर स्ट्रेन. अब शियर स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी. change in suppose you can see simply it is defined as the change in initial right angle between two line elements between. अगर यहाँ पे देखें let's suppose अगर मैं इसको डिनोट करूँ then you can see let's say this is y axis and this is x axis. तो यहाँ पे दोनों ही एक्सिस क्या है? अगर इस एलिमेंट की बात करूं तो बोथ एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लेट्स से सपोज इफ इट इज सब्जेक्टेड टू लोड लाइक दिस एंड ड्यू टू दिस लोड दिस विल डिफॉर्म लाइक दिस. यस और नो? इस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा तो जो ये एंगुलर चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेन. तो चेंज इन इनिशियल राइट एंगल बिटवीन टू लाइन एलिमेंट्स अलोंग द एक्स वाई जेड डायरेक्शन, सॉरी एक्स वाई डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन. और यहाँ पे देखो अगर ये एक्यूट एंगल बन रहा है तो लेटरल सॉरी जो आपका शियर स्ट्रेन होगा दैट इज पाई बाय 2. देखो दिस टोटल एंगल इज पाई बाय 2 और ये जो चेंज हुआ है लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये एंगल का कहलाएगा गामा. तो गामा क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस थीटा. यस और नो? तो अगर एक्यूट एंगल है तो हम क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 माइनस थीटा. अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर ऑलरेडी इट इज रिटन हियर, यू कैन सी हियर. यहाँ पे अगर पॉजिटिव अगर एक्यूट एंगल है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव शियर स्ट्रेन कहेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहाँ पे हम नेगेटिव शियर स्ट्रेन कहेंगे. यस और नो? और यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज पाई बाय 2 माइनस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? थीटा माइनस पाई बाय 2. यस और नो? करेक्ट. इसके लिए अगर आप रिलेशन लिखोगे तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा और इसके लिए अगर मैं लिखूंगा गामा देन इट विल बी थीटा माइनस पाई बाय 2 और सिंपली यू कैन से गामा इज इक्वल टू माइनस साइन अगर मैं बाहर ले लूं तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसलिए हम इसको नेगेटिव स्ट्रेन कहते हैं. करेक्ट. जब स्ट्रेन कुछ इस तरीके से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज गामा, नेगेटिव शियर स्ट्रेन. अगर ऐसा है तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेन. ये सर नो? सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर स्ट्रेन. एंड नाउ इफ आई सी द स्टेट ऑफ स्ट्रेन कंडीशन, तो जैसा हमने स्ट्रेस में देखा था वही सेम यहाँ पे भी होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि जब आप स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों तो इसको हम हाफ से डिनोट करते हैं. गामा जेड वाई बाई 2, गामा वाई जेड बाई 2, गामा वाई एक्स बाई 2, गामा एक्स वाई बाई 2. यस आर नो? रिमेनिंग क्या होगा? यहाँ पे सारा कुछ सेम होगा, सिर्फ आपका स्ट्रेन की जगह गामा वाई बाई एक्स और गामा एक्स वाई बाई 2 मीन्स जो भी स्ट्रेस है वहां पे आप उसको हाफ से डिनोट करोगे, जबकि स्ट्रेस हम लिखते थे टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स. यस आर नो? सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज रिमेन सेम. दिस इज द स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेन, सॉरी 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेन. करेक्ट. This is epsilon xx, epsilon gamma xy by 2, gamma xz and rest of the things are remain same. Is it clear? सिर्फ आपको क्या करना है while writing state of strain, जहां पे टाउ एक्स वाई लिखा है इसको रिप्लेस करना है गामा एक्स वाई बाई 2 से. सिमिलरली जहां पे वाई जेड लिखा है इसको आपको रिप्लेस करना है गामा वाई जेड बाई 2 से. एंड सिमिलरली जहां पे एक्स जेड लिखा है इसको आपको रिप्लेस करना है गामा एक्स जेड बाई 2 से. सिर्फ ये काम करना है. जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेस के केस में वहां पे जहां भी टाउ एक्स बाई टाउ वाई जेड और टाउ एक्स जेड है वहां पे इसको रिप्लेस कर दो तो ये बन जाता है स्टेट ऑफ स्ट्रेन कंडीशन. और 2D में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो वंस अगेन यू कैन सी हियर यहाँ पे जो स्ट्रेंथ थी वो 0 कर दिया हमने, तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए स्ट्रेन हो गया. यस आर नो? करेक्ट. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेन कंडीशन. Okay, next, relationship between elastic constants and their relations. So if I talk about the relationship between them, so simply here you can see here, यहाँ पे क्या relation है दोस्तों? E is equal to 2g 1 plus mu. This is very important. E is equal to 3k 1 minus 2 mu and E is equal to 9kg upon 3k plus g. So these three relations are very very important. हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा. तो ये फॉर्मूला आपको एकदम टिप्स में होनी चाहिए, आपको कंठस्थ होनी चाहिए.
And now if I write the value of K and G in terms of E for different value of Poisson's ratio, तो म्यू अगर 0 रख दूं तो K की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या आएगा E/3 और G की वैल्यू E/2. इन दोनों फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. सिमिलरली म्यू अगर हाफ रखूं तो K की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट. एक्चुअली इनफाइनाइट यहाँ पे नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड. और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो E/3. तो अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो मुझे इस सेंस में वैल्यू मिलने वाली है. अगर ई के जी तीनों ही आपकी इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, इन तीनों में कई बार पूछ लेता है कि विच वैल्यू इज बिगर देन विच वन. तो यंग्स मॉडुलस जो होता है वो तीनों में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू देता है, देन बल्क मॉडुलस, देन शियर मॉडुलस. ये सारे इसी सीक्वेंस में होगा. कैपिटल इज ग्रेटर देन के, के इज ग्रेटर देन जी. मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हुई, यंग्स मॉडुलस, देन शियर मॉडुलस, देन bulk modulus, then shear modulus. Yes or no? Okay, let's see next the types of material and their number of elastic constants. तो homogeneous and isotropic की बात करो दोस्तों, तो टोटल जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं, दैट इज ई म्यू के जी. ये सर नो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट्स यही है फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक. अगर यहीं पे बोलो कि होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक के लिए इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट बोलो, कई बार ये जोड़ देता है इंडिपेंडेंट टर्म. तो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट सिर्फ 2 होते हैं, दैट इज ई एंड म्यू. और क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये दोनों ही इलास्टिक कांस्टेंट्स एक्सपेरिमेंट यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट से मिल जाते हैं, जबकि रिमेनिंग के और जी है इन्हें आपको इन रिलेशन की हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ेगा. इसलिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दे डिपेंड्स अपॉन के एंड म्यू. Correct, but E and mu both are independent elastic constant. Similarly, if I talk about for orthotropic material, here we have 9 elastic constant. For anisotropic material, here we have 21. तो आपको ये सारे नंबर्स याद रखने हैं as it is. Next, Hooke's law. So obviously, I already told you Hooke's law is given by a scientist whose name is Robert Hooke, जिन्होंने 1960 में लॉ दिया था स्टैटिस्टिक प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसके आगे पहले कुछ पाते ये निकल लिए. उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था थॉमस यंग्स. उन्होंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और अपना एक कांस्टेंट ऐड कर दिया जिसे कह देते हैं हम यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और ये क्या कहलाता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है. तो अब हमारा ये रिलेशन एब्सोल्यूट रिलेशन मिल गया. अगर मुझे एप्सिलॉन मिल जाए तो मैं स्ट्रेस बता सकता हूँ, स्ट्रेस मिल जाए तो स्ट्रेन बता सकता हूँ, क्योंकि यंग्स मॉडुलस तो हमारा मटेरियल प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल के लिए फिक्स होगा. And now if I talk about this stress strain curve, then you can say here A is nothing but this is elastic point, this is proportional element, B is a elastic point, C is a upper yield point, D is a lower yield point, E is a Young's modulus, and capital this E is a ultimate stress point and F is a fracture point. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि what is elastic limit, तो आप simply कह सकते हो it is a limit up to which if you apply the load then material get deformed, but when you release the load then it will regain its original shape and size 100%. This is called as elastic limit. It means if you load the material beyond the elastic limit then permanent deformation takes place, and after that 100% recovery is not possible. While as if I talk about point C, then you can see here this represents upper yield point. Upper yield points means this is a point which indicates the permanent plastic deformation of the material takes place. Yes or no? And you can see A, B, C, all these 3 points are very close point. इनको कई बार हम separate नहीं कर पाते हैं. Is it clear? And D is a lower yield point. After some plastic deformation, material में क्या होता है कि कुछ stress reduce हो जाती है और material फिर भी deform होता रहता है. Yes or no? That's why here we get lower yield point. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि upper yield point and lower yield point में which value is considered for the design of any element, then you give answer that is lower yield point. Yes or no? Lower yield point हमेशा हम use करेंगे for giving the for design of any structural member or a machine element. Yes or no? And now capital you can see this is ultimate stress point. This is ultimate stress point. Ultimate stress point, this is the maximum tensile strength of the material, and this point belongs to corresponding to necking. जब neck formation होता है तब हमें ये point मिलता है. Yes or no? Neck formation मतलब sudden diameter में reduction, sudden cross section में reduction होगा तब आपको ये capital E मिलने वाला है. F is a fracture point. F is a fracture point. क्या बताता है ये? F is a fracture point. मतलब यहाँ पे sample 2 part में break हो चुका होगा. So you can see here, now if I tell you something in more detail, then this is the shape of the sample. और ये shape हम कहाँ से पता चलता है? ये ASTM standard से पता चलता है. ASTM means American Standard for Testing of Material. उसके respect में हम यहाँ पे हर material के लिए जो sample का shape and size है वो defined है और उसी के according हम sample prepare करते हैं. And after preparation of this sample, you can see if I tell you something about this sample,
जो कि जनरली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। देन यू कैन सी हियर दिस इज, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कर्वेचर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ग्रिपिंग लेंथ। क्या है ये? दिस इज ग्रिपिंग लेंथ। जॉज में जब यू कैन से दिस मशीन, ये आपकी अपर जॉ है एंड दिस इज लोअर जॉ। लोअर जॉ और अपर जॉ में हम क्या करते हैं, इस सैंपल को होल्ड करते हैं, ग्रिप करते हैं, पकड़ते हैं। जो जितनी लेंथ में हमें ग्रिप करने के लिए चाहिए दैट इज कॉल्ड एज ग्रिपिंग लेंथ। ये दोनों ही साइड प्रोवाइड किया जाता है ग्रिपिंग लेंथ। उसके बाद यहाँ पे कर्वेचर प्रोवाइड किया जाता है सो दैट वी कैन रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट। और हम ये कर्वेचर क्यों प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम इस रीजन की स्टडी करें, हमारा सैंपल जो फेल है वो यहाँ से हो, ना कि ग्रिपिंग लेंथ से। यस और नो? इसकी वजह से हम इसका साइज रिड्यूस कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट यू विल सी हियर दिस इज अ कर्वेचर। ये कर्वेचर क्या बताता है कि हम कर्वेचर इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो। एब्रप्ट चेंज करने की जगह हम ग्रेजुअल चेंज करते हैं क्रॉस सेक्शन। यस और नो? और इसका हम एक पर्टिकुलर रेडियस यूज करते हैं, करेक्ट, विच इज गिवन बाय द ASTM स्टैंडर्ड्स, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट जहां पे कर्वेचर एंड हो रहा है उसके दोनों साइड अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इनके बीच का जो लेंथ है दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूस्ड लेंथ। इसे कहते हैं हम रिड्यूस्ड लेंथ। रिड्यूस्ड लेंथ मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंथ के बीच में एक लाइन मार्क करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे मेजर करना पड़ता है कि हमारी गेज लेंथ एक्चुअल में क्या है आफ्टर कट करने के बाद। इज इट क्लियर? और जब हम ये लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर हो सकती है। तो बेस्ट क्या होता है कि पहले आप तो इनको क्या करो, रिड्यूस्ड लेंथ को मार्क करो, करेक्ट। रिड्यूस लेंथ मतलब जहां पे कर्वेचर एंड हो रहा है दोनों साइड पे मार्क कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो इनके बीच का जो लेंथ मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूस सेक्शन। रिड्यूस लेंथ इसको बोलते हैं हम रिड्यूस लेंथ। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस रिड्यूस लेंथ के सेंटर में एक लाइन मार्क करेंगे। एक लाइन मार्क करने के बाद जो भी सपोज अगर 50 मिलीमीटर गेज लेंथ है तो इसके इस साइड 25 और इस साइड 25, दोनों साइड हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो लेंथ मिलने वाली है यहाँ पे देखो जो कि 2 इंच से रिप्रेजेंट किया है, जो ये लेंथ मिलने वाली है दिस इज कॉल्ड एज गेज लेंथ। दिस इज कॉल्ड एज गेज लेंथ। तो याद रखना रिड्यूस लेंथ एंड गेज लेंथ बोथ आर डिफरेंट। रिड्यूस लेंथ एंड गेज लेंथ बोथ आर डिफरेंट। इज इट क्लियर? और इसका यहाँ पे सिंस दिस इज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तो यहाँ पे इसका डायमीटर दिया हुआ है। अगर रेक्टेंगुलर होता तो थिकनेस और विड्थ गिवन होती। यस और नो? तो इस तरीके से हम किसी सैंपल को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू ASTM स्टैंडर्ड। नाउ यू कैन से दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। जब हम टेस्ट करेंगे तो हमारा सैंपल कैसा एग्जिबिट होगा, तो यू कैन से हियर, यहाँ पे अगर आप सैंपल को देखोगे तो हियर वी गेट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ एंड एज यू मूव इन द प्लास्टिक जोन it will elongated. Yes or no? Elongate हो रहा है but still the cross section area is remain same. But when you reach at this point then you can see here its cross section is abruptly change. Yes or no? यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है सडनली चेंज हो रहा है एंड दिस चेंज इन क्रॉस सेक्शन दिस इज कॉल्ड एज नेकिंग। इसी को कहते हैं हम नेकिंग, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज नेकिंग। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज नेकिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज नेकिंग। इज इट क्लियर? एंड इसी नेकिंग के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एंड यू कैन सी एट दिस पॉइंट द कंप्लीट फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। यस और नो? सो आई होप अब आपको ये प्रॉपर्ली पता चल गया कि किस जोन में आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज, यहाँ किस तरीके से मटेरियल सैंपल बिहेव करने वाला है। एट द बिगिनिंग द क्रॉस सेक्शन इज रिमेन सेम। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंथ इंक्रीज हो रही और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्टिल यू विल गेट, बट एट दिस पॉइंट जहां पे हम मैक्सिमम लिमिट में पहुंचते हैं सडनली ये क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा जिसे हम नेकिंग कह देते हैं और यहाँ पे हमें कंप्लीट फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? और दिस इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इन विच वी हैव दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ। इज इट क्लियर? अपर जॉ एंड लोअर जॉ एंड यू कैन सी यहाँ पे लोड सेल लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम लोड को मेजर कर सकते हैं एंड दिस इज एक्सटेंसोमीटर। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंसोमीटर वी कैन मेजर द strain along the XY and Z direction. Yes or no? Sorry, only 2 direction. Correct? तो यहाँ से हम स्ट्रेन मेजर कर सकते हैं, यहाँ से हम लोड मेजर कर सकते हैं और एक्चुअल में हमें यहाँ पे लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन डिटेल मिलती है। बट बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल एरिया वी कैन गेट द स्ट्रेस स्ट्रेन। यस और नो? एंड ऑब्वियसली ये इस मशीन में यहाँ पे क्या होगा, ये जॉस कैसे मूव करी बाय रोटेटिंग दिस लीड स्क्रूज। यस और नो? और ये कैसे रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईदर वी कैन यूज सर्वो मोटर और इसी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। यस और नो? तो जो सर्वो मैकेनिज्म वाली मशीन होती है दैट इज मोर प्रिसाइज देन हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, sorry, stress strain test. And now you can see stress strain curve.
दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जनरली जो आप पढ़ते हो, एक्चुअल में आपको ये कर्व इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, बट थ्योरेटिकली आपको इसी को स्टडी करना है और क्वेश्चन भी इसी के बेसिस पे आएंगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। देन यू कैन सी हियर, in this you can see this is a proportional limit, this is a yield point, and you can see here, correct, this is yield stress, and you can see in this the material behaves like linear elastic deformation. यहाँ पे linearly material deform हो रहा है, yes or no, linearly material deform हो रहा है, and this is the elastic limit, ये elastic point है, तो यहाँ पे जो deformation हो रहा है this is elastic deformation। उसके बाद without increasing load यहाँ पे material deform हो रहा है, this is plastic deformation, और इसे कहते हैं हम perfect plastic deformation। क्या बोलते हैं हम इसको? दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। दिस इज लीनियरली डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट, लीनियरली मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है अप टू इलास्टिक लिमिट। इज इट क्लियर? And you can see after that you can see the stress is increases with respect to strain, तो इसको बोलते हैं हम strain hardening zone। तो ये जो जोन आप देख रहे हो this represents strain hardening, मतलब मटेरियल को जब हम डिफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेस भी continuously इंक्रीज हो रही है। as we increase the strain the material get strengthened, yes or no, इस फिनोमिना को कहते हैं हम strain hardening। Is it clear? And after that you will see here at this point we get a necking, and necking होने के बाद gradually यहाँ पे gradually क्या होगा, डायमीटर रिड्यूस होगा एंड आफ्टर एट दिस पॉइंट यहाँ पे मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जब अल्टीमेट पहुंच जाते हो आप यहाँ पे तो सडनली डायमीटर रिड्यूस होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए लो स्ट्रेस पे भी मटेरियल काफी डिफॉर्म होने लगता है और यहाँ पे डिफॉर्मेशन बहुत रैपिड होता है, एंड एट दिस पॉइंट हियर द फेलियर टेक्स प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट, यस और नो। सो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। नाउ यू कैन सी यील्डिंग। अब यील्डिंग के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं यहाँ पे, तो यू कैन सी हियर अ स्लाइट इंक्रीज इन स्ट्रेस अबव द इलास्टिक लिमिट विल रिजल्ट्स इन अ ब्रेकडाउन ऑफ द मटेरियल एंड कॉजेज दिस डिफॉर्मेशन परमानेंटली। दिस इज कॉल्ड एज यील्डिंग। यील्डिंग का अगर मैं लिटिल मीनिंग बताऊं तो बिगिनिंग ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं यील्डिंग, बिगिनिंग ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज यील्डिंग। इट मींस कि अगर इलास्टिक लिमिट के बाद जरा से भी हमने लोड इंक्रीज किया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिंस हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज यील्डिंग एंड दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज यील्डिंग बिहेवियर, यस और नो। एंड द स्ट्रेस दैट कॉजेस यील्डिंग इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस। और उस मतलब इलास्टिक तक क्या है, कंप्लीट रिकवरी इज पॉसिबल, बट बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इफ यू अप्लाई द लोड, अगर जरा से भी लोड आपने इंक्रीज कर दिया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस लोड में परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेस, यस और नो। एंड हियर वी हैव अपर यील्ड पॉइंट occurs first followed by sudden decrease in load carrying capacity to lower yield point, and once the yield point is reached then as shown in the figure, in this figure the specimen will continue to elongation without any increase in load। यहाँ पे देखो एक बार लोअर yield point आ गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद बिना लोड इंक्रीज किए हुए स्ट्रेन कॉन्टिन्यूसली होता चला जा रहा है, करेक्ट। और ये थ्योरेटिकली बात हो रही है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो विदाउट लोड इंक्रीज करे आप परमानेंट डिफॉर्मेशन देख रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज यील्डिंग जोन, इसको बोलते हैं यील्डिंग जोन और प्लास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Now you can see if I talk about stress versus strain curve for ductile and brittle material, then obviously here you can see है जो red color का आपको फिगर दिख रहा है, this represent ductile in which the huge amount of strain takes place, yes or no। brittle material में क्या होता है, डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो if I talk about the crystal clear difference between the ductile material and brittle material, then you can see here any material that can be subjected to a large strain before the permanent deformation or a fracture, this is called as ductile material। And similarly if I talk about brittle material, then you can see the material which exhibit a very low yield strength, very low yield strain means without any significant plastic deformation the material get fail, this is called as brittle material। मतलब बहुत ज़्यादा yielding होने से पहले ही, मतलब बहुत कम yielding हुआ और आपका मटेरियल फेल हो गया, this is called as brittle material। अगर मैं इनकी पहचान बताऊं इन न्यूमेरिकल डेटा के रिस्पेक्ट में, तो एक परसेंटेज जो इलोंगेशन है, एक परसेंटेज इलोंगेशन ग्रेटर देन 5% हो तो इसे हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, और अगर परसेंटेज इलोंगेशन if percentage elongation is less than 5% then we can say this is called as brittle material, then this is called as
brittle material. If the percentage elongation is less than 5%, then this is called as brittle material, and if the percentage elongation is more than 5%, then this is called as ductile material. Yes or no? Is it clear? And sometimes we can also say when the material fails without plastic deformation, then this is called as brittle material. Is it clear? Material अगर बिना plastic deformation के fail हो गया तो भी हम उसको brittle material कह सकते हैं. Now you can see stress versus strain curve for various material. So if you have perfect elastic material, then this kind of stress strain diagram we get. This is linear elastic strain, linearly elastic material. This is linear elastic material. You can say this is rigid plastic or perfect plastic in which without increasing any load the continuous plastic deformation takes place. Yes or no? And this is called as rigid linear strain hardened material. Linearly strain hardened. यहाँ पे क्या हो रहा है? strain hardening कैसी हो रही है? linear हो रहा है. rigid plastic linearly strain hardened material. यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देखोगे कोई yield elastic deformation नहीं है. There is no elastic deformation. Here we have only plastic deformation, and as you see at this point, beyond this point, the linearly stress will increases with respect to strain. That's why it is called as rigid linear strain hardening material. And you can see in this we have linear elastic plastic strain hardening. Here we see linear elastic deformation, then linear plastic deformation, and this is strain hardened. क्यों strain hardened है? Because stress यहाँ पे continuously increase हो रही है. Yes or no? Sorry, here one part is missing. Actually, if we see this line, then you can say this is linear elastic and perfect plastic strain. Up to elastic limit, the material get deformed in a linearly, and after that it will continuously plastic deformed without increasing stress. This is perfect plastic zone, this is perfect plastic deformation zone, and this is perfect linear elastic deformation zone. Yes or no? Yes or no? Okay, so next, proof yield stress. Sometimes most of the cases मटेरियल जो होते हैं दे कैन नॉट एग्जिबिट परफेक्ट यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट बताता ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा यील्ड स्ट्रेस है? जिसका एक तरीका है दैट इज ऑफसेट मेथड इन विच एट 0.002 strain if you draw a line पैरेलल टू दिस लाइन, करेक्ट, एक हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगा इस लाइन के, करेक्ट, और इस लाइन ने इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ यील्ड स्ट्रेस. दिस इज कॉल्ड एज प्रूफ यील्ड स्ट्रेस. ये जो स्ट्रेस मिल रहा है दिस इज कॉल्ड प्रूफ यील्ड स्ट्रेस. yes or no? proof yield stress, and this method is called as offset method. यहाँ पे या तो कह सकते हो 2.2% offset या फिर 0.002 offset. this is called 0.2% offset या 0.002 offset. obviously 0.2 को 100 से डिवाइड कर दो तो यही मिलेगा. yes or no? तो जब भी yield strength आपको ना मिले तो with the help of this formula with the help of this diagram we can get. now you can see stress strain curve showing the phenomena of elastic strain. Elastic strain recovery when sample is loaded under elastic limit. Here I am talking about under elastic limit. Under elastic limit means if you load the material, yes, actually this is wrong. Let me correct it. You can see. Let me correct it. Let's see. If you load the material up to elastic limit, under elastic limit, not up to elastic limit. Let's say this is elastic limit. So आप क्या करोगे? Suppose if you load the material up to this point, if you load the material up to this point, yes or no, and unload it, then it remain follow same path. यहाँ पे जब आपने यहाँ पे डिफॉर्म किया था तब स्ट्रेन कुछ यहाँ पे था, कुछ इस तरीके से, ये सानो, एंड जैसे आपने लोड किया उसके बाद जैसे आपने अनलोड किया देन इट फॉलो सेम पाथ, तो 100% रिकवरी टेक्स प्लेस. तो अंडर इलास्टिक लिमिट इफ यू लोड द मटेरियल देन 100% रिकवरी इज पॉसिबल. 100% रिकवरी इज पॉसिबल. यस और नो? 100% recovery is possible. This figure is wrong for this. Okay, so next, strain curve following the phenomena of elastic strain recovery and strain hardening. So let us suppose if you have a material and it is loaded up beyond the elastic limit. Yes or no? अगर यहाँ पे मटेरियल को हम you can say this is the elastic limit और आपने elastic limit के beyond deform किया, then you will get this strain. This is the total strain. Let's say this strain is epsilon A prime. Correct? Now if you unload it, then obviously due to unloading it follows same path which is parallel to this.
इस जब आप अनलोड करोगे तो ये लोडिंग करके पैरेलली ही फॉलो करेगा पाथ। तो ये दिख रहा हो दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रेन इज रिकवर्ड, ये वह पार्ट है जो कि ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है, बट दिस इज द स्ट्रेन विच इज परमानेंटली टेक्स प्लेस, यस और नो। तो ये वह स्ट्रेस है जिसे कहते हैं परमानेंट स्ट्रेन, जिसे हम रिकवर नहीं कर सकते, एंड दिस इज द स्ट्रेन विच कैन बी रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग, इज इट क्लियर, विच आफ्टर अनलोडिंग। सो नाउ you can see in this strain hardening is nothing but you can see here, अब अगर मैं स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करूं दोस्तों, देन यू कैन सी हियर, अगर अनलोड किया तो आपका पॉइंट यहां पे मिला, वंस अगर इफ आई लोड इट देन डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस लाइक दिस, देन इट फॉलो सेम पाथ। तो इसके पहले अगर लेट्स से सपोज इफ आई से दिस इज द यील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या है यील्ड स्ट्रेंथ एस वाई टी, जो कि अनलोडेड सैंपल है, और ये यील्ड स्ट्रेंथ है एस वाई टी प्राइम, करेक्ट। तो एस वाई टी क्या है, दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अनलोडेड मटेरियल। जब आपने इनिशियली लोड अप्लाई किया तो यहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, यस नो, दिस इज यील्ड पॉइंट, करेक्ट। आपने बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट डिफॉर्मेशन किया, किया, अनलोड करने के बाद फिर से जब हम रीलोड करेंगे देन इट फॉलो सेम पाथ एंड डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस लाइक दिस, यस और नो। तो उस केस में जो यील्डिंग स्टार्ट हो रहा है वो इस पॉइंट से हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो एस वाई टी प्राइम मतलब जो डिफॉर्म्ड सैंपल है उसका एस वाई टी अनडिफॉर्म्ड सैंपल के एस वाई टी से ज़्यादा है, और ये जो स्ट्रेंथ में एनहांसमेंट मिल रहा है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग। Strand hardening is used to establish the high yield point for a material. This is done by straining the material beyond the elastic limit and then releasing the load. यही मैंने कहानी already आपको बताई। When the material is loaded beyond the elastic limit and unloaded, then this path it follows. But after unloading, again if we reload it in the same direction, then it follows same path and the yielding begins at this point, and this yield strength is greater than the previous yield strength, and this increase in strength, yield strength, is called strain hardening, yes or no, this is called strain hardening. Now in this case if I see आपका जो पॉइंट था वो सबसे पहले यहाँ पे था, तो इस केस में ये आपका रेजिलियंस था, दिस इज कॉल्ड रेजिलियंस, this is called resilience. Now in this case you will get this is the resilience, this is resilience of deformed sample, this is RE prime. तो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख लूँ कुछ यहाँ पे, तो सबसे पहला कंक्लूजन है कि E प्राइम इज ऑलवेज इक्वल टू E, मतलब यंग्स मॉडुलस बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन रिमेन सेम होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। वहीं पर अगर मैं रेजिलियंस की बात करूँ तो RE प्राइम इज ग्रेटर देन RE, क्यों ग्रेटर देन है, क्योंकि अगर मैं रेजिलियंस लिखूँ सॉरी रेजिलियंस अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो रेजिलियंस मेरा क्या होता है दोस्तों, हाफ ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो इनिशियल वॉल्यूम, तो सिग्मा आपका ज्यादा है करस्पॉन्डिंग टू दिस, यंग्स मॉडुलस इज रिमेन सेम, दैट्स व्हाई द डिफॉर्म्ड सैंपल गिव्स अस मोर रेजिलियंस देन अनडिफॉर्म्ड सैंपल। तो रेजिलियंस लोडिंग एंड अनलोडिंग के बाद बढ़ जाती है, जबकि यंग्स मॉडुलस रिमेन सेम रह जाता है। और थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्चर पॉइंट आपका सेम पाथ फॉलो करता है, डिफॉर्मेशन कर्व सेम पाथ फॉलो करता है, एंड लेट अस सपोज इफ यू गेट फ्रैक्चर एट दिस पॉइंट, तो जो टफनेस होती है, अगर मैं टफनेस की बात करूं तो अनडिफॉर्म्ड सैंपल की टफनेस जो होगी, अनडिफॉर्म्ड सैंपल की टफनेस की अगर मैं बात करूं, अनडिफॉर्म्ड सैंपल की अगर मैं टफनेस की बात करूं तो उसकी टफनेस डिफॉर्म्ड सैंपल की टफनेस से ज्यादा होती है। तो टफनेस यस टफनेस भी ज्यादा होगा, रेजिलियंस भी ज्यादा होगा, यस आर नो, यंग्स मॉडुलस रिमेन सेम होगा, यस आर नो, सॉरी यस द रेजिलियंस ऑफ अनडिफॉर्म्ड सैंपल इज लेस देन द डिफॉर्म्ड सैंपल, बट टफनेस इज अगर मैं बात करूं डिफॉर्म सैंपल की, तो डिफॉर्म सैंपल की टफनेस अनडिफॉर्म सैंपल से कम होगी, तो टफनेस रिड्यूस हो जाती है, रेजिलियंस इंक्रीज हो जाती है, यंग्स मॉडुलस सेम रह जाता है, यस और नो। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस एनालिसिस, करेक्ट। यहाँ पे अगर मैं फिर से लिख दूं तो सिंपली इफ आई से जो आपका रेजिलियंस है, सॉरी जो यंग्स मॉडुलस है, इट विल रिमेन सेम, यंग्स मॉडुलस इज रिमेन सेम। सेकेंड जो रेजिलियंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और थर्ड पॉइंट अगर मैं टफनेस की बात करूं तो ये डिक्रीज हो जाएगा, यस और नो। तो ये पॉइंट आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। ये किस कंडीशन की बात कर रहा हूं, व्हेन द मटेरियल इज लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक प्लास्टिक यील्ड पॉइंट एंड लोड अनलोडेड एंड अगेन लोडेड, अनलोड करो फिर से लोड कर दो, इज इट क्लियर।
Okay, so let's see stress, engineering stress versus strain curve behavior for iron and थ्री टेम्परेचर सेम मटेरियल के अगर डिफरेंट टेम्परेचर में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो लो टेम्परेचर में देखो यहाँ पे डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ कम होती है। करेक्ट, यस और नो? और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो स्ट्रेस ज्यादा यहाँ पे मिलने वाली है, जबकि स्ट्रेन आपको कम मिलने वाला है। करेक्ट है, तो इस तरीके से मटेरियल आपको बिहेव करेगा। एंड दिस इज द सम इलास्टिक प्रॉपर्टीज फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। तो आपको चाहो तो फॉर रेफरेंस आप इसको स्टडी कर सकते हो। एंड सिमिलरली यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट मटेरियल्स आल्सो गिवन हियर। तो फॉर योर रेफरेंस आप इसको स्टडी कर सकते हो। एंड नाउ यू कैन सी द टेंसाइल टेंसाइल इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का आप कर्व देख रहे हो दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और जो रेड कलर का कर्व देख रहे हो दिस इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ट्रू स्ट्रेस देखो, अगर मैं सिंपली यहाँ पे अगर बताऊं, सिंपली इफ आई से यू कैन सी हियर, तो स्ट्रेस सिग्मा टी क्या होता है? सिग्मा टी दैट इज ट्रू स्ट्रेस, इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, यस आर नो? और वहीं पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो अभी हमने बताया था कि एट दिस पॉइंट, नेकिंग पॉइंट, जो सैंपल का जो डायमीटर है वो सडनली ड्रॉप होने लगता है, यस आर नो? तो इस नेकिंग की वजह से देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एरिया काफी रिड्यूस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सेम लोड के लिए अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो ट्रू स्ट्रेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस रिड्यूस होने लगेगा, यस आर नो? क्योंकि इसके रिड्यूस होने से लोड कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे हम एरिया तो रिमेन सेम ही कंसीडर करते हैं इन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन। जबकि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन में एरिया आपका सडनली ड्रॉप होता है तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड true stress strain. Is it clear? This is called true stress strain. So this is true stress and true strain, correct? So let's see. This is stress strain diagram. You can see here stress strain diagram for natural rubber, and this is stress strain diagram for gray cast iron. So obviously you can see when you apply a tensile load on rubber, then you can say it is deforming like this. So this is actual stress strain diagram for natural rubber, yes or no? In which there is no this material is not satisfying Hooke's law, yes or no? यहाँ पे कहीं पे आपको लीनियर डिफॉर्मेशन नहीं दिख रहा होगा, यस और नो? यहाँ पे क्या होगा कि एट द इनिशियली द डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट अ वेरी लो स्ट्रेस, और यहाँ पे जैसे रीच करेगा देन सडनली यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगी, यस और नो? करेक्ट, ओके। सो लेट्स सी, दिस इज द stress strain curve for cast iron and when it is subjected to, when it is undergone compression test, yes or no? तो ये जो stress strain diagram देख रहे हो ये compression test का है, and mostly whenever we have a brittle material, तो brittle material का test हम लोग compression में ही करते हैं, yes or no? Why? Because brittle material is weak in tension, तो unnecessary tension में test करने की जरूरत नहीं होती है। We need to test this material under compression load, yes or no? So this is the stress strain curve for gray cast iron under compression. Is it clear? Okay, let's see. You can see here stress strain diagram for concrete mix. So this is the, again as we know that concrete is a very hard material, yes or no? This is brittle material. अगर मैं कंक्रीट मिक्स की बात करूँ तो इससे जो मटेरियल आपको बनेगा वो कैसा होगा, दैट इज वेरी ब्रिटल, यस और नो? तो जब भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ब्रिटल मटेरियल है तो हम उसका टेस्ट हमेशा कंप्रेशन में करेंगे, एंड वी कैन गेट लाइक दिस। इस तरीके से आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलने वाला है अंडर कंप्रेशन। Okay, next important property, that is strain energy, because the entire mechanical properties are represented by strain energy, yes or no? So how to define strain energy? So simply we can say strain energy is nothing but it is the energy stored when the material gets strained. अगर हम किसी मटेरियल को किसी मटेरियल में अगर हम लोड अप्लाई करें एंड दैट मटेरियल कैन एक्सटेंड, अगर एक्सपैंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अंडर दिस कंडीशन हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी. And if I draw a load versus displacement curve, then the area under this stress area under this curve, this area represents work done, and work done is nothing but this is called as strain energy. So strain energy is always equal to work done, and work done is nothing but this is half load into delta. The area of this triangle is half P into delta, yes or no? And here we assume तो जो load act हो रहा है वो gradual load act हो रहा है. Is it clear?
Now, if you divide original area with this P and original length with this delta, then we can get this is stress and this is strain, and this gives us volume. This is initial volume. So, strain energy is nothing but it can be written as half of sigma into epsilon into volume. Volume is the initial volume, yes or no? And now if we divide this volume with this strain energy, then we can get capital U by V naught, and this is called as strain energy density. जिसे हम क्या कहते हैं? strain energy density, or it is also named as modulus of strain energy. And modulus of strain energy is represented by small u, and this is nothing but this is half of sigma into epsilon, half of sigma into epsilon. And similarly, if you put the value of okay, you can see here if you put the value of strain, then can I write this u can also be written as half of sigma into, instead of this we can write sigma upon capital E, and this is nothing but this is half of sigma square over E. Is it clear? Sigma square over E. So simply it can be written as sigma square over 2u 2E. So strain energy density is represented by this relation also, half of sigma into epsilon, and this is nothing but this gives us area of stress strain diagram. Yes or no? This gives us area of stress strain diagram. And similarly this relation can also be written as sigma square over 2E. Yes or no? This is called as strain energy. Now let's see another term that is again very important term, that is resilience. And this is very important mechanical property which is used for design of spring. Yes or no? So first of all, let's see how to define resilience. So can I say resilience is nothing but it is the capacity of a material to absorb energy within the elastic limit. Yes or no? It is the ability of a material to absorb energy when it is subjected to strain under elastic limit. This is called as resilience. And now if I talk about proof resilience, then you can see here the difference between resilience and proof resilience is nothing but you can see resilience we always talk about the energy absorption capacity under elastic limit, or simply you can say under, here I am writing under elastic limit. Is it clear? Then this is called as simply resilience. And now if I talk about proof resilience, then you can see here that is the strain energy absorption of the material up to elastic limit. You can see up to elastic limit. It means if I see this is the stress strain curve, if I say this is the stress strain curve, is it clear? Stress strain curve, and in this stress strain curve, let's say suppose we have a stress strain curve like this, correct? This is a stress strain curve, and you can see in this we have, this is a elastic limit. So if you calculate energy under this, then you will get resilience. Yes or no? And this area is nothing but, this area is called as resilience, and this is nothing but this is half of stress corresponding to this, let's say sigma 1, and this is epsilon 1. So simply it can be written as sigma 1 epsilon 1, and obviously we need to multiply volume, then we can get the resilience. This gives us resilience. Yes or no? And now if I calculate total strain energy up to elastic limit, then this gives us proof resilience. Yes or no? This gives us proof resilience. So if I write proof resilience, so if you can see here corresponding to this, if we have, this is strain energy up to elastic limit, and this is strain up to elastic limit, this is stress up to elastic limit, and this is the strain up to elastic limit, means this is the maximum value. Yes or no? So simply proof resilience can be written as this is sigma E into epsilon E into volume, original volume. Yes or no? This gives us proof resilience. So I hope you will understand what is the difference between resilience and proof resilience. In resilience we always calculate energy absorption under the elastic limit, and in proof resilience this is the maximum value of strain energy up to elastic limit. Yes or no? And similarly if I talk about modulus of resilience, then you can see this is nothing but modulus of resilience. If I say
and obviously the mechanical property is represented by the maximum value of that material, maximum value of that property. Yes or no? So if I talk about modulus of resilience, then it can be written as proof resilience per unit volume, proof resilience per unit volume, or simply we can say resilience density. This is called as resilience density, or it also named as modulus of resilience, that is proof resilience per unit volume. Yes or no? Proof resilience per unit volume. Is it clear? Proof resilience per unit volume. Yes or no? Yes or no? So this is all about resilience. करेक्ट. तो यहाँ पे हमने दोस्तों एंटायर टर्म को डिस्क्राइब कर दिया. एंड सपोज इफ यू हैव अ स्ट्रेस इन अ सम फंक्शनल फॉर्म, so with the help of this formula you can easily calculate resilience. Yes or no? Resilience density or modulus of resilience. UR is the modulus of resilience. Yes or no? That is strain energy per unit volume or resilience per unit volume. Yes or no? Is it clear? So like this you can easily write resilience. Yes or no? Okay, next see. Next, toughness. You can see here, if I talk about toughness, then you can see this is nothing but the energy absorption capacity, strain energy absorption capacity of the material prior to fracture. मतलब complete fracture होने से पहले, complete fracture होने से पहले how much material how much energy material can absorb. You can say, let's say this is a fracture point, this is a fracture point, so the total energy including resilience, total energy including resilience, this total area gives us toughness. So simply you can say, if I define toughness, the area under the stress strain curve is called as modulus of toughness, and it is indicated by the maximum amount of strain energy per unit volume that the material can absorb before the fracture. Material fracture होने से पहले how much maximum energy it can be absorbed, that this is called as toughness. And obviously in the stress strain curve we represent, this is the modulus of toughness. So कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे रेजिलियंस हो, चाहे वो टफनेस हो, हम इनको मॉडुलस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉडुलस के फॉर्म में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम it always gives us modulus of strain energy, whether it is modulus of resilience or modulus of toughness. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो this is modulus of toughness. इसके previous slide में जो हमने देखा था that one is modulus of resilience. You can see here, this area is nothing but this is called as modulus of resilience, and this area is nothing but this is all modulus of toughness. And obviously modulus of toughness includes resilience also. Yes or no? It also includes resilience also. Okay, so let's see stress versus strain curve for various steel. Now another very important question, and many times asked in the exam as well as interview, correct? So you can see here, if I talk about the stress strain diagram for different steels itself, then you can see here, in this we have 1.1% carbon, here we have 0.2% carbon, and here we have 0.6% carbon. So as you simply from this can I conclude, simply from this analysis can I conclude, as you increase percentage of carbon, as you increase percentage of carbon, the strength, tensile strength of the material will be increases. Yes or no? But along with this increase in strength, that you can see here, the ductility, or you can say the maximum strain will also decreases. As you increase the percentage of carbon, strength will be increases, while as ductility will be decreases. Ductility will be decreases. Yes or no? Ductility will be decreases. And similarly you can see here, this is the toughness. Yes or no? This is the toughness. So now if I conclude some more thing, let's say if I assume this is low carbon steel, if we have this is low carbon steel, then the low carbon steel having more ductility, correct? Low carbon steel is having higher ductility, and let us assume, if I calculate, although at 0.2% carbon we don't have medium carbon steel, but if it is less than 0.2 means 0.3%. So simply let's see, if I write somewhere here, you can see here. So first if I assume we have low carbon steel, so in low carbon steel we have more ductility. Is it clear? This is soft material,
and it has very high ductility. Yes or no? That's why it is called as ductile material. And similarly, if I talk about medium carbon steel, then medium carbon steel is having very high toughness. Medium carbon high steel is having higher toughness, you must remember. And the third one, that is, if I talk about high carbon steel, then high carbon steels are having very high strength and hardness, very high strength and hardness. Yes or no? So this is the difference between all the steels. Obviously we have three category of steel: low carbon, medium and high carbon. And if I talk about the application of these carbon steels, so this is mainly used for making structural purpose. That's why it is called as structural steel. Low carbon steel is also called as structural steel. तो जहाँ कहीं भी आपने स्ट्रक्चर देखा है, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम हमेशा लो कार्बन स्टील यूज करते हैं. Similarly, if I talk about medium carbon steel, then this is mainly used for making machine elements. This is used for machine elements. Why we use this material for the application of machine elements? Because machine elements requires higher strength as well as higher hardness, resistance. Yes or no? Wear resistance. Yes or no? Why? Because most of the machine elements are connected to each other. They have some wear. Yes or no? They have some friction between each other, between the contact surfaces. That's why here we need to make a material in such a way that it should have a very high strength, very high hardness, as well as it should have a very good toughness also. Yes or no? Like if I talk about gear, if I talk about cam follower, obviously during engagement they are subjected to some impact load, and whenever we have impact load, then the material should have a very good toughness, otherwise it can fail. Yes or no? Is it clear? That's why the machine elements generally made up of medium carbon steel. And now if I talk about high carbon steel, so this is mainly used for making dies. This is mainly used for making dies, and this is also used for making cutting tools. Yes or no? So the high carbon steel mainly used for making cutting tools. Yes or no? So this is the few important points related to the different steel. Yes or no? If I talk about low carbon, medium and high carbon steel, and obviously here we see the stress strain curve for different steel at a different percentage of carbon. Like if we have less the carbon percent up to 0.1%, then you can say this is most ductile material. You can see here this is most ductile material. Is it clear? And when you have carbon percent approximately 0.2 or more than 0.2, then this is the tough material. And when you have higher carbon percentage, yes or no, then we have highest strength. Yes or no? यही मैं ऑलरेडी आपको अभी बता रहा था कि जैसे जैसे हम कार्बन परसेंट इंक्रीज करेंगे, आपकी डक्टिलिटी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेंथ हार्डनेस इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. तो सबसे कम परसेंट कार्बन पे डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा मिलेगा, मीडियम कार्बन पे आपको टफनेस ज़्यादा मिलेगा, और हायर कार्बन पे आपको हायर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस मिलने वाला है. इज इट क्लियर? Okay, let's see next property, that is ductility and malleability. If I talk about ductility, then you can see here it is defined as the ability of a material to deform in the form of wire when it is subjected to tensile load. This is not compressive load. This is tensile load, not compressive load. Is it clear? When it is subjected to tensile load, yes or no, tensile load, this is called as ductility. And ductility is a measure of degree to which a material will plastically deform by the application by the time fracture occurs. Yes or no? And qualitatively ductility is measured in terms of percentage elongation. Obviously ductility को generally हम percentage elongation से measure कर सकते हैं. And with the increase of temperature, the value of elastic modulus as well as the tensile and yield strength decreases, whereas ductility increases. Remember this point, this is very important point. By the increase of temperature, the elastic modulus as well as tensile and yield strength of the material will be decreases, while its ductility will increases. तो temperature बढ़ाने से ductility बढ़ती है, strength घटती है, along with your elastic modulus also decreases. elastic modulus temperature बढ़ाने से घटता है. याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, हार्डनेस डिक्रीज होती है, बट टफनेस डक्टिलिटी इंक्रीज होती है. yes or no? Yes or no? And let's say if I talk about malleability, then you can see here malleability is nothing but
It is defined as the ability of a material to deform in the form of sheet when it is subjected to compressive load. जब हम किसी मटेरियल में कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं तो उस कंप्रेसिव लोड से अगर मटेरियल सीट के फॉर्म में डिफॉर्म हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड एज malleability. This is called as malleable material. Higher the deformation ability, higher will be the malleability. और कब होता है? When it is subjected to compressive load. Is it clear? Next you can see creep. Creep is nothing but when a material has a support of load for a very long period of time. You can see creep is a time dependent and temperature dependent property. Creep is a time dependent and temperature dependent property. At when we apply a load, a dead load for a very long time period, yes or no, and if temperature is very high, so the failure takes place and that failure phenomena is called as creep. तो creep क्या होता है? It is time as well as temperature dependent property. अगर temperature कम है और constant load हम apply कर रहे हैं for long time, then obviously it will fail, but it takes very large time. Yes or no? But if the temperature is very high and it also subjected to a very constant load, then the failure takes place at a very low time. So the time dependent property is called as creep. When a material has a support load of very long period of time, it may continue to deform until the sudden fracture occurs or its usefulness is impaired. The time dependent permanent deformation is known as creep. Yes or no? Time dependent permanent deformation is known as creep. Is it clear? Normally creep is considered when the metal or ceramics are used for structural member or mechanical parts that are subjected to high temperature. Is it clear? And for some materials, however, such as polymer, composite materials including wood, concrete, temperature is not an important factor. आप देखो जो भी नॉन मेटल्स, कंपोजिट्स, वुड, कंक्रीट, सीमेंट, मिक्सचर, इन सब की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली इनका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं आता, because these are the insulating material and they don't have any energy absorption capacity or heat absorption capacity. Yes or no? Correct. So यहाँ पे temperature is not an important factor and at creep can occur. फिर भी यहाँ पे creep आ सकता है when it is subjected to a load for a very long time period. Yes or no? For a very long time period. Okay. Next you can see the creep strength. If I talk about creep strength, this value represents the highest stress the material can withstand during a specified time without exceeding allowable creep strain. Yes or no? तो अगर हम किसी मटेरियल में अगर हम लोड अप्लाई करें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो अलाउबल क्रीप स्ट्रेन से ज़्यादा स्ट्रेन इंड्यूस ना हो तो उस स्ट्रेंथ को हम क्या कह देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज क्रीप स्ट्रेंथ. Next important property, that is fatigue. When I talk about fatigue means when the member is subjected to a cyclic loading. मतलब आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा. लेट्स सपोज आपके पास कोई वायर है, उस वायर को बेंड किया, अनबेंड किया, फिर बेंड किया, अनबेंड किया. आपने 4-5 बार जैसे बेंड अनबेंड किया तो आपने देखा होगा कि वो वायर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. तो वो जो टूट रहा है उसका फिनोमिना क्या है? इट इज मेनली फेल्स ड्यू टू द फटीग लोडिंग. सो फटीग लोडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक लोडिंग एंड दिस इज वेरी मच सीवियर देन द स्टैटिक लोडिंग. यस आर नो? बहुत कम स्ट्रेस में इजिली फ्रैक्चर हो जाता है व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू फटीग लोडिंग. वहीं पर अगर स्टैटिक लोडिंग अप्लाई करोगे तो उसको फेल होने के लिए काफी ज्यादा लोड लगता है. यस आर नो? So when a metal is subjected to repeated cycles of a stress or strain, it is caused internal structure to break down, ultimately leading to a fracture. Yes or no? जब हम मेटल को बार बार बेंड अनबेंड कर रहे हैं, साइक्लिक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनली वो फ्रैक्चर होगा और उसकी वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज फटीग फेलियर एंड इट इज यूजुअली responsible for a large percentage of failure in connecting rod, crankshaft, engine, steam or gas turbine blades, connections or supports for bridges, railroad wheels and axles and other parts subjected to cyclic loading. So these are the few examples where the fatigue load may act. Yes or no? In all these cases, fracture will occur at a stress that is very less as compared to its yield strength of the material. And the nature of this failure apparently results from the fact that there are no microscopic imperfection usually on the surface of the member where the localized stresses become much greater than the average stress. तो जनरली हम क्या करते हैं कि whenever we manufacture any machine elements or whenever you make any structural member तो आपको क्या करना होता है? जो surface होती है that should be a very smooth, क्योंकि अगर आप
स्मूथ नहीं बनाओगे तो वहां पे फटीग फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस आर नो, इज इट क्लियर? और इस फटीग को हम इसको लिमिट कर देते हैं बाय अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज एंड्रेंस और फटीग लिमिट। तो इसमें हम जनरली करते क्या है, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई ए सेफ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल under repetitive loading, it is necessary to determine a limit below which no evidence of failure can traced. yes or no? तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, एक इसमें एक रोटेटिंग बीम टेस्ट होता है, उसमें सैंपल को हम फंसा के उसमें लोड अप्लाई करते हैं और कॉन्टिन्यूसली उसको रोटेट करते हैं टिल 1 मिलियन रिवोल्यूशन, जब तक वो फेल ना हो जाए। ये सानो, तो अगर किसी पर्टिकुलर लोड में सैंपल किसी पर्टिकुलर लोड को हमने अप्लाई किया और वो फेल नहीं हुआ, तो हम ग्रेजुअली लोड को बढ़ाते जाते हैं और तब तक हम बढ़ाते हैं जब तक वो उस 1 मिलियन रिवोल्यूशन के पहले कंप्लीट करने से पहले फेल ना हो जाए। तो बिफोर फेलियर अगर कोई सैंपल 1 मिलियन रिवोल्यूशन को कंप्लीट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रेंस लिमिट, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रेंस लिमिट, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रेंस लिमिट, and it is represented by a curve which is known as SN curve. You can see here, this is the SN curve for steel and this is SN curve for aluminium. Is that clear? Next you can see hardness. Hardness is also a very important property. It is the ability of a material to deform, scratch or indentation. Scratch और indentation के against में जो property होती है उसे कहते हैं, that is called hardness. So hardness is nothing but it is a measure of resistance to localized plastic deformation or scratch or indentation. And now you can see here we have many scales through which we can measure the hardness. Brinell scale, Vickers hardness, Knoop hardness, Rockwell hardness. You can see in Brinell hardness we use steel wall as an indenter. Yes or no? And P load is applied. Then with the help of this formula we can calculate the Brinell hardness and it is represented by HB. HB is the unit of Brinell hardness number. Correct. And similarly Vickers micro hardness, mainly Vickers hardness is mainly used for measuring micro hardness. Yes or no? Micro hardness, when we need to use micro hardness is actually when the hardness variation is a very मतलब बहुत कम एरिया में हार्डनेस का वेरिएशन होता है. सपोज इफ़ यू मेक अ कंपोजिट मटेरियल और इफ़ यू मेक अ सम फंक्शनल ग्रेडियंट मटेरियल, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ग्रेजुअली बहुत माइक्रो स्केल में प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो उस केस में हमें माइक्रो हार्डनेस मेजरमेंट करना पड़ता है. ये सर नो. एंड माइक्रो हार्डनेस के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे देखो हम 136 डिग्री सेंटीग्रेड का एक यहाँ पे इंडेंटर यूज करते हैं जो कि डायमंड शेप का इंडेंट करता है. इसके डायगोनल D1 D2 होते हैं. आइडियली दोनों बराबर होने चाहिए बट नॉट नेसेसरी टू इक्वल. यस आर नो. देन व्हेन यू अप्लाई लोड, देन फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन इजीली डिटरमिन, वंस यू नो द डायमीटर एंड द लोड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 1.854 P टाइम्स ऑफ D1 स्क्वायर, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला you can find out the Vickers hardness. Yes or no? And similarly this is the Knoop hardness in which we use diamond pyramids, and this is also a diamond pyramid. Yes or no? In the diamond pyramid here we have 136 degree centigrade and here we use diamond conical shape indenter. Yes or no? This is called as Rockwell hardness. So these are the some of the hardness measurement method. Yes or no? And now you can see analysis of bar. Okay, so after the properties of material, let's see the how we analyze the bar. So let's say suppose this is a bar, when it is, and how to define bar. So simply can I say bar is nothing but any structural member, any horizontal structural member is said to be a bar. Any horizontal structural member is said to be a bar when it is subjected to axial load. कोई भी horizontal structural member है जिसमें आपका axial load act हो रहा है, then this is called as bar. Yes or no? And let's suppose in this bar if we have a load P which is acting like this, and now if I cut a section, then obviously when we cut the section, then and now if we represent stress for this zone, then the stress is always acting against the applied load, and since this load is acting towards the right, then the stress will be acting opposite to that. Yes or no? And here we assume one very important concept, one very important assumption that is given by Saint-Venant, and according to Saint-Venant principle, when you apply some load acting on the member, then this is the distance where we get uniform stresses. Why not in this zone? Because up to this distance, this is 3/2 times of largest lateral dimension, and similarly we can say this is 3/2 times of largest lateral dimension. In this zone we never get uniform stress distribution. Yes or no? In this zone we never get uniform stress distribution acting due to this load P. Yes or no? So this is the reason
this is the region where the stress distribution is uniform. So whenever we represent this stress which is uniformly distributed, which is force upon area, you can say here, then it is only applicable for this zone, and we assume there is whenever we represent this stress, then this is always represented for this zone only. Yes or no? This zone only. Correct? So the stress distribution is looking like this. And now if I cut the section from here, and if we represent stress for this section, then you can see if this load is acting towards the right, then obviously against this here we can get stress, which is force upon area, and it is represented like this. This is uniformly distributed. And similarly, if I cut the section and represent the stress for this section, then you will get for this section here the load is acting like this, then the stress distribution will be represented like this. Yes or no? And obviously sigma average is nothing but this is force upon area. So whenever we represent the stress at this point, then this is nothing but this is average stress. हमेशा हम यहाँ पे average stress को represent करते हैं. Next you can see analysis of bar, and this is the first case in which we discuss about bars in series. And whenever we have when we can say our bar in series, so you can see obviously here we have 3 bars, bar 1, 2 and 3, and the head of the bar 1 is connected with the tail of the bar 2. So you can see here this is head of the bar 1, and similarly this is tail of the bar 1. So if the head of the bar 1 is connected with the tail of the bar 2, then we can say this is bars in series. Yes or no? So you can see here when the member is subjected to load like this at the free end only, and there is no force in between them, then the every section will have same load. How? You just cut the section. If you draw its free body diagram, then you can see here, if I cut the section somewhere here, and for this if I represent stress acting on the section CD, so you just sit here, यहाँ पे बैठो, right side देखो तो क्या दिख रहा है? We see only this load. So simply here I am representing load P. Yes or no? This is load P. Yes or no? And since this is the net force which is acting on the section 3, that's why it is written as F3. P3. Similarly, if you want to write free body diagram for BC section, so you can see this is BC section, and for this again you cut the section here and sit here and see towards the right, then again you will get only this force, and this is called as P2. And in similar way we can also draw for a free body diagram for AB section. So the total elongation of this bar is nothing but this is algebraic sum of the elongation of individual bar, that's it, delta 1 plus delta 2 plus delta 3. And obviously delta is nothing but simply, as you know, that stress is nothing but E times of strain, and stress can be written as force upon area. Stress is nothing but it can be written as force upon area, and this can be written as E into delta L by L. So if from this if we simplify, so delta L can be written as FL over AE or PL upon AE. Yes or no? So with the help of this you can easily calculate elongation. So simply we can write P1 L1 over A1 E1 plus P2 L2 over A2 E2 plus P3 L3 upon A3 E3. And now if we put the value of P1 P2 P3, then we get the total elongation. And once you get the total elongation, you can also determine stress acting on the member. So simply you can see here, if I write sigma 1, then simply we can write P1 by A1, sigma 2 is nothing but P2 by A2, and sigma 3 is nothing but P3 by A3, and obviously P1, P2, P3 are equal in magnitude, and you can see the section 3 is having low area. So can I say this is nothing but this is called maximum stress, and this is minimum stress. This is this is minimum stress, and this is maximum stress. Yes or no? Correct? And क्यों ऐसा कह पाए? क्योंकि तीनों ही सेक्शन में जो लोड एक्ट हो रहा है, यू कैन सी P1 इज इक्वल टू P, P3 इज इक्वल टू P एंड P2 इज इक्वल टू P. तीनों ही सेक्शन में सेम लोड एक्ट हो रहा है. तो अब हम कैसे पता करें कि कौन से सेक्शन में ज़्यादा स्ट्रेस एक्ट हो रही? हमने सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 तीनों ही कैलकुलेट किया, एंड सिंस एज यू सी हियर द स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया मैक्सिमम होगा उसमें स्ट्रेस कम एक्ट होगा, सो सिग्मा 1 इज अ मिनिमम, और जिसका एरिया मिनिमम होगा उसमें स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, तो सिग्मा 3 इज अ मैक्सिमम स्ट्रेस बिकॉज द एरिया ऑफ सेक्शन 3 इज मिनिमम. Yes or no? Next you can see bars in parallel. So now if I talk about bars in parallel, then you can see here both bar are connected like this, and when it is subjected and its one end is completely fixed, another one end is restricted by a support like this, means with the help of this red support we can prevent the relative motion between the relative changes in the bar 1 and bar 2. Yes or no? And now if it is subjected to load P, then obviously both the bars can resist by some amount. Yes or no?
both the bars can resist some amount of resistance, yes or no? So if I talk about this, then it can apply some resistance, it can apply also, it is also can apply some resistance. So simply we can write P1 plus P2 is nothing but this is P, and similarly from if here we have two unknown and equation we have only one, so another one more equations is required, and it can be obtained by applying compatibility condition. And according to compatibility equation, you can see here, since both the bars are fixed at both ends, then when we apply this load P, then both the bars can elongate by the equal magnitude. So delta 1 is equal to delta 2. So from this we can write P1 L1 over A1 E1 equal to P2 L2 over A2 E2. So from this we can get another equation, that is P1 is equal to A1 E1 by into P2 over A2 E2. So here we have, this is equation 1, this is equation 2, and now if you solve both the equations, then you will get this is the final result. P1 is nothing but this is A1 E1 times of P over summation of A1 E1 plus A2 E2. Similarly P2 is nothing but this is A2 E2 P over A1 E1 plus A2 E2. Yes or no? तो ये हमें P1 P2 मिल गया, and once we get P1 P2, then with the help of this formula you can find out the stress, that is sigma 1 is nothing but this is P1 A1 A1, and sigma 2 is nothing but this is P2 by A2. And if I want to calculate how much total expansion takes place, then delta 1 is equal to delta 2, which is equal to delta, yes or no? So simply you calculate either delta 1 or delta 2, this gives us the complete delta of this bar, yes or no? And now you can see bar fixed at both ends. Let's say suppose if both ends are fixed of this bar, then simply if how we can solve this problem? So simply you can see here, you can apply resistance at both the ends against the applied load. जो भी load act हो रहा है उसके opposite direction में दोनों ही end में reaction apply कर दो, and we don't know whether this is right or not. Simply you apply a resistance, let's say RA and RC, which is acting against the applied load. Now if you apply summation of horizontal force equal to 0 for equilibrium condition, so can I say this is RA plus RC is equal to P? This is equation 1. And similarly, since both the end of this bar is fixed, therefore total elongation is also equal to 0, delta 1 plus delta 2 is equal to 0. And now if you put the value of delta 1 delta 2, then you will get this relation. And how we can find P1 P2? So you just draw the free body diagram, and after drawing free body diagram we can get RA, we can get forces which are acting in the section 1 and section 2. This is P1 and this is P2, and after getting these values, you just put these values on this expression, then you will get this answer. RA is equal to P by 3 and RC is equal to 2P by 3. And once you get RA RC, you just put these values on this free body diagram, then you can get the net force acting on the section 1 and section 2, yes or no? So after getting this, obviously we get P1 P2, then from this we can calculate stresses also, yes or no? Correct? So you must remember this. Now you can see the circular bar, correct? Elongation of taper bar. So if it is a circular uniform taper bar whose diameter is varying from D1 to D2, yes or no? So in this case the total elongation can be represented by 4PL upon pi e D1 D2, and similarly sigma A at this end, bigger end, we have 4P upon pi D1 square, and similarly sigma B 4P upon pi D2 square. And now if I talk about sigma average, then it can be written as P upon average area. And what about average area? That is 4P upon pi D average. You can see here, this is nothing but this is very simple. You can see. So stress is nothing but this is force upon area, yes or no? Stress is nothing but this is force upon area, and obviously this is circular cross section, the area of this is nothing but this is 4 pi upon d square, yes or no? If you write sigma A, then you use area at section A, that is dA or capital D1, and if you write sigma B, then it can be written as instead of D you just write D2, yes or no? And अगर एवरेज निकालना है तो यहीं पे D की जगह क्या लिख देंगे हम? एवरेज लोड, yes or no? Average load, yes or no? Is it clear? Okay. Similarly, if you have rectangular cross section, rectangular bar, uniformly taper bar, rectangular bar, that is taper, yes or no? So in this case you can see here, when the load is acting like this and its width is varying from B1 to B2, but the thickness is remains same, so simply delta L can be written as PL over T times of B1 plus B2 into ln B1 by B2,
This is the final expression, and similarly we can also calculate the stresses like this. And how you calculate B average? Simply B1 plus B2 by B2, sorry, B1 plus B2 by 2. With the help of this you can calculate average width. Now elongation of bar due to self weight. So if you have a prismatic bar, a uniform prismatic bar and circular cross section, so in this case the delta L is nothing but this is gamma x dx over E, or simply you can say this is gamma times of L square over 2E. So for calculating total elongation in case of self weight, simply you use this relation gamma L square over 2E, and delta L here you use W, and instead of gamma if we put the value of total weight, so obviously gamma is nothing but this is weight density, and obviously total weight of this prismatic bar is nothing but area into length, total length into weight density. So gamma is nothing but this is W by AL, and now if you put this value instead of gamma, then you will get this relation delta, that is WL over 2E. Yes or no? WL over 2AE. Is it clear? And gamma is a weight density. And similarly, suppose if you have uniformly taper bar, then the elongation can be represented by this relation, that is gamma times of L square over 6E. Yes or no? And next you can see thermal stress and strain. So in this here we have obviously any mechanical system or structural element always subjected to both mechanical and thermal stresses. Yes or no? Both mechanical and thermal stresses. So if I talk about thermal stresses, because we already discussed about the mechanical stress, now here we discuss thermal stresses. So first example, that is free expansion. In this you can see, let's say suppose you have a 3-dimensional bar, and if it is subjected to some heat, means if we apply uniform heat, then what will happen, the entire bar, entire this element is expanding in all direction. So simply we can say thermal strain along x, y and z direction is not equal to 0, but the thermal stresses along x, y and z directions are 0. तो stresses तो 0 होंगी, but strain कभी भी 0 नहीं हो सकता. Yes or no? Let's say suppose if I take one dimensional case, so thermal strain can be written as alpha times of delta T, where alpha is a coefficient of thermal expansion whose unit is per degree centigrade. Yes or no? And delta L thermal is a thermal expansion. So simply as you know that epsilon TH is nothing but this is L delta L by L naught. Thermal strain is nothing but this is delta L thermal over L naught. So from this delta L thermal can be written as L naught alpha delta T. So this relation and this relation is very important, and both are applicable for one dimensional body. Yes or no? And from this if I analyze, then simply you can say if we have a case of rise in temperature, means you apply some heat on the member, then obviously its temperature goes up, and when its temperature goes up, then delta T will be greater than 0, and delta L is less always greater than 0. So this is the case of expansion. Similarly, if I talk about fall in temperature, means you remove the heat from the structural element or machinery elements, then the delta will be reduces, it will be a negative, delta T is a negative, therefore delta L is also a decreasing. This is the case of contraction, yes or no, or contraction, yes or no. So in rise in temperature we get expansion, and in fall in temperature we get contraction, yes or no. And similarly if I talk about delta L is directly proportional to alpha, as well as delta L directly proportional to L naught. अगर आपका alpha increase होगा तो delta will also increases. Similarly if we increase the length, then delta L also increases. So delta L depends upon delta T, alpha and L. तीनों ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है. If we compare two material, let's say copper and steel, and obviously if I talk about the value of alpha for copper is 22 into 10 power minus 6 per degree centigrade, and similarly if I talk about for steel, then the alpha is 11 into 10 power minus 6 per degree centigrade. So obviously the alpha of copper is greater than the alpha of steel. Therefore with the help of this formula we can say delta L is directly proportional to alpha. So by rise in if you increase temperature with same equal amount, then obviously the copper bar may expand more as compared to steel, yes or no. And similarly it also depends upon length. Higher the length, higher will be the expansion, lower the length, lower will be the expansion. Next case, that is fully restricted bar. If I talk about fully restricted bar, then you can see here, if both the ends are completely fixed, and A naught, E alpha, L naught is the properties of the bar, and now if you add some heat, and then this bar is trying to expand, but since there is no expansion allowed,
सो इट इज सब्जेक्टेड टू सम स्ट्रेस. तो थर्मल स्ट्रेस में स्ट्रेस तभी आती है जब हम एक्सपेंशन को या कॉन्ट्रैक्शन को रेजिस्ट करें, प्रिवेंट करें. यस आर नो. So let us I assume if one end is free, then how much total expansion takes place by the addition of heat, then we can say delta L thermal. But as you know that this expansion is not allowed, it means this support may apply some resistance P. Due to this amount of compression takes place. So total expansion and total compression इन दोनों का sum 0 होना चाहिए, because the net expansion of the bar is 0. So simply we can write like this: delta LP is nothing but this is P L naught over A naught into E. This is equal to minus L naught alpha delta G. So from this we can write P is nothing but minus A naught alpha delta T E. So this is the reaction induced in the support against the heat supplied. Yes or no? And if you divide this A naught, then you will get the thermal stress, which is minus E alpha delta T. And this negative sign indicates that the nature of stress is opposite to the temperature. Yes or no? If you have a rise in temperature case, means rise in temperature, then the thermal stresses will be negative, and similarly if you have a case of fall in temperature, then the thermal stresses will be positive. Yes or no? तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस होता है, टेम्परेचर रिड्यूस करने से टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है. Next case, that is partially restricted bar. In partially restricted bar, what will happen actually? In this, the support can resist up to a certain rise in temperature. Beyond that temperature, if you increase the temperature heat, then the support may break. Yes or no? So let's suppose this is a bar whose properties are this. Now if you start heating, then if I say the total expansion takes place is delta L thermal, but obviously as I already told you, when you apply some heat, then up to certain limit this bar can resist, but beyond that limit if you heat it, then this much amount of expansion takes place. So this is the A is nothing but this is the expansion of the support, this is the expansion of the support, this is the expansion of the support after failure, after yielding of the support. After yielding of the support, जब आपका support yield होगा, then this much amount of expansion takes place. Yes or no? Correct. So simply if I write delta TH, then this is nothing but this is minus E alpha delta T plus EA by L naught. Yes or no? How we can get? You can see here the thermal strain, total thermal strain which is prevented by the support, this is nothing but delta L thermal minus A by L naught. Yes or no? Delta L thermal, you can see this is the total L thermal, but in this much amount of strain is prevented by the support, but this much amount of expansion takes place. So how much net strain prevented by the support? This is nothing but delta L thermal minus A. So can I say this is nothing but delta L thermal minus A by L naught? Yes or no? This is the thermal strain prevented by the support. So thermal stress is nothing but this is minus E times of thermal strain prevented by the support. So simply we can write minus E times of alpha delta T minus A by L naught. So simply we can write this relation. So this is the actual strain. If there is no yielding of the support, that this much amount of strain takes place. But since some of the yielding takes place of this support, then this much amount of stress may released. कुछ stress कम हो जाएगी support के break होने की वजह से. So with the help of this formula, you can easily find out the net stress induced in case of partial yielding of the support. Now here we have last case, that is bars in series and parallel. So if I talk about bars in series, then obviously this is the worst condition in which यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो अगर बार्स इन सीरीज का केस है, and let's say if I add some heat, then P1 P2 reaction induced in both the bars is remain same, that is P1 P2, and this is equal to minus of alpha L1 alpha delta T plus L2 alpha delta 2 upon this one. So with the help of this formula you can calculate P1 P2, and once you will get P1 P2, then by putting this value P1 by A1 P2 by A2, you will get the stresses. Similarly, if you have bars in series, then obviously if it is made up of one bar is made up of steel, another bar is made up of copper, then obviously copper get expand more as compared to steel. But since both the ends are both one end is completely fixed, another end is prevented, relative movement is prevented by some support, it means both the bar can expand with the equal amount. Yes or no? So in this case, obviously when you add heat, then some less amount of expansion takes place in the copper and some more amount of expansion takes place in the steel. Yes or no? So simply we can say the steel is subjected to tensile stress when if we have a case of rising temperature, and copper is subjected to some compressive stress. Yes or no? So steel और copper में जो load act होने वाला है, which is equal in magnitude but
opposite in direction. So net stress induced in the steel is nothing but this is P steel over AS which is tensile और ये कॉपर पे क्या होगा कंप्रेसिव. तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अगर दो बार है स्टील और कॉपर तो दोनों में किस में टेंसाइल और किस में कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट होगा. तो सिंपली आप ध्यान रखना कि वी हैव अ केस ऑफ राइज इन टेम्परेचर तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, जिसमें अल्फा कम होगा उसमें टेंसाइल स्ट्रेस होगा एंड वाइस वर्सा. अगर टेम्परेचर ड्रॉप की बात कर रहे हैं हम फॉलिंग टेम्परेचर की तो कम अल्फा वाले में कंप्रेसिव आएगा, ज़्यादा अल्फा वाले में टेंशन आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट this chapter, yes or no? Correct? So in this I'm covering entire things which is mentioned in the in first chapter, yes or no? Correct? That is the simple concept of stress strain, then elastic properties, stress strain diagram and their various types, and then you can see the analysis of bars, yes or no? Yes or no? So this is all about stress strain. Okay, so let's see another chapter, that is stresses in beam, and in this I am going to discuss with you the stresses, pure bending stress analysis as well as shear stress analysis. Correct? So before studying pure bending stress analysis we need to assume many things. We need to follow some assumptions, and if I talk about these assumptions one by one, then you can see the first assumption is the beam is subjected to pure bending. Means whenever we analyze a beam then we assume the beam is subjected to pure bending couple only, other than bending couple यहाँ पे कुछ भी act नहीं होना चाहिए. Is it clear? So this is our first assumptions, and when we can say the beam is subjected to pure bending couple, so obviously we say in the next slide first you can see, suppose this is a beam, let's say that this is a beam in which a load is acting like this. So because of this load, obviously when you shift this load from from this eccentric position to this centroidal position by applying two equal and opposite force, correct? So you can see this force system, this force and this force both are trying to produce a couple along this direction, yes or no? And here we get remaining force, that is P2 is equal to P, not P2 is equal to P. Similarly we need to shift this load also. So for this again here I'm going to apply two equal and opposite force. Let's say this is P3 and P4. So once again you can say this P4 and P both are produces a couple like this, correct? And here we get a force, that is P. So you can see this force is cancelled out with this force. So only here we have a pure bending couple only, yes or no? This is one couple which is Mx is equal to P into E by 2. Let's say if this eccentricity is E by 2 and this eccentricity is also E by 2. So this couple is also acting about same axis, that is Mx, and its magnitude is P into E by 2 and the direction is clockwise. And since here we have two couples, both are acting in same plane and both are acting about same axis and both are acting in same direction, so simply we can add. So after addition here we can get this couple, and this is nothing but this is equal to P into E and the direction is clockwise. And other than this couple there is no force, yes or no? So that's why simply here we can say this is a case of pure bending couple. This is a case of pure bending couple, yes or no? Here we have only a couple, and if this is an active couple then this will be a reactive couple. Is it clear? This is active couple, then this will be a reactive couple. And similarly you can see if I consider this is a both side overhang beam and in which the loads are acting somewhere here and here, then obviously the reaction induced at both the supports is equal to P, because this is a symmetrical beam. So now if I draw its shear force and bending moment diagram, then we get shear force like this. This is shear force, and similarly this is a bending moment. Is it clear? So you can see this is a zone where the shear force at this zone, the shear force is equal to 0, and here we have only a constant bending moment. That's why simply we can say this is a case of this is the region up to which we have only pure bending couple, yes or no? Correct? So while studying stresses in beam, our first assumption is we need to assume the beam is subjected to pure bending couple only. Next, the material is always Hooke's law. This is already discussed in the previous one, and the material of the beam is also homogeneous and isotropic, and the value of Young's modulus is remains same for both tension and compression. This is another assumptions we use, because when you apply load, so let's say suppose this is a beam
and when you apply load, then due to this load, bending load, this beam may deform like this. This beam may deform like this. Is it clear? This beam may deform like this, and after deformation you will get, in this fiber we have compression and in this fiber we have tension. Yes or no? So although this beam is subjected to tension and compression both, but here we assume the Young's modulus in tension and compression we assume remains same. Next you can see the each longitudinal fiber is free to extend. So you can see in this slide, let's say suppose this is a beam. So can I assume this beam is made up of this infinite plane? Yes or no? This is a fiber and here we have infinite fiber, and now if you apply some force, bending moment like this, then due to this bending moment obviously each fiber may bend. Yes or no? And while bending of each fiber, the length of the fiber is also changes. It means they have some relative motion with respect to each other. Yes or no? Every fiber has a relative motion with respect to each other. Is it clear? Correct? Every fiber we have relative motion with respect to each other. So here we assume there is no friction at the interlayer. There is no friction between the interlayer. Yes or no? This is our assumptions. Means each and every fiber can expand or contract without exerting any friction or pressure. So this is also our one of the very important assumptions. Why? If you don't assume these assumptions, then what will happen? Then you can see while bending obviously this fiber may bend like this, and the bottom fiber obviously, and if it is subjected to a bending moment like this, then the bottom fiber length will be slightly higher than the upper fiber. Yes or no? And when this thing is happening, then obviously at the interface we get some amount of shear force. Yes or no? एंड इफ अगर हम यहाँ पे एज्यूम ना करें कि ये फाइबर इजिली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते विदाउट एक्सटेंडिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, एट द इंटरफेस वी गेट शियर स्ट्रेसेस. यस आर नो? सो अगर शियर स्ट्रेस आता है देन दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्योर बेंडिंग स्ट्रेस. यस आर नो? सो दैट्स व्हाई हियर वी एज्यूम देयर इज no friction between the layers. Yes or no? Is it clear? Next you can see the cross section of the beam remain plane before and after bending. So this is also a very important assumptions. You can see here, let's suppose this is a beam, and after bending it is looking like this. So you can see in actual practice this plane, yes or no, after bending, this is the condition before bending and this is the condition after bending. Yes or no? But here we assume you can see here this is a plane before bending. Yes or no? This is a plane before bending, and you can see here, can I say this is a plane after bending, and this plane before and after bending, here we assume this is remain plane, इसमें कोई changes नहीं आ रहा है. Again this is our assumptions. Yes or no? This is our assumptions. Is it clear? And you can see here, next assumptions, the cross section of the beam is symmetrical about an axis passing through the centroid of the section and parallel to the plane of bending. Is it clear? You can see here, if I talk about these assumptions, so let's see here. Suppose if I talk about the cross section of this beam is nothing but this is looking like this. This is a C section. Is it clear? And if we have orientation of this C section is like this. This is one orientation and this is another orientation. Is it clear? Okay, like this. So you can say the cross section is remain same, but here I am changing only the orientation. Is it clear? So what will happen in these two orientation? Let's suppose in this case the force is acting like this, and here we also have same load. So you can see in this case this is the axis of symmetry and this is the centroid. Yes or no? And this y axis is called as axis of symmetry, and similarly in this case you can see here this x axis is the axis of symmetry. Correct?
this axis is the axis of symmetry and this axis is the axis of symmetry. So in this case the load is acting across the axis of symmetry, and in this case the load is acting along the axis of symmetry. So why we assume this, why we are not assuming this case? So you can see in this case obviously the centroid is somewhere looking like this, yes or no? Centroid is positioned somewhere here. Is it clear? So you can see the length here, and here we have another length. So if I say this is length A and this is B, so can I say this A is not equal to B, and when it is not equal to B, then the load and net force acting on this section, let's say this is F1 and here the net force F2. So simply here we can say F1 is not equal to F2, and if this is not equal to F1 and F2, then obviously they will produce a couple about this longitudinal axis, that is Z axis, correct? So they will produce a couple, but in this case when the load is acting along the axis of symmetry, then the net force acting on both sides is remain same. And why it is remain same? Because you can see this length is remain same for both sides. Is it clear? In this case A is equal to B. In this case here we have A is equal to B, and if A is equal to B, then the force on both sides we also have same force, and if here we have same force, then the net moment acting on this, this is equal to 0. Net moment acting on this about Z axis is equal to 0. So if you assume the entire load is acting along the axis of symmetry only, then there is no torsional couple, yes or no? But if the load is acting across the axis of symmetry, then some amount of twisting moment may also act, and it is causes torsional shear stress, and this torsional shear stress is not acceptable in case of beam, yes or no? So this is all about assumptions used in the analysis of strength of material. So let's see another concept, that is neutral axis. This is very important concept, that is neutral axis. If I talk about neutral axis, then you can see here, let's say this blue color plane is this is a beam before bending, and after when you apply this bending moment, due to this bending moment it will deform like this. Is it clear? It will deform like this. Are you getting this point? This is the plane after bending. Is it clear? So you can see here the upper fiber, due to this bending moment, upper fiber get compressed, and similarly the bottom fiber get expanded, yes or no? Bottom fiber get expanded. So somewhere in between compression and expansion, means somewhere in the top fiber and bottom fiber, we have one fiber like this, in which there is neither we have stress or nor we have strain. So in this fiber we have stress as strain, both are 0. So this fiber is called as neutral fiber. This is called as neutral fiber. This is called as neutral fiber, or you can say this is called as neutral plane. So you can see in this figure, this is a neutral fiber. Is it clear? This is a neutral fiber or a neutral plane, and now you can see this neutral fiber may intersect the cross section about this axis, yes or no? ये जो neutral fiber है, इस cross section को इस axis में intersect करेगा. That's why this axis is called as neutral axis. So neutral axis is nothing but it is a line of intersection of neutral layer to the cross sectional plane is called as neutral axis. Here this is the neutral axis. Yes or no? So I think, are you getting this point? What is neutral fiber and what is neutral axis? Is it clear? What is neutral axis and what is neutral layer? Yes or no? This is very important concept. Okay, let's see the analysis derivation of pure bending couple. So if I see, this is a small segment of the beam, and if it is subjected to a bending moment like this, correct, due to this bending moment it may deform. It may deform like this, yes or no? It may deform like this, correct? So after deformation, the upper fiber get compressed like this, and the neutral fiber it is remain same, and the bottom fiber get expanded like this, yes or no? Is it clear? But suppose if I assume this EF fiber, this is a EF fiber. Let's say if it is represented by a green color, this is a EF fiber before bending, and after bending it may deform like this. So suppose if I write bending, suppose if I derive the relation for this, and you can say this is the center of curvature about which this beam may bend, and you can see here if I find the distance from
the center of curvature to the neutral axis, then this is called as radius of curvature r. And similarly with respect to this fiber, this assumed fiber, this is nothing but this is r minus y. Is it clear? So what is y? So y is nothing but it is the distance of the fiber from the neutral axis. Distance of any fiber from the neutral axis is called as y. Yes or no? And if I derive this expression, then we get this result, that is mx. Why I am writing mx? Because this axis के about you can see according to this axis system, this moment is acting about x axis, और जिस axis के about moment act हो रहा है, this is called as neutral axis. Is it clear? This is called as neutral axis. तो moment of couple, जो ये bending moment act हो रहा है जिस axis के about, वही axis आपका neutral axis कहलाता है, and that's why I am representing here. And if this moment is acting about x axis, then the neutral axis must be a xx. That's why moment of inertia will be taken about x axis. So this relation is nothing but this is mx upon ix sigma v upon y is equal to e by r. Is it clear? Where r is the radius of curvature of the beam, y is the distance of the fiber from the neutral axis, and ixx is the moment of inertia about neutral axis, and this is bending moment. This is the bending moment. Yes or no? Correct? So this is the very important formula. And now if I talk about section modulus, the section modulus is nothing but it is the ratio of moment of inertia, it is the ratio of, you can say it is the ratio of moment of inertia over y. This is called section modulus. Is it clear? This is called section modulus. And EI is called flexural rigidity. Okay, so let's see if I talk about the analysis of pure bending equation. So this is our bending equation. This is also called as flexural equation, and this is also called as Bernoulli equation. Yes or no? इसी का नाम flexural equation है, pure bending equation है, और इसी को हम कहते हैं Bernoulli equation. Yes or no? So in this equation you can see here we have three combination. This is first combination, this is second combination, and this one is third combination. Is it clear? So here we have three combinations which is used for design of beam. So whenever we talk about the design of beam, so here we have two main criteria, that is strength criteria and rigidity criteria. In strength criteria, the stress induced must be less than or equal to permissible stress, and while as if I talk about rigidity criteria, the delta induced, that is the maximum deflection in the beam, must be less than or equal to permissible deflection. So let's say if I talk about case 1 in which we equate these two terms, that is sigma upon y is equal to m upon I. So from this relation we can write, either we can write this relation or we can write this relation. Yes or no? And obviously that z is nothing but this is I upon y. So from this you can see here, for safe design of the beam, the section modulus should be as high as possible, and if it is maximum, then the bending stress induced will be lower. Yes or no? So from this analysis you can see here, correct, you can see here, if you have higher moment of inertia, is it clear? If you have higher moment of inertia, then the section moment also higher, and if section moment is higher, then the stress induced will be lower, and if the stress induced will be lower, then the chances of failure will be minimum. Yes or no? So for the safe design of beam, we always select a beam in such a way that it has maximum section modulus. Okay, so let's see another case, and one more thing you can see, this relation is only applicable when radius of curvature is not given in the problem. Yes or no? This expression is applicable for design of beam under strength criteria. This is first point. Second point, it is applicable when the radius of curvature is not given in the question. Is it clear? Next you can see here, if I talk about second case, sigma b is equal to E by R, again it is used for under strength criteria, and this is applicable when the radius of curvature is given here. When the radius of curvature is given, then we use this relation. And last case that you can see here, that is rigidity criteria, in which the mx equal to EIX upon R, where EIX is nothing but this is flexural rigidity. Higher the flexural rigidity, higher will be the moment, and if moment is higher, then the rigidity will also higher.
and the delta induced will be lower. Yes or no? जैसे जैसे rigidity बढ़ेगा delta आपका reduce होगा. Yes or no? So chances of bending under loading is reduces if you have higher Young modulus of rigidity. And now if I talk about the stress distribution, so obviously let's say this is your beam and it is subjected to a movement like this. It is subjected to a movement like this. Is it clear? It is subjected to a movement like this. Then you can see here, due to this movement, if I represent stresses, so let's say suppose अगर मुझे यहाँ पे stress represent करना in the right portion, so can I say here we have an imaginary force which is acting like this, and because of this imaginary force the couple may act. Yes or no? क्या मैं इसे assume कर सकता हूँ कि ये जो couple यहाँ पे हमने represent किया, bending moment represent किया, it is only induced, it is only produced due to these imaginary forces, although these are not forces. यहाँ पे कोई ऐसा force लग नहीं रहा है. Here we assume these are the imaginary forces because of this bending moment may produced. Yes or no? So we know that the stress is always acting opposite to the direction of applied load. So अगर आप इस concept को use करोगे, then definitely you will get the correct representation of stresses. Yes or no? Is it clear? Because the stress is always acting opposite to the direction of applied load. So simply you can say if the stress is acting like this, then the if load is acting like this, then the stress induced will be like this. Is it clear? Is it clear? So this is a bending stress distribution, and obviously if here we have compression, then obviously at the bottom we have tensile stress. Is it clear? And three dimensionally if I represent, then it can also be looking like this. Correct? Okay, let's see next. Here we see how the stress is represented in 2D and 3D. Correct? Bending stresses in 2D and 3D. So the best way, so first you just represent the load. Correct? एक imaginary force हमें यहाँ पे बनाना होता है, देखना होता है कि whether it is acting, either it is acting like this or like this. So obviously here we have a moment which is acting in anti-clockwise, then it only possible when the load is acting like this. Yes or no? And after that, when you get this load, then obviously the stress is always acting opposite to the applied load. So this is the 2-dimensional and 3-dimensional representation of stress. Is it clear? Okay, so let's see next. That is beam of uniform strength. This is again very important topic. Why we talk about this? Let's say suppose you have a cantilever beam and it is subjected to a point load at its free end like this, and suppose if I take a cross section that is AA, which is lie on at a distance of x, so about this cross section the bending moment is nothing but this is px. I am not considering sine, so don't worry about this. यहाँ पे मैं hogging sagging consider ही कर रहा हूँ. You just see the magnitude, mx is equal to p into x. Yes or no? This is the bending moment about this cross section produced due to this load. Correct? So and similarly if this is the cross section of the beam, then can I say the zxx, you can see here this is our reference x-axis, sorry, this is our reference z-axis, this is x and this is y. So due to this load, this couple is nothing but this is m, which is acting about x-axis. Is it clear? ये जो couple act हो रहा है x-axis के about couple act हो रहा है, and जो जिस axis का about couple act होता है मैंने आपको already बताया, this is a neutral axis. So can I say this is neutral axis? So here x-axis is a neutral axis. So we need to calculate moment of inertia about neutral axis. So this is z-axis which is equal to ixx upon y max, which is b h square by 6. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. And after getting this, if you write bending stress at AA cross section, so it can be written as mx over zxx, correct? And here mx is nothing but this is px and zxx is bh square by 6. So it can be written as 6px over bh square. Yes or no? So this is a stress induced at this cross section. And now if I talk about the maximum bending moment, then this is nothing but you can see here this is mx max, which is equal to p into l, because the maximum value of x is l. Yes or no? So this is pl. And similarly if I talk about the bending stress, then it can be written as sigma b max is equal to 6pl by bh square. Yes or no? 6pl by bh square. So this is the maximum bending moment. So as you see here we have this topic, that is beam of uniform strength. So when we can say beam of uniform strength, when it is subjected to same bending stress throughout the length. Yes or no? If the beam is subjected to same bending stress throughout the length, then this is called as beam of uniform strength. So simply we can say for the beam of uniform strength, here we consider the bending stress induced at cross section A, which is equal to sigma b max, and
करेक्ट, वी कैन इक्वेट बोथ द स्ट्रेसेस, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, सेम स्ट्रेस मिलना चाहिए, चाहे मैं इस सेक्शन में लूँ, यहाँ पे कहीं भी सेक्शन कट करूँ, करेक्ट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो लेट अस से एज यू सी हियर इन दिस वी हैव 6 px upon bh square, 6 px upon bh square. This is your bending stress at AA cross section, yes or no? So you can see here the length x is a function of length, yes or no? This bending stress is a function of length x. अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इनमें से कोई भी एक पैरामीटर चेंज कर दूं, इधर विड्थ और हाइट, तो हम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बना सकते हैं, yes or no? तो यहाँ पे हमने केस 1 लिया, when we consider h is constant, हाइट यहाँ पे क्या है, this is constant, only width is varying, ये जो विड्थ है वो वेरी हो रहा है। तो हियर वी नीड टू कैलकुलेट हाउ इट इज वेरिंग। अगर आपके पास ऐसा बीम है तो विड्थ का वेरिएशन कैसा होना चाहिए, ये हमें एक्चुअली पता करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, हियर आई एम राइटिंग डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज bx इज इक्वल टू bx अपॉन L. You need to remember this formula, but how it comes? So by using this relation, you can see sigma b क्या है, this is 6pl over bh square. Is it clear? And similarly अगर मैं sigma a की बात करूँ तो this is 6px over you can see h is constant, so let's say this is h into bx, correct। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे यहाँ पे जो width होगा, let's say width is varying, तो width यहाँ पे क्या होगा, bx होगा। So if you equate this, then you will get this 6p is cancelled out with this, and this h square is also cancelled out with this h square. So simply here we get bx is equal to b into x by L. So like this you can get the variation of width with respect to length. अगर मैं इस तरीके से width को vary करूँ with respect to length, then definitely we get beam of uniform strength. अब अगर मैं यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ, let's say, so it can be drawn like this. This is a linear variation. At this end here we have 0 width and here we have maximum width. So this is maximum width and 0 width. अगर मैं कुछ इस तरीके की बीम बनाऊँ कि इसका thickness uniform हो, but width is varying from 0 to maximum, then definitely we will get the beam of uniform strength, yes or no? तो इस तरीके के शेप का मुझे बनाना चाहिए, and obviously this is width and this is height. Actually this if I correct this figure, then it is looking like this. Is it clear? It is looking like this. If you make a beam like this, whose width is varying from b to 0 and the height is remained same, is it clear? Then you will get the beam of uniform strength, yes or no? इस shape का आपको बनाना चाहिए, correct? And similarly, in the second case, if we consider the width is constant but the height is varying, तो again अगर आप इन दोनों को equate करोगे, then you will get this relation. Means height का variation अगर मैं यहाँ पे देखूँ, let's say अगर मैं कहूँ this is width b, तो इसमें height का variation देखो तो यहाँ पे क्या कैसा variation है, this is parabolic, so it is varying like this. It means if we make a beam like this, अगर मैं इस तरीके से beam बनाऊँ, then you can see width is remain same but its height is varying parabolically, yes or no? अगर मैं इस शेप का बीम बनाऊँ तो then definitely we get beam of uniform strength. और जनरली आपने ये एग्जांपल घरों में देखा होगा कि जो पोर्च निकला होता है घर में, एक्स्ट्रा जो छत निकली होती है वॉल के बाहर, उसके बाहर बीम आपकी कुछ इस ट्रायंगुलर शेप की बनाई जाती है, बिकॉज इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर, इट इजी टू मेक, yes or no? पैराबोलिक शेप बनाना डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं इसको बनाना, तो हम सिंपली क्या बना देते हैं, लीनियर वेरिएशन करके बना देते हैं, yes or no? So correct. So I hope you will understand what is the concept of beam of uniform strength, yes or no? This is one case. अब यहाँ पे और भी cases हो सकते हैं. You can also solve by applying you apply UDL, yes or no? यहाँ पे UDL लगा के भी आप इसको पता कर सकते हो कि इसका width और height का variation कैसा होना चाहिए with respect to x, and similarly cantilever की जगह simply supported beam भी हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे example हो सकते हैं. You can practice by own. Correct? Okay, so let's see. This is shear stresses in beam. So shear stresses in beam, if we see, यहाँ पे देखो, let's suppose if this beam is made up of like this, yes or no? यहाँ पे 3 separate wooden block हैं जिनको एक के ऊपर एक ऐसे रखा गया है. Is it clear? और यहाँ पे जब हम लोड अप्लाई करते हैं, then you can see here it will deform like this. हर एक wooden block का जो लेंथ है वो डिफरेंट होगा at a different section, yes or no? Correct? So यहाँ पे हम assume कर लेते हैं कि if there is no friction between the adjacent layer, then we can get like this, yes or no? But if I assume अगर ये दोनों एंड इसके फिक्स्ड हो,
इनके बीच में कोई relative deformation नहीं हो सकता. Then in this case when you apply load, then due to this load here we get some resistance, and this is called shear resistance, and we need to calculate this shear force, how much the shear stress induced in the beam, yes or no. And let's suppose if the load is acting like this, then the stress is nothing but this is acting like this, yes or no. इसी के पैरेलल यहाँ पे स्ट्रेस, दीज आर द एक्टिव स्ट्रेस, इसको बोलते हैं हम एक्टिव स्ट्रेस, विच इज एग्जैक्टली एक्टिंग पैरेलल टू द अप्लाइड लोड. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स सी, let's suppose this is a beam in which a load is acting. This is the shear force which is acting like this. So because of this shear force, if I consider an element like this, अगर मैं एक ऐसा एक 3-dimensional element ले लूँ, तो parallel to this here we get stress, और जब ये stress induce हो रहा है because of this load, तो इसका एक complementary stresses भी act होगा like this. Is it clear? This is complementary shear stress. तो ये जो shear stress है, this is horizontal shear stress and this is called as, sorry, this is a vertical shear stress and this is a horizontal stress which is acting along the longitudinal axis, and it can be represented like this. So I hope you will understand how to represent shear stresses induced due to this load. Is it clear? And if you want to calculate the shear stress induced, so it can be represented like this formula, FA y bar over I N A into B, where F is nothing but, you can also see this is a shear force. F is a shear force, so instead of this you can also write this formula like this. Shear stress tau is equal to V times of A into y bar over IB, and I is always calculated with respect to neutral axis, and B is a width. You can see this is B is a width, this is length, and this is height h. Yes or no? Height h. तो ये कई जगह आपने इस तरीके से ये फॉर्मूला देखा होगा, वी ए वाई बार, और इवन समटाइम्स यू आल्सो सी इंस्टेड ऑफ ए वाई बार आपने कुछ इस तरीके से भी टर्म देखा होगा, वी क्यू ओवर आई एन ए इंटू बी. यस और नो? तो इस शेयर स्ट्रेस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. सारे फॉर्मूला सेम ही होते हैं, इनमें कुछ अलग नहीं. अब देखो, अगर मैं इसके लिए, यू कैन सी दिस प्लेन, इस प्लेन का अगर मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करूँ, देन इट इज लुकिंग लाइक दिस. यस और नो? So in this plane, obviously if I can select, this is A, this is B, C and D, so similarly can I say this is A, B, C and D. तो इस BC लाइन में, BC के पैरेलल आपका shear stress कैसे एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड. तो जब ये shear stress एक्ट होगा तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री shear stress यहाँ पे भी एक्ट होगा, एंड सिमिलरली इसके अपोजिट shear stress यहाँ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री shear stress यहाँ पे आएगा. करेक्ट है? सो दिस इज द shear state of stress फॉर दिस लोडिंग. यस और नो? करेक्ट? Okay, so let's see. Okay, so you can see the shear stress distribution for different sections, correct? So if it is a rectangular cross section, then you can see here this is a neutral axis. So at the neutral axis here we get maximum shear stress, which is nothing but it can be represented like this. Tau max is equal to 3/2 times of tau mean. And what is tau mean? Tau mean is nothing but the shear force over the cross section area of this cross section. Yes or no? And similarly, if this is a circular cross section, then the shear stress distribution is again parabolic like this, which is parallel to the cross section. So tau mean, that is mean stress, is nothing but this is pi by f over pi by 4 d square, pi by 4 d square. This is mean stress. And if you write maximum stress, so the for maximum stress in the circular cross section, here we get 4/3 times of tau mean. करेक्ट? सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इज इट क्लियर? एंड ऑब्वियसली एवरेज स्ट्रेस तो आपको ऑलरेडी पता है, एंड यू सी द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक. Is it clear? And now if I see, if for I section, you can say here this is, you can say this is called as web and this is called as flange. This is called as flange. Is it clear? So
the shear stress distribution for the flange can be written like this, correct? So if you put the value of y for a different cross section, you can say this is y. अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ क्या होगा, जो कि y का अगर मैं इस आउटर फाइबर की बात करूँ तो दिस इज कैपिटल डी बाई टू एंड इनर फाइबर की बात करूँ तो दिस इज स्मॉल डी बाई टू, यस और नो? अगर इनकी वैल्यूज पुट करूँ तो मुझे shear stress मिल जाएगा, यस और नो? Correct. And if I talk about the stress distribution, then you can see here this is a flange and flange में आप stress कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, yes or no? Correct. outer fiber में when you put the y is equal to capital D by 2, अगर मैं ये put कर दूँ तो obviously this stress becomes 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 0. and similarly when you put y is equal to small d by 2, तो आपको यहाँ से result क्या मिलेगा? So from this relation if I say tau f is nothing but this is f over I 2 times of I ब्रैकेट में लिखो कैपिटल D स्क्वायर बाई 4 माइनस स्मॉल d स्क्वायर बाई 4. तो ये जो स्ट्रेस है दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्ट्रेस इंड्यूस एट दिस पॉइंट, यस आर नो? इज इट क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. तो ये फ्लेंज के लिए, किसके लिए? दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर फ्लेंज, यस और नो? तो फ्लेंज में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन इजिली डिटरमिन, yes or no? Similarly now you can see if I talk about web portion, so अगर मैं वेब और फ्लेंज के इंटरफेस पे लिखूं तो दिस इज वेरी यूजफुल फार्मूला और मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन में आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि अगर मुझे ये स्ट्रेस पता करना हो तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट दिस इज द पॉइंट एट द इंटरफेस ऑफ फ्लेंज एंड वेब. और अगर वेब और फ्लेंज के इंटरफेस में पता करना है स्पेशली इन द वेब पोर्शन, देन वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज द कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी. तो सिंपली आप क्या लिखोगे? कैपिटल बी बाई स्मॉल बी इंटू टाउ एफ. तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं देन यू कैन सी हियर ये जो स्ट्रेस आपको मिल रहा है दिस इज टाउ एफ फ्लेंज में, और ये जो स्ट्रेस मिल रहा है टाउ एट वेब, करेक्ट? वेब ऑब्लिक फ्लेंज में, इसका मतलब क्या है कि वेब फ्लेंज इंटरफेस में वेब पोर्शन में स्ट्रेस है. तो जब मैं ये स्ट्रेस लिखूंगा दिस स्ट्रेस, तो टाउ एट वेब फ्लेंज ऑब्लिक फ्लेंज ये आपका आ जाएगा कैपिटल बी बाई स्मॉल बी इंटू टाउ ऑफ वेब पोर्शन, यस और नो? सो लाइक दिस फॉर्मूला, like this with the help of this formula you can easily find out. अगर ये स्ट्रेस आपको मिल गया तो ये हम पता कर सकते हैं. और ये स्ट्रेस कैसे पता करोगे? It can be determined with the help of this formula, yes or no? And this is nothing but this is f upon 2i capital D square by 4 minus small d square by 4. ये आपका क्या मिल जाएगा? tau f, yes or no? Correct? सो दिस इज अ शियर स्ट्रेस. तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो यही पूछा जाएगा एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. और इवन दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ये निकालना है. तो कैपिटल बी बाई स्मॉल बी का रेशियो, कैपिटल बी क्या है? दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी. इसका रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो देन वी विल गेट द आंसर. एंड ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू बिकॉज दिस फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, yes or no? So like this, and in between here we get a parabolic distribution. So यहाँ पे आपको न्यूट्रल एक्सिस पे कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या स्ट्रेस आ रही है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा. So you must remember this formula. Okay, so let's say suppose you have a diamond shape structure. So diamond shape cross section में जो स्ट्रेस आपको मिलेगा, तो कैन आई से ये जो डायमंड है यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ऊपर ट्रायंगल है और एक नीचे ट्रायंगल है. तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल के केस में जो आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलती है विच इज नॉट एट द न्यूट्रल एक्सिस, आपको यहाँ पे मिलेगा, करेक्ट? एट ए डिस्टेंस ऑफ h बाई 2 यहाँ पे मिलेगा टाउ मैक्स. तो सिमिलरली यहाँ पे आपको कहीं मिलने वाला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यस और नो? करेक्ट? यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस और एवरेज कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रेस मिलेगा दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्सिमम. ना तो ये एवरेज होगा ना ही ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो सकता है. इज इट क्लियर? तो ट्रायंगल के लिए जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल तो सबके लिए सेम होगा, पैराबोलिक होना चाहिए. और यहाँ पे दो ट्रायंगल मान लूँ तो एक पैराबोला ये और दूसरा पैराबोला ये, तो दो पैराबोला बना दिया, करेक्ट है? तो इस तरीके से आपका डायमंड शेप स्ट्रक्चर का क्या बन जाएगा यहाँ पे? शियर स्ट्रेस प्रोफाइल, यस और नो? अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टाउ मैक्स की वैल्यू है 9/8 टाइम्स ऑफ टाउ मीन, और इसके लिए टाउ मीन की वैल्यू है 9f/8 b स्क्वायर, करेक्ट? बी स्क्वायर क्यों? इसका डायमेंशन लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज बी, करेक्ट? तो ऑब्वियसली इस क्रॉस सेक्शन का कंप्लीट एरिया क्या होगा? बी स्क्वायर. तो f बाई बी स्क्वायर इज एवरेज स्ट्रेस. f by b is the average stress and no need to represent this. f by b square is the average stress. Is it clear? Similarly इसके लिए अगर आप average stress निकालोगे तो force upon complete area, और इसका एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. और टाउ मैक्स क्या होगा? ये you must remember this formula.
ट्रायंगल के लिए जो स्ट्रेस होता है वो सेम रेक्टेंगल के लिए जो आपने पढ़ा था 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, करेक्ट है. सो दिस इज ऑल अबाउट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल अबाउट शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट. So in this we see the concept of bending stress and shear stress and some important relations and their applications, correct. So इस तरीके से हमने यहाँ पे beam part complete कर लिया. Okay, so this is chapter number 3, that is torsion of shaft. So in this we see the what is pure torsion equation and the analysis of pure torsion equation and along with the application of torsion equation, yes or no. So let's see one by one. So first we see here that is pure torsion equation. So pure torsion equation is nothing but you can see here this is T by J tau by R is equal to G theta by L, and this is a very famous equation, and I think every engineers whether he or she belongs to civil engineering or mechanical engineering both remember this formula, yes or no. And the method for determination of this formula is remains same as we derive in the bending stress analysis, correct. So in this case I am not deriving this expression, but let's see what this expression tells us, correct. So you can see here, first you can see, let's say this is a shaft, yes or no, this is a shaft, and its one end is fixed, another end is free, and if it is subjected to torque T like this is a torque T which is acting on the shaft, is it right? So you can see here, because of this we need to analyze it. So before applying this torque, first we see if we consider this fiber, that is AB fiber, which is situated at the extreme end at a radius of R, yes or no. So this is the situation of fiber AB before twisting, and now when you apply torque T, then obviously the deformation takes place, and the deformation takes place from from B to B dash, yes or no, like this, from B to B dash, is it right? And after getting this, so here we see, here we have one figure, and if we remove and redraw it, then you can see here we get O1 A1 O2 A2, yes or no. This is the before twisting, and this is the condition after twisting, yes or no. This is the condition after twisting. So you can see here, this angle is nothing but this is called as angle of twist, that is represented by an angle theta, and similarly this angle is called as this is called as phi, that is shear angle, yes or no. This is called as shear angle which is represented by phi, is it right? So this is the condition. So for this, if you write this BB prime, you can see here this is a BB prime, this is a common arc for AB B prime and O2 B B prime, yes or no. So can I write this BB prime is nothing but this is L times, L is the length of the object, into this phi angle, L times of phi is called as this, and similarly R times of capital R times of this theta is called as R theta. And why I am writing, so you know this basic formula, that is R is equal to R times of theta, yes or no. Arc is equal to R times of theta, means suppose you have an arc, yes or no, and suppose, and this angle is theta and this radius is R, and suppose if you want to find the length of this arc, so can I say this arc length is nothing but this is theta times of R. So by the application of this formula we can determine the relation, yes or no, we can determine this relation, correct. BV prime is equal to L phi is equal to R theta. So now if we further analyze this formula, then what we will get, so first you can see here, if I consider another fiber which is situated at an radius of small r, let's say, suppose if I say the fiber B1 prime, here we have another point B1 prime which is situated at a distance of r, then what will happen, means if I change the radius, then what will happen. So you can see in this case we get new arc, that is B1 prime. So if I write B1 prime, then you can see here this is nothing but this is called as R theta, small r times of theta, because you can see theta is remain same if you see theta for BB prime and B1 prime, yes or no, when it is subjected to a torque T like this. So due to torque T, the theta is remained same
but here if we change the radius, so we need to study this, correct? So here we get r times of theta, and obviously if you see small r times of r theta, then this small r theta is lesser than this value, yes or no? That is capital R theta. It means when you change the radius, then the arc length of b1 prime is reduces, yes or no? And if it is reduces, then we also need, you can see in this the length is remained same. So how we can compensate this reduction? So it is only compensated by changing this angle, and this is nothing but this is phi prime. This is nothing but this is called as phi prime, yes or no? So I think hope you are getting this, yes or no? So from this b1 prime can be written as r theta is equal to L phi prime, yes or no? So from this analysis, from this discussion, we can conclude that length is remain same, theta is also remain same. So here we have one change, that is with respect to r, phi will change, yes or no? So simply we can say phi is directly proportional to radius, means if shear angle is directly proportional to radius, then shear strain will also directly proportional to radius, and similarly the shear stress is also directly proportional to radius, yes or no? Shear stress is also directly proportional to radius, yes or no? Correct? So like this you can represent theta, phi, gamma or r. So phi means shear angle, shear angle and shear strain and shear stress. All these three parameters are directly proportional to radius. It is changing from radius, yes or no? And now you can see case 2. In case 2 you can see here, instead of changing radius, if I change the length, then what will happen? Actually we need to find out what will happen on the phi and theta. So again, if it is subjected to a torque T, is it clear? And here we change the length only. So let's suppose this length is small l and the total length is capital L. So in this case we have this arc length, yes or no? So arc length b1, b3 prime, here we have 3 point. So this is b3 prime, which is equal to phi times of L. You can see this phi is remain same, yes or no? Phi times of small l is equal to r capital R times of, obviously since this phi L is lower than this L phi, capital L phi, therefore here theta will changes, yes or no, with respect to length. So simply here we write r times of theta prime, yes or no? और जैसे आप ये r times of theta prime लिखोगे तो हम simply कह सकते हैं theta is directly proportional to length, yes or no? From this we can conclude theta is directly proportional to length. Is it clear? And it is independent of the radius. So here we have two conclusions of this analysis. First one, the phi or gamma or tau is directly proportional to radius, and theta, that is angle of twist, is directly proportional to length only. It is independent of radius and it is independent of length, yes or no? So this is the conclusion of this analysis. Is it clear? And next you can see, now if I talk about analysis of pure torsion equation, then obviously you can see here we have this equation T by J tau by R is equal to G theta by L, yes or no? So obviously here we have three combination. First combination you can see T by J is equal to tau by R, second combination that is tau by R is equal to G theta by L, and the third combination is T by J is equal to G theta by L, yes or no? So here we have three combinations. Now you can see, if I talk about case 1, so first we before start of this discussion, first we see here for design of shaft, you can see for design of shaft, here we have two basic criteria, that is strength criteria and rigidity criteria. In strength criteria, the tau induced must be less than or equal to tau permissible, and similarly the tau for rigidity criteria, the theta induced must be less than or equal to permissible theta, yes or no? So these are the two basic criteria which is used for design of shaft. Okay, so let's see now analysis of the shaft. Obviously we analyze this shaft on the basis of those two criteria, that is strength criteria and rigidity criteria. So first case you can see in which we have tau by R is equal to T by J, or simply we can say this is tau is equal to T by J into R, yes or no? Tau is equal to T by J into R. This is the relation, yes or no? And from this relation, as we know that the shaft, you can see if I draw a shaft जिसके लिए एक expression derive है, actually we have this shaft,
and you can see the cross section of this shaft is remains same. So can I say the section modulus is also uniform throughout the length, and it is subjected to a torque at the free end only. It means at every section we have same, at every section we have same torque, yes or no? It means that T and J both terms are constant, yes or no? T and J both terms are constant, is it right? Both terms are constant, is it right? So if these two terms are constant, so simply we can say tau is directly proportional to radius and the maximum power of radius is 1. So this is linear variation, yes or no? So here you can see here we assume our shaft is made up of infinite hollow concentric cylinders, yes or no? So at that, if you want to write stress on each fiber, so simply you can say this relation tau is directly proportional to radius. So from this, if we put the value of r for the extreme fiber, then definitely it is capital D, it's half of the diameter, and if you put this value, then you will get the maximum value. And similarly, this stress is varying linearly. This stress is varying linearly, yes or no? And at the center where the radius is 0, the stress is also 0. So the shear stress is varying like this, yes or no? Shear stress is varying like this. So this is the variation of shear stress. This is the variation of shear stress. Is it clear? This is the variation of shear stress. Is it right? Okay. Now this expression can also be written like this: T is equal to T by J by R, where J by R is nothing but this is polar moment of inertia. So this is T by ZP. T by ZP, where ZP is a polar moment of inertia, and polar moment of inertia is nothing but this is J by R, yes or no? J by R. And what is J? J is a polar moment of inertia, and ZP is a polar section modulus. ZP is a polar section modulus. Is it clear? So like this expression can also be written like this: tau is equal to T by ZP. And now if we analyze this expression, then you can see, before analyzing this, first we see the section modulus for solid and hollow shaft. So let's suppose we have a solid shaft whose diameter is D, then its moment of inertia, polar moment of inertia is nothing but this is pi by 32 d to the power 4. And if I talk about its maximum radius, then you can see here this is the center, and from this center this maximum radius, that is r, is nothing but this is half of the diameter. So r max is nothing but this is half of the diameter, yes or no? So the polar moment of inertia is nothing but ZPS can be written as Js over R max. Js means this is polar moment of inertia of solid shaft. So S represents solid shaft. Is it clear? S represent solid shaft. Is it right? Okay. So now you can see Js is, we have, that is pi by 32 d to the power 4, and R max is d by 2. So ZPS is nothing but this is pi by 16 d cube. This is final expression. This is polar section modulus for solid shaft. This is pi by 16 d cube. And similarly, if I talk about for hollow shaft, then you can see its inner diameter is di and outer diameter is d naught. So ZH, that is polar moment of inertia of hollow shaft, is nothing but this is pi by 64, not exactly 4, pi by, oh, this is wrong, I need to correct it. You just see, this is a pi by 32, is it clear? This is pi by 32 d naught to the power 4 minus di to the power 4. This is Js, that is polar moment of inertia of hollow shaft. And again, if I talk about R max, so in this maximum students are confused what we take R max. So R max is nothing but this is d by 2. So now if you put this value on this expression in this, for determination of polar moment of inertia, polar section modulus, we just write this expression. Is it clear? ZPH is equal to JH over R max. And what is JH? Pi by 32, you can see here, pi by 32 d naught to the power 4 minus di to the power 4 over d naught by 2. And when you simplify this, then if you take common d naught as a common term, so what you will get, you see here, here we get pi by 16 d naught cube 1 minus di by
d naught to the power 4. Yes or no? Correct. And instead of di by d naught, simply here we assume, simply here we can write a constant. Simply here I am writing a constant, that is करेक्ट. उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी आई बाई डी नॉट इज नथिंग बट दिस इज के. और जब इसको आप पुट कर दोगे यहाँ पे, जब हम डी नॉट को कॉमन लेके यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट दिस रिलेशन. सो जेड पी एच इज इक्वल टू पाई बाई 16 डी नॉट क्यू 1 माइनस के टू द पावर 4. दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन. यस और नो? दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन. इज इट राइट? दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन. करेक्ट. सो दिस इज polar section modulus for hollow solid shaft, and this is a polar section modulus for hollow shaft, and where k is nothing but this is di by d naught. Yes or no? Okay, so let's see if we analyze previous case, that is strength criteria, in which you can see, if I consider first case, this is sub case, that is given weight criteria. So here if we assume both the shaft, actually here we need to select whether I select solid shaft or hollow shaft. So for the selection of this, simply if I take this this consideration, that is given weight criteria. So let's assume if the weight of the solid shaft and hollow shaft is remain same, so what relation we get? So simply if you can see here we have one assumption, that is the material of both the shaft is remain same. Yes or no? It means both have same density and the length is also remain same. The thing is only changes here, that is diameter. One is solid shaft, another one is hollow shaft. So hollow shaft diameter is having di and d naught, and solid shaft diameter is d. करेक्ट. तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा, सिंपली यू कैन सी रो जी एल इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर. दिस इज weight of solid shaft and this is weight of hollow shaft. And if we assume weight of both the shaft is remain same, so from this we get this relation, and if you simplify more, then we get this relation. Yes or no? This is the final expression. And now after that, here we have two cases. Again इसमें भी हमारे पास दो सब केसेस होंगे. Both the materials are made up of same, both shafts are made up of same material. So here we assume tau s is equal to tau h, जो कि shear strength है. तो यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी चेंज हो जाएगी. ये पहला एक केस हो सकता है. एक और केस हो सकता है कि आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर सेम रखना है तो स्ट्रेस क्या इंड्यूस हो रही है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, I am talking about how much stress induced when the load carrying capacity of both solid and hollow shaft is same. So you can see if I take this case, when the load transmission capacity is remain same, तो stress क्या induce होगी इसके बारे में बात करें तो you can see here tau is nothing but this is T by ZP, or simply you can say tau is directly proportional to ZP. So tau S by tau H, that is shear stress induced in the solid shaft over shear stress induced in the hollow shaft, this is equal to ZPH by ZPS. Now if you simplify this, then here we get this final relation. Yes or no? And in this final relation you can see here 1 plus k square over 1 minus k square whole to the power 1 by 2. So as you know that k is less than 1. K क्या होता है? di by d naught, inner diameter over outer diameter का ratio. This is called as k. Is it clear? Is it clear? So k is less than 1. If k is less than 1, so can I say 1 minus k square is also less than 1? Yes or no? So denominator is less than 1 plus k square which is greater than 1, numerator is greater than 1. So this ratio, overall this ratio is greater than 1. So can I say tau s by tau h is greater than 1 or tau s is greater than tau h? तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर गिवन वेट क्राइटेरिया लेना है और सेम लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए अगर आपको शाफ्ट सेलेक्ट करना है तो कौन सा बेटर होगा. तो सिंपली यहाँ से पता चल गया कि द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सॉलिड शाफ्ट इज ग्रेटर देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द होलो शाफ्ट. सो इससे पता चलता है कि अगर आपने सॉलिड सेलेक्ट किया तो सॉलिड शाफ्ट में स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस होगी, तो ये कहीं से प्रेफरेबल नहीं हो सकता. तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा फॉर गिवन वेट क्राइटेरिया द होलो शाफ्ट इज अ बेस्ट सुटेबल शाफ्ट. ये सानो शाफ्ट के लिए जो बेस्ट सुटेबल क्रॉस सेक्शन है वो होलो होगा जब हम गिवन वेट क्राइटेरिया अज्यूम करेंगे. इज इट क्लियर? सिमिलरली इसी का एक और पार्ट है अगर हम डिस्कस करें अंडर गिवन वेट क्राइटेरिया ही, इसी क्राइटेरिया में एक और पार्ट अगर डिस्कस करें फॉर गिवन मटेरियल. मतलब हमने कहा कि टाउ एस मटेरियल में जो स्ट्रेस इंड्यूस होने वाला है दैट इज लिमिटेड, मींस टाउ एस इज इक्वल टू टाउ एच.
तो अब हमें पता करना है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम, उसके अकॉर्डिंग हम शाफ्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से देखो, एज यू नो दैट दिस इज वेरी बेसिक इक्वेशन, टाउ इज इक्वल टू टी बाई जेड पी। सो एज यू सी टाउ शियर स्ट्रेंथ इज रिमेन सेम for both the shaft, that is hollow and solid. So simply can I say the torque carrying capacity is directly proportional to ZP। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि torque that is load carrying capacity of the hollow shaft over solid shaft is equal to ZPH by ZPS। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या रिलेशन मिला, पाई बाई 16 टी नॉट क्यू पाई बाई 16 डी क्यू। और ये रिजल्ट है क्या, यू कैन सी प्रीवियस स्लाइड में अगर हम चलें तो ये रिजल्ट है क्या, यही सेम रिजल्ट है, पाई बाई 16 टी नॉट क्यू 1 माइनस के टू द पावर 4 पाई बाई 16 डी क्यू, यही सेम रिजल्ट है। अगर सेम रिजल्ट है तो ऑब्वियसली वी गेट सेम रिजल्ट इन विच सिंपली वी कैन से द टाउ एच इज ग्रेटर देन, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि टाउ एच बाई टाउ एस इज ग्रेटर देन 1। ये जो क्वांटिटी आती है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यस और नो, जो कि हमें प्रीवियस एनालिसिस से पता चला। तो टाउ एच बाई टाउ एस इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से पता चल गया कि होलो शाफ्ट में लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट, अगर हम एज्यूम करें सेम गिवन वेट क्राइटेरिया, यस और नो। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूं या फिर मैं स्ट्रेस इंड्यूस या स्ट्रेंथ की बात करूं, दोनों ही कंडीशन में गिवन वेट क्राइटेरिया के लिए आपका होलो शाफ्ट बेस्ट होता है ओवर सॉलिड शाफ्ट, यस और नो। नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज केस 2, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का ही सेकंड केस है, इन विच हियर वी अज्यूम द गिवन स्पेस क्राइटेरिया मींस जो आपका आउटर जो डायमीटर है शाफ्ट का, चाहे होलो हो या सॉलिड, दोनों का डायमीटर एक्सट्रीम डायमीटर सेम होना चाहिए। एंड व्हेन वी यूज दिस क्राइटेरिया, एक्चुअली इस क्राइटेरिया को हम यूज करते हैं बिकॉज वी हैव स्टैंडर्ड बियरिंग्स, करेक्ट, स्टैंडर्ड बियरिंग्स हब्स या रिंग्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड साइज की होती हैं। तो जहां भी आपको शाफ्ट फिट करना है तो ऑब्वियसली बियरिंग्स में फिट करोगे, तो बियरिंग का साइज जब फिक्स होता है तो ऑब्वियसली हमारा स्पेस का वहां पे कंस्ट्रेंट होता है। तो जब स्पेस कंस्ट्रेंट होगा तो अब हमें चूज करना पड़ेगा कि वेदर आई सेलेक्ट सॉलिड शाफ्ट और होलो शाफ्ट फॉर गिवन एप्लीकेशन, यस और नो। सो इसको कंपेयर करने के लिए हमने अज्यूम कर लिया कि अगर मैं दो शाफ्ट कंसीडर करूं, एक सॉलिड और एक होलो, तो दोनों का जो डायमीटर है, सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर होलो शाफ्ट के आउटर डायमीटर के इक्वल कर दिया जाए, तो टाउ एस बाई टाउ एच अगर मैं लिखूं फॉर सेम लोड कैरिंग कैपेसिटी, यहां पे हमने क्या अज्यूम किया, फॉर सेम लोड कैरिंग कैपेसिटी, या आप कह सकते हो सेम टॉर्क ट्रांसमिशन, सेम टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी। अगर मैं ये कंसीडर करूं और फिर सेलेक्ट करूं कि विच शाफ्ट इज बेस्ट फॉर मी, सो आप सिंपली यहां पे देखो डी बाई डी नॉट ये सेम है और सेम लोड कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब टी एस इज इक्वल टू टी एच है। तो एज यू नो दैट shear stress is nothing but this is T by ZP, तो सिंपली कैन आई से टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ZP। और इस रिलेशन को यूज करूं तो मेरे पास ये रिलेशन मिलेगा, यस और नो, दैट इज टाउ एस बाई टाउ एच इज इक्वल टू ZPH बाई ZPS, और इनकी वैल्यूज पुट किया तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट मिला। एंड एज यू नो दैट फ्रॉम दिस रिलेशन K to the power 4, K is less than 1, so this overall quantity is less than 1, yes or no। और अगर ये less than 1 है, ये अगर less than 1 है तो हम कह सकते हैं टाउ एस बाई टाउ एच इज लेस देन 1, मींस टाउ एस इज लेस देन 1। तो स्ट्रेस कहाँ पे ज्यादा इंड्यूस हो रही है, होलो शाफ्ट में एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। तो अगर आप होलो शाफ्ट कंसीडर करोगे तो वहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा इंड्यूस होगी, तो उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फेलियर से बचाने के लिए, सेफ डिजाइन के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सॉलिड शाफ्ट, यस और नो, इज इट क्लियर? Okay, let's see another case, that is case 2, in which we have tau by r is equal to g theta by L. This is also this case comes under strength criteria, yes or no? So here we use, when we apply this expression, especially if I talk about this expression, then it is only applicable when theta is given, जब theta given हो। और दूसरा consideration क्या होगा हमारा कि here we assume, when we need to design the shaft under strength and rigidity criteria both, strength and rigidity criteria both, मतलब मुझे जो शाफ्ट डिजाइन करना है that should have enough strength as well as enough rigid, दोनों ही चीज होनी चाहिए। तो उस केस में, इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन में हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, यस और नो। कब हम इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं ये आपको पता चल गया।
नेक्स्ट केस 3 इन विच वी हैव टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल. अब ये क्या बताता है? So obviously if I rearrange this expression, then we get this relation, that is t by theta is equal to gj by l. And what is t by theta? This is called as torsional stiffness. This is called as torsional stiffness. T by theta is torsional stiffness. जैसे आपने stiffness पढ़ा है वो क्या होता है? Force upon deflection. तो यहाँ पे जब rotation की बात करता हूँ तो instead of force we consider torque and instead of delta we consider theta. Yes or no? So I hope you will correlate with this relation. Yes or no? Is that clear? Is that right? So T by theta is equal to Gj by L. So this is called torsional stiffness. So obviously, and what about Gj? Gj is nothing but this is called as torsional rigidity. This is called as torsional rigidity. Gj क्या होता है? Torsional rigidity. करेक्ट. सो अगर आपको शाफ्ट का डिजाइन करना है अंडर रिजिडिटी क्राइटेरिया, देन वी ऑब्वियसली यूज दिस रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर डिजाइन ऑफ स्प्रिंग. यस आर नो? इज इट क्लियर? सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, ये तो हो गया एनालिसिस का. नाउ वी सी द एप्लीकेशन ऑफ these equations. So first if we see study that is shaft in series. Shaft in series का अगर मैं यहाँ पे केस स्टडी करूँ तो you can see here we have two shafts, both are connected in such a way that the head of the one shaft is connected with the tail of the another shaft. So this is called as shaft in series, and this is stepped shaft and its one end is fixed. So suppose this shaft is subjected to torque T at free end, and we need to calculate total angle of twist at free end. So as you know that theta is directly proportional to L. So can I say theta, this point is C and this point is A. So simply can I say theta at C with respect to A. Why I am writing like this? Because I already told you theta जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. मतलब अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में ये वेरी हो रहा है तो मुझे कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, उसके रिस्पेक्ट में बताना है कि कहाँ पे हम थीटा कैलकुलेट करें. तो वो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज ए. तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट सी पे क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए. तो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ, इसी को हम थीटा सी कहते हैं, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी. तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एंगल ऑफ ट्विस्ट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी. यस आर नो? इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं. यस आर नो? करेक्ट. थीटा एट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस थीटा एट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो सिंपली यहाँ से क्या गया? थीटा 2 प्लस थीटा 1. अगर इसी को रीअरेंज करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? थीटा 1 प्लस थीटा 2. एंड व्हाट इज थीटा? तो ऑब्वियसली वी नो दैट दिस रिलेशन, from this relation can I say from this relation can I say theta is nothing but this is TL by GJ. अगर थीटा इज इक्वल टू TL by GJ है तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ. इंस्टेड ऑफ थीटा 1 वी कैन राइट T1 L1 ओवर G1 J1 एंड हियर वी राइट T2 L2 ओवर G2 J2. So now the question is, you can see everything is given here, that is length G1 J1, everything is given in the question. First we need to calculate only T1 T2. So how to calculate? So it is only determined by drawing its free body diagram. So you just start your free body diagram from free end, and you can see here we have BC end is a free end. तो BC का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसे? यू जस्ट कट द सेक्शन समवेयर BC and sit at this cross section and see towards the right, then what you will get? You will get only torque T. Yes or no? And since this torque T is acting at the section 2, net torque T acting on the section 2, so this is called as T2. And similarly for AB section, so you just remove this AB section and write here, and again if you cut the section here and you just sit here and see towards the right, then what you will get? Again we get only torque T which is acting at the free end. So since this is the net torque acting on the section 1, that's why it is written as T1. तो T1 की वैल्यू क्या होगी? T, और T2 की वैल्यू क्या होगी? T. इसका मतलब है कि अगर फ्री एंड में टॉर्क लग रहा है और यहाँ पे शाफ्ट का साइज कुछ भी चेंज हो रहा हो, उससे हमारे टॉर्क में कोई चेंजेस नहीं आता. लोड सेम ही एक्ट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इस एक्सप्रेशन में आपको सिंपल सा करना क्या है? यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ T1 T2 एंड देन यू विल गेट द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट. एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट स्ट्रेसेस, तो जब हमें पता चल चुका है दोनों सेक्शन में कि नेट टॉर्क क्या एक्ट हो रहा है, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? 16T ओवर पाई D1 क्यूब एंड दिस इज 16T2 ओवर पाई D क्यूब. यस आर नो? सो लाइक दिस यू कैन आल्सो कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द शाफ्ट. यस आर नो? ओके. नेक्स्ट, this is the case of shaft in parallel. So if we have two shafts like this, यहाँ पे देखो दो शाफ्ट है, एक शाफ्ट के अंदर दूसरा शाफ्ट, मतलब टू कॉन्सेंट्रिक शाफ्ट, एक होलो शाफ्ट होगा दूसरा सॉलिड शाफ्ट, तभी ये पैरेलल शाफ्ट हो सकते हैं.
एंड इसी को अगर मैं इसका फ्रंट भी ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इनर रेड वाला शाफ्ट जो है वो सॉलिड है और जो ग्रीन वाला ब्लू शाफ्ट है वो आपका होलो शाफ्ट है, और यहाँ पे होलो शाफ्ट का जो इनर डायमीटर है वो सॉलिड शाफ्ट के डायमीटर के इक्वल होगा। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू जहाँ से हम इस टॉर्क को देख रहे हैं, एंड द लेंथ इज रिमेन सेम, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L। So now if I write the equation, so obviously you can see here when you apply some torque T at the free end, then दोनों शाफ्ट मिलके यहाँ पे इक्वल अमाउंट, दोनों शाफ्ट मिलके इसको रेजिस्ट करेंगे। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2, समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2 इज इक्वल टू द नेट टॉर्क अप्लाइड। सो कैन आई राइट T1 plus T2 is equal to T? This is equation 1. And since I already told you theta is directly proportional to L and L is remain same for both the shafts, so can I say थीटा इज इक्वल टू थीटा 2? यस आर नो? और थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन रख सकते हो, यस आर नो? इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम दिस वी गेट दिस रिलेशन, एंड वंस यू गेट दिस रिलेशन देन यू जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑन दिस एक्सप्रेशन, एंड आफ्टर पुटिंग दिस देन हियर वी गेट दिस रिजल्ट, दिस इज T2 एंड दिस इज T1, यस आर नो? So this is the simple way through which you can calculate the torque acting on shaft 1 and shaft 2, that is T1 and T2. And once you get T1 T2, so with the help of this, first you need to calculate theta. So as you know the total angle of twist of this shaft is nothing but this is equal to either theta 1 or theta 2. theta 1 theta 2 में कुछ भी निकालो वही आपका थीटा कहलाएगा। तो थीटा इज नथिंग बट थीटा 1 इज नथिंग बट दिस इज T1 L1 over G1 J1। T1 की वैल्यू पुट करो तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नेट थीटा। नाउ अब आपको शियर स्ट्रेस पता करना है, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? T by ZP1। अगर सेक्शन शाफ्ट 1 में पता करना है तो T1 by ZP1 और शाफ्ट 2 पता करना है तो T2 by ZP2, yes or no? So like this you can also determine the shear stress, yes or no? Correct? Okay, so let's see another case, that is shaft fixed at both ends। अगर शाफ्ट दोनों एंड से फिक्स्ड हो तो इसमें टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? So let us see here, this is shaft 1, this is shaft 1 and this is shaft 2। shaft 1 की लेंथ है 2L/3, shaft 2 की लेंथ है L/3 and the rest of the things is remain same। मतलब यहाँ पे इसका GJ सेम है थ्रू आउट द लेंथ, मटेरियल भी सेम है और क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो हमारा स्टेप क्या स्टार्ट होता है? फर्स्ट स्टेप टू डिटरमिन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। और जब नेट टॉर्क आप देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही टॉर्क दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो T net is equal to T, and if this is the direction of view, simply can I say the direction of this torque is clockwise। So after getting net torque, first next you need to determine the direction of net torque। और जिस डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट हो रहा है नेट टॉर्क, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों ही एंड में रिएक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस इज टी एंड टी सी बोथ आर द रिएक्टिव टॉर्क एक्टिंग ऑन द सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट A एंड सपोर्ट C। एंड आफ्टर रिप्रेजेंटिंग दिस, अब यहाँ पे सपोर्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, तो कह सकते हैं कि दिस शाफ्ट इज कन्वर्टेड इनटू शाफ्ट इन सीरीज, यस और नो? और शाफ्ट इन सीरीज है तो अब आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, जिससे आपको दोनों ही सेक्शन में क्या टॉर्क नेट टॉर्क एक्ट हो रहा पता चल जाए। तो अगर सपोज मुझे ओके, तो सपोज अगर आपको यहाँ पे नेट टॉर्क पता करना है, इज इट क्लियर? नेट टॉर्क अगर पता करना है देन यू कैन सी हियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू जस्ट सी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? आपको यहाँ पे एक सेक्शन कट करना है, यस और नो? यू जस्ट कट द सेक्शन समवेयर हियर, ओके तो आपको सिंपल से क्या करना है? यू जस्ट कट द सेक्शन समवेयर हियर, यहाँ पे एक सेक्शन कट कर दो बंदो, और एक बार सेक्शन कट कर दिया, यहाँ पे बैठो और राइट साइड देखो आपको क्या दिख रहा है। सो ओनली यू हैव TA लाइक दिस, यस और नो? एंड आफ्टर दैट अगेन यू जस्ट कट द सेक्शन समवेयर हियर, यस और नो? और यहाँ पे बैठ के इस साइड देखो तो आपको क्या दिख रहा है? TA माइनस दिस टॉर्क T। सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ द free body diagram, and once you get the free body diagram, अब आपको क्या करना पड़ेगा? You just
राइट द सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या होगा? द नेट टॉर्क TA प्लस TC इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क TA प्लस TC इज इक्वल टू T. यस आर नो? Next, as you know, this shaft, both end of this shaft is fixed, so net twisting is remain equal to 0. Summation of net twisting is equal to 0. तो theta B plus theta C B is equal to 0 या theta 1 plus theta 2 is equal to 0 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करो, and after putting these values, then you will get the answer like this. Yes or no? This is TA is equal to T by 3 and TC is equal to 2T by 3, and since both the values are positive, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने previously यहाँ पे डायरेक्शन assume किया था, this is absolutely right. So this is the way through which you can calculate the reaction at both the ends. Yes or no? And obviously if you want to calculate shear stress acting section 1 and section 2, so simply you write tau 1 is nothing but this is T1 by ZP1. Yes or no? ZP1. Similarly, if you want to write tau 2, so you just write T2 over ZP2. Yes or no? So T1 T2 ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता है, और T1 T2 यहाँ कैसे पता करोगे? T1 T2 अगर आपको पता करना है, then you just put these values on this. अगर सपोज में यहाँ पे देखो TA की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता चल चुकी है. TA की वैल्यू क्या है? दिस इज T by 3. यस आर नो? और T2 की वैल्यू क्या है? TA इसमें वैल्यू इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो TA की, तो देन डेफिनेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2. तो यहाँ पे क्या आएगा? T by 3 माइनस T, और ये क्या बताता है आपको? माइनस 2T by 3. और ये माइनस साइन क्या बताता है? दिस इज T2. माइनस साइन क्या बताता है? कि जो आपने ये डायरेक्शन एज्यूम किया है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एक्चुअली इसमें जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो समवेयर इस तरीके से एक्ट होगा. यस आर नो? सिर्फ इस तरीके से आप इसको डायग्राम को सही कर सकते हो. तो यहाँ से देखो T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, और जैसे T1 T2 पता चलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली डिटरमिन द शियर स्ट्रेसेस. और जिसका भी शियर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा वही. अब देखो यहाँ पे ZP1 और ZP दोनों सेम है, तो जिस सेक्शन में टॉर्क ज़्यादा आएगा वही आपका उसी सेक्शन में शियर स्ट्रेस भी ज़्यादा आएगा, और शियर स्ट्रेस उसमें ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली वही हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहलाएगा. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सिंस T2 is greater than T1, therefore can I say tau 2 is greater than tau 1. So जो सेक्शन BC है, that is BC section is a critical section. तो यहाँ से पता चला कि BC section जो होगा that is critical section. क्या होगा ये? क्रिटिकल सेक्शन होगा. BC सेक्शन आपका क्या होगा? क्रिटिकल सेक्शन होगा. यस आर नो? BC सेक्शन आपका क्या होगा? क्रिटिकल सेक्शन. दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस हो रही है. यस आर नो? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रेन एनर्जी. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी. कई बार पूछा जाता है कि शाफ्ट में स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सपोज इफ द टॉर्क इज एक्टिंग एट द फ्री एंड इन दिस शाफ्ट, सो स्ट्रेन एनर्जी क्या कहलाएगा? स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट, देखो अगर ये लीनियरली लोडेड होता है तो हाफ फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन कर देते हैं. अब यहाँ पे ट्विस्टिंग ले रहा है तो हाफ T इंटू थीटा करेंगे हम, तो हाफ T थीटा इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी. और अगर थीटा को रिप्लेस कर दे TL बाई GJ से, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा U इक्वल टू T स्क्वायर L ओवर GJ. और यहाँ पे एक और मैं आपको रिलेशन बता दूँ कि टॉर्शन के केस में या शियर स्ट्रेस अगर केस में, अगर मैं सपोज शियर स्ट्रेस अगर किसी मेंबर में लग रहा है और उसमें मुझे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो, तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सॉरी, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ शियर स्ट्रेस? तो सिंपली उसे टाउ टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन क्या होता है? गामा बाई 2. बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू राइट स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन यहाँ पे गामा बाई 2 होगा. तो ये आपका क्या रिलेशन आ गया? टाउ इंटू गामा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टाउ बाई जी. तो सिंपली आ जाएगा टाउ स्क्वायर बाई 4G. तो कई बार आपको ये रिलेशन भी पूछा जाता है, U इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाई 4G. दिस इज ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी. And obviously you also multiply with volume, then you will get the strain energy. This is strain energy. Yes or no? This is strain energy. Is it right? This is strain energy. In case of when the member is subjected to shear stress. और अगर वॉल्यूम का डिवाइड कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी. और अगर इन टर्म्स ऑफ टॉर्क लिखना है तो U इक्वल टू T स्क्वायर L ओवर GJ. इज इट क्लियर? बोथ आर द shear strain. एंड सिमिलरली इफ यू सी हियर, यू कैन सी, अगर आपके पास एक टेपर शाफ्ट है एंड फ्री एंड में टॉर्क T लग रहा है एंड यू नीड टू कैलकुलेट टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो थीटा क्या होगा?
यू जस्ट राइट टी डी एक्स ओवर जी इंटू पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, और डी क्या है, यहाँ पे जो डायमीटर है दिस इज कॉल्ड कैपिटल डी, और इसका वेरिएशन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जहाँ पे के क्या होता है d1 माइनस d2 बाई एल, और ये सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है, अगर आपको देखना है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इज इट क्लियर? सो सिंपली यू जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑन दिस एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, एंड ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये आप खुद कैलकुलेट करना। एंड सिमिलरली स्ट्रेन एनर्जी भी लिखना है इसी टेपर शाफ्ट के लिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ पे पुट करो जीरो टू एल, ये देखो ये टी स्क्वायर, टी तो सेम लग रहा है, एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं, जी एज इट इज होगा, जे की जगह पाई बाई 32 कैपिटल डी टू द पावर 4 या डी1 माइनस के एक्स टू द पावर 4, एंड अगेन इसको डिफरेंशिएट करो और एंजॉय द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। सो लाइक दिस फॉर द टेपर शाफ्ट वी कैन कैलकुलेट थीटा एज वेल एज स्ट्रेन एनर्जी ऑल्सो। Yes or no? So I hope you will understand the complete concept of strength of material, complete concept of stresses in shaft, complete concept of stresses in shaft. Yes or no? Okay, so let's see, this is next chapter, that is combined stresses and strains. So let's see first the stress transformation equation for plane stress condition. Plane stress condition means if you see this figure, in this the stress in third plane, that is sigma z is equal to 0. Yes or no? So whenever we have this condition, then we can say this is called as plane state of stress, and obviously here I am considering one case in which we consider biaxial state of stress with shear also. Yes or no? क्योंकि यहाँ पे सारी स्ट्रेसेस लग रही हैं, और एक बार हमने इसको स्टडी कर लिया तो जो भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रॉब्लम को एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? So let's see, suppose you have this is state of stress in which we have sigma x, sigma y and tau xy, correct, and let us suppose this is a axis system, along this we can say this is x axis, and across the length of this board is called as y axis. Is it clear? So here I am considering one oblique plane. Yes or no? Because we need to determine a relationship between sigma x, sigma y and tau xy in terms of थीटा, मतलब किसी एक इंक्लाइन प्लेन में अगर मुझे सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई एंड थीटा के टर्म में एक रिलेशन मिल जाए, सो विद द वेरिंग थीटा, मतलब डिफरेंट थीटा पे डिफरेंट नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आउट ऑफ दोज नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। यस और नो? Correct? So this plane, you can see here I am considering one inclined plane like this. This is a one inclined plane which makes an angle theta from sigma x, and here we assume sigma x is greater than sigma y. It means sigma x is a major stress and sigma y is a minor stress. तो यहाँ पे जो inclination है inclined plane का वो किससे है? From the major axis. Yes or no? Correct? In anti-clockwise direction, and anti-clockwise theta is considered as, एंटी क्लॉकवाइज थीटा को हम यहाँ पे पॉजिटिव कहेंगे, एंड सिमिलरली अगर आपके पास क्लॉकवाइज थीटा मिलता है तो हम इसे नेगेटिव कहेंगे। यस और नो? तो यहाँ पे कुछ हमारा कंसिडरेशन होगा कि जो ऑब्लिक प्लेन हमने रिप्रेजेंट किया है विच मेक्स एन एंगल थीटा in the anti-clockwise direction from sigma x plane, and sigma x plane is a sigma x is a major normal stress and sigma y is a minor normal stress. Yes or no? Now here I am drawing a oblique plane, and on this oblique plane again if I draw its state of stress condition, so can I say these planes, now this plane and this plane, इस प्लेन को और इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? these are called as transformed plane. Yes or no? And the normal and perpendicular to this plane here we have one stress, and perpendicular to this plane here we have another stress, and this stress is called as sigma x, or sometimes it also called as sigma n, and this along perpendicular to this plane here we have sigma y prime or sigma n prime. Yes or no? So sigma x prime and sigma y prime, or we can say sigma n or sigma n prime, these are called as transformed normal stresses, and along with this transformed normal stress we have shear stress also. Here we have shear stress also. Yes or no? Is it clear? So here we have shear stress also. Is it clear? Correct? So here we need to write the relation of sigma x prime in terms of sigma s, sigma y and tau x y and theta. Yes or no? So obviously you can see here this is your original axis sigma and sigma y, and now you can see here correct? Okay.
So now you can see here, so now you can see this axis is called as our original axis. This is your x axis, and similarly this is also x axis. Similarly this is y axis, this is y axis, correct? Now this axis is called as transformed normal axis, and this is also transformed normal axis. This is x axis and this is y, transformed x axis and transformed y axis, which is denoted by x prime and y prime. Yes or no? So obviously along this axis we get sigma n normal or sigma x prime normal stress and sigma y normal stress, and here we also have shear stress. Yes or no? Is it clear? So ये क्या है? This is transformed plane state of stress, and in which we have normal and shear stress. So if I write normal expression for this normal stress, then simply here we get this relation: sigma x prime is equal to sigma x prime or sigma n equal to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau x by sin 2 theta. And this is a governing equation of transformed stress. Yes or no? And with the help of this equation you can solve each and every problem, correct? And similarly ये तो आपने पता कर लिया कि नॉर्मल इस सिग्मा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन सी स्ट्रेसेस एक्ट होंगी. यस आर नो? इज इट क्लियर? एंड सिमिलरली वी आल्सो नीड टू डिटरमिन नॉर्मल स्ट्रेस अलॉन्ग द सिग्मा वाई प्लेन, सिग्मा वाई डैश प्लेन. यस आर नो? इस प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस क्या एक्ट होगा? तो ये इस अगर मैं सपोज कहूँ कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द दिस सिग्मा एक्स प्लेन. यस आर, दिस इज योर रेफरेंस प्लेन. तो यहाँ से इस प्लेन की लोकेशन अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट इट इज लोकेटेड एट एन एंगल लेट्स सपोज दिस इज थीटा प्राइम. सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा ये? ऑब्वियसली यू कैन से दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. सो कैन आई से दिस इज थीटा प्लस 90 डिग्री. Is it clear? Theta plus 90 degree. It means in this expression instead of theta, if you put theta plus 90 degree, करेक्ट? क्योंकि हमें इस प्लेन में सिग्मा वाई प्लेन में स्ट्रेस पता करना है, तो इस प्लेन की लोकेशन हमारे इस प्लेन से क्या है? इसकी लोकेशन फ्रॉम दिस प्लेन वी हैव 90 प्लस थीटा. सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा instead of theta. Here we put 90 plus theta, and after putting this you will get cos 180 plus 2 theta, and cos 180 plus 2 theta is nothing but this is minus cos theta. That's why here I am writing negative sign. And similarly sin 180 plus 2 theta is called as minus sin 2 theta. That's why here also we have negative sign. Now if we add both the stresses, and one more thing, sigma n is a normal stress on the oblique plane. So sigma n prime क्या है? This is complementary normal stress. And if we add both the normal stresses, then this sum gives us sigma x plus sigma y. Means sum of the complementary normal stress always equal to the sum of the normal stress along x and y axis. Yes or no? This is the final conclusion of this study, and you must remember this formula. This is very very important formula. Yes or no? Similarly, if you want to write tau, so if I tell you one जुगाड़ for determining this tau, तो ये sigma n axis आप देख रहे हो, इस axis को 2 थीटा के टर्म में इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दो. एंड वंस यू गेट डिफरेंशिएटेड दिस एक्सप्रेशन, देन यू विल गेट दिस रिलेशन. दिस इज जुगाड़. आपको ये फॉर्मूला याद करना है. अगर एक बार ये फॉर्मूला याद हो गया तो उसको 2 थीटा से डिफरेंशिएट कर देना है नॉर्मल स्ट्रेस वाले एक्सप्रेशन को, देन यू विल गेट द शियर स्ट्रेस. तो यहाँ पे जो टाउ हमने कैलकुलेट किया फॉर दिस प्लेन, ये सानो, जो कि क्या आएगा? माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा. तो ये टाउ आ गया. तो टाउ प्राइम क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज टाउ प्राइम. यस आर नो? तो टाउ प्राइम क्या होगा? दिस इज नथिंग अगेन, ये टाउ प्राइम कहाँ पे एक्ट हो रहा है? इस प्लेन में, जिसकी लोकेशन क्या है? थीटा प्लस 90 डिग्री. तो इस एक्सप्रेशन में थीटा की जगह थीटा प्लस 90 डिग्री पुट करो, देन अगेन यू विल गेट दिस रिलेशन. एंड नाउ व्हेन यू ऐड बोथ द स्ट्रेसेस, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस टू ईच अदर, मींस टाउ प्लस टाउ डैश इज अ सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल स्ट्रेस. यस आर नो? Sum of the complementary normal stress. Is it clear? Sum of the complementary normal stress and the sum of the complementary normal stress gives us 0. Yes or no? इनका सम क्या आएगा? 0. तो यहाँ से पता चलता है जो complementary shear stress होती है both are equal in magnitude but opposite in nature. अगर टाउ आपका एक्ट हो रहा है तो माइनस टाउ क्या होगा? टाउ डैश इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा बट उसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा. That's why here we are putting negative sign. Yes or no? So I hope you will understand about this concept. Yes or no? Is it right? Okay, so let's see.
नेक्स्ट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन। तो अगर मैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन की लोकेशन की बात करूं तो यू कैन सी सिग्मा एन इज नथिंग बट दिस इज गिवन लाइक दिस, एंड फॉर लोकेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिंपली यू डिफरेंशिएट डेल सिग्मा एन बाय डेल थीटा इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करो, देन यू विल गेट दिस रिलेशन, और इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करोगे देन वी गेट दिस फाइनल एक्सप्रेशन दैट इज tan इज इक्वल टू टाउ एक्स बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। करेक्ट है। अगर आपको टाउ एक्स बाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे दिया जाए तो आप इजिली पता कर सकते हो कि किस प्लेन में आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट होगा, यस और नो। एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला इफ आई राइट इन द ट्रायंगुलर फॉर्म तो कैन आई से tan टू थीटा इज नथिंग बट टाउ एक्स बाई, सो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे टाउ एक्स बाई हमने परपेंडिकुलर और बेस हमने रख दिया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, दिस इज रीजन आर, और ये एक्चुअली आर है क्या, तो ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम देन यू विल गेट दिस आर, एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हियर वी गेट सिग्मा एक्स minus sigma y by 2 whole square plus tau xy square. Yes or no, this is called r. So like this you will get the r, yes or no, and once you get the r then simply you write sin 2 theta is nothing but this is tau xy by r and cos theta is sigma x minus sigma y by 2r, yes or no, और इनकी जैसे वैल्यू मिल गई you just put this value on this expression then you will get the value of maximum normal stress and maximum minimum normal stress, yes or no, correct. So this is the procedure for determination of location of maximum normal stress plane and their value, and let us see this expression। एक बार इस पे अगर नजर डालें हम इसको तो ऑब्वियसली यू कैन सी ये 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज नेवर बी इक्वल टू 0, तो हमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन 0 मिलेगा, एंड कैन आई से दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट दिस इज अ शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन, यस और नो। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखोगे, प्रीवियस स्लाइड में यू कैन सी टाउ एक्स वाई का एक्सप्रेशन क्या है माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, यस और नो, and after differentiation of this normal stress here we get this expression, and this expression nothing but this indicates shear stress, yes or no। तो हमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस। व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन? अ प्लेन एट विच शियर स्ट्रेस इज 0 इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन। एक ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल प्लेन। तो शियर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन वी हैव दिस रिलेशन, यस और नो। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि चाहे मैं लोकेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन कहूँ, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन कहूँ या मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन कहूँ, दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन बोथ आर सेम प्लेन, और उनमें जो नॉर्मल स्ट्रेस आती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और वी कैन से मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। दोनों सेम कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको बार बार अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बट यू सी प्रिंसिपल प्लेन क्या है? एक ऐसा प्लेन जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आपका क्या होना चाहिए? एक ऐसा प्लेन जहाँ पे आपका शियर स्ट्रेस 0 हो। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, यस और नो। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमने क्या किया कि इसने कंडीशन दे दी कि शियर स्ट्रेस 0 प्लेन को हम मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे, तो शियर स्ट्रेस प्लेन को हमने 0 पुट कर दिया, एंड वंस वी गेट पुट दिस 0 वैल्यू देन अगेन वी गेट सेम रिलेशन। सो सिंपली कैन आई से दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 थीटा पी, और 2 थीटा पी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? थीटा पी विच इज हाफ ऑफ tan इनवर्स दिस, यस और नो। एंड ऑब्वियसली इन द प्रीवियस स्लाइड आई ऑलरेडी टोल्ड यू साइन थीटा और कॉस थीटा हम कैसे लिखेंगे, उनकी वैल्यूज जब आप नॉर्मल स्ट्रेस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट दिस रिलेशन, एंड दिस गिव्स अस मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस और वी कैन से मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, यस और नो, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो एक बार प्लस साइन यूज करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, एक बार माइनस साइन यूज करेंगे तो हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो लेट्स सपोज इफ ऑल द स्ट्रेसेस आर पॉजिटिव मींस एक अलाइक इन नेचर में है, तो ऑब्वियसली व्हेन वी यूज प्लस साइन देन वी गेट मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हेन वी यूज नेगेटिव साइन देन विल वी गेट मिनिमम वैल्यू। तो सिग्मा 1 इज कॉल्ड एज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसी को कहते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। सिमिलरली सिग्मा 2 को हम मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे, यस और नो। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस plane, yes or no, maximum normal stress plane, sorry. And next you can see the plane of maximum shear stress. So once again the tau is nothing but this is sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau x y cos 2 theta। ये हमारे पास एक रिलेशन है और हमें लोकेट करना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन को, तो क्यों ना मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, देन वी गेट दिस रिलेशन, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट दिस रिलेशन। tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y by 2 tau x y, और अगर मैं यहाँ ट्रायंगुलर फॉर्म में लिखूँ तो sin 2 थीटा cos थीटा की वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, एंड नाउ इफ वी पुट दिस वैल्यू ऑन दिस एक्सप्रेशन then definitely we get this result, yes or no। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई, दिस गिव्स अस मैक्सिमम। एंड अब आप कहोगे सर इसमें प्लस और माइनस क्यों है जबकि ये मैक्सिमम ही है? तो प्लस साइन अगर आपको मैक्स टाउ मैक्स मिल रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ आपको टाउ मैक्स
प्राइम मिलेगा जिसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, यस और नो, correct? So from this formula you get the maximum shear stress. Is it clear? So this is analytical method, yes or no? And let's see कि इसी सेम कॉम्बाइंड स्ट्रेसेस को हम कैसे ग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं. एंड द ग्राफिकल मेथड फॉर द स्टडी ऑफ combined stresses is called as Mohr circle. And in this we have sigma n is equal to this. यहाँ पे हमारे पास sigma n का expression है, and this expression can also be written like this, sigma n minus of this, yes or no, sigma n minus of this, yes or no, correct? You can see here, इस टर्म को आप लेफ्ट साइड लेके आओ तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एन माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इज इक्वल टू दिस रिलेशन. एंड लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1. सिमिलरली टाउ माइनस 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस रिलेशन, ये सर नो, ये ऑलरेडी हमें इक्वेशंस पता है. अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यू कैन सी दिस इज द फाइनल रिजल्ट, करेक्ट? दोनों साइड स्क्वायर किया तो हमें ये फाइनल रिजल्ट मिला. अब अगर मैं इस रिजल्ट को कंपेयर करूँ विद दिस इक्वेशन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. एक सर्कल का इक्वेशन है जिसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूँ तो सिंपली क्या आएगा, a कॉमा बी. और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद दिस एक्सप्रेशन देन यू कैन सी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इज अ a एंड 0 इज अ b. तो सेंटर का मोर सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0. तो एक बात याद रखना, इस सेंटर का कोऑर्डिनेट यही होगा चाहे वो बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का केस हो या बाइक्सियल विद शियर का केस हो, कुछ भी हो हमारे पास सेंटर कोऑर्डिनेट यही आएगा. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे जो देख रहे हो आर स्क्वायर, इस पे जो आर है दैट इज कॉल्ड रेडियस. अगर इसी को मैं कंपेयर करूँ विद दिस तो ऑब्वियसली हियर वी पुट स्क्वायर लगा दूँ, ये सार नो स्क्वायर रूट, ये सार नो, करेक्ट? इसका स्क्वायर आएगा, एक्चुअली आई फॉरगॉट टू राइट दिस, करेक्ट? लेट मी करेक्ट इट. After simplifying this you will get this is the final result. यहाँ पे आपको फाइनली स्क्वायर मिलने वाला है, yes or no? So this term is called as r, yes or no? So this is r square. तो r square से इसको कंपेयर करेंगे तो r क्या मिल गया, दिस रिलेशन, yes or no? So this is the final expression. Means यहाँ पे हमें क्या मिला, जब when we simplify these equations then we get a equation of circle. इसलिए मोहर ने सर्कल बनाया क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन देना है और मोहर सर्कल के सेंटर क्वांटिटी है और रेडियस हम इस तरीके से पता कर सकते हैं. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाई मोहर ने सर्कल ही क्यों बनाया, सर्कल की जगह रेक्टेंगल ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया, yes or no? Is it clear? Okay, so let's see. First before studying this, first we see the sign convention. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा confusion है. तो obviously you can see here this is the origin whose coordinate is 0, 0, and along this we have positive sigma. Here we have positive tau, this is negative sigma and this is negative tau. पहला तो साइन कन्वेंशन ये है कि नॉर्मल स्ट्रेस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड शियर स्ट्रेस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस, यस और नो? एंड अकॉर्डिंगली वी कंसीडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू. एंड सिमिलरली थीटा को यहाँ पे हम 2 थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज थीटा को हम पॉजिटिव और क्लॉकवाइज थीटा को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे वाइल स्टडिंग, यस और नो? एंड नेक्स्ट यू कैन सी शियर स्ट्रेस. इसके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट का कि सर शियर स्ट्रेस में साइन कन्वेंशन कैसे कंसीडर करें. तो इसके लिए अगर आप देखो तो लेट्स सपोज दिस इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस विच इज ऑलरेडी गिवन. तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं कैन सो सिंपली वी कैन गेट दिस रिजल्ट. तो यहाँ पे देखो दिस टाउ एक्स वाई एंड दिस टाउ एक्स वाई बोथ आर प्रोड्यूसेस अ कपल अलोंग दिस डायरेक्शन, ये सानो यहाँ पे कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो व्हेनेवर टू स्ट्रेसेस इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज कपल देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव शियर स्ट्रेस. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो ये दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों मिलके एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस और नो? तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव शियर स्ट्रेस, यस और नो? तो सिंपल सा आपको देखना है कि ये प्लेन है क्या, दिस इज सिग्मा वाई प्लेन. तो सिग्मा वाई प्लेन में जो शियर स्ट्रेस अभी एक्ट हो रही है वो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सिग्मा एक्स प्लेन है और ये सिग्मा एक्स प्लेन में जो स्ट्रेसेस टाउ लग रहा है वो नेगेटिव शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, हमेशा नहीं होगा. अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं तो आपका ये जो शियर स्ट्रेस है ये अपोजिट हो जाएगा, ये सार नो करेक्ट है. तो आपको ध्यान से देखना है कि जो शियर स्ट्रेसेस लग रहे हैं सिग्मा एक्स प्लेन और वाई प्लेन जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हो तो वो कैसा कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. वो क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो पॉजिटिव शियर फोर्स, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करे तो वो नेगेटिव शियर फोर्स कहलाएगा, yes or no? So I hope you will understand what is the proper sign convention of this Mohr circle, yes or no? And this is very important. अगर आपको Mohr circle एक बार आ गया समझ में
मोर सर्कल अगर आपने साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो साइन कन्वेंशन की आती है. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स सी अनदर स्लाइड. सो हियर वी हैव फर्स्ट केस, दैट इज बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. यहाँ पे हम क्या केस ले रहे हैं? बाइक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. बाइक्सियल मीन्स वी हैव ओनली टू नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड द स्ट्रेस इन थर्ड प्लेन इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे सिग्मा जेड क्या है? जीरो है. इज इट क्लियर? सिग्मा जेड क्या है यहाँ पे? जीरो. अब इसके लिए अगर मैं मोर सर्कल ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है. लेट अस सपोज यहाँ पे सबसे पहले आपको स्केल लेना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा एक्स और स्ट्रेसेस की कोई मेजरिंग स्केल नहीं होती. करेक्ट है? तो यहाँ पे हम सिंपली कहें कि सिग्मा एक्स, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करूँ तो सिंपली आप कह सकते हो साइन कन्वेंशन स्केल अगर हम लें तो क्या लिख सकते हैं हम? 10 मेगा पास्कल. लेट सपोज दिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. एंड सपोज इफ यू हैव सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल एंड सिग्मा वाई इज इक्वल टू 50 मेगा पास्कल. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा एक्स विच इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लाइन. करेक्ट? और वहीं पे सिग्मा वाई जो है आपका 50 मेगा पास्कल है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर लाइन. यस और नो? एंड वंस यू गेट दिस लेंथ, तो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे हमने एक यहाँ पे पॉइंट मार्क किया. यस और नो? जो कि हमें क्या दे देगा? ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सिग्मा एक्स कॉमा 0 या 100 0 या 10 0, ये लिख सकते हो आप. एंड सिमिलरली ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, जो कि आपको क्या देगा? बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इधर सिग्मा वाई कॉमा 0 और 50 0 और 5 0. ये सर नो? करेक्ट है? तो जितनी भी नॉर्मल स्ट्रेसेस है, सारी स्ट्रेसेस को हम इस एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, शेयर स्ट्रेस को हम इस एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे देखो, ना तो इस प्लेन में ना इस प्लेन में कहीं भी शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो ये सानो तो हमने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट नहीं किया. तो ये दोनों हमें जो पॉइंट मिले, दीज आर द एक्सट्रीम एंड ऑफ द मोर सर्कल. सो सिंपली वी कैन से दिस इज द डायमीटर. Now the question is, first we need to determine centroid, the coordinate, center coordinate of the Mohr circle. तो obviously हमें पहले से ही पता है कि center coordinate क्या होता है? सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 0. तो अगर मैं ये वैल्यू कंसिडर करूँ तो 10 प्लस 5 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा? 7.5. तो ओरिजिन से 7.5 डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट मिलेगा, जिसे हम कहते हैं सेंटर. यस आर नो? अब रेडियस क्या आता है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. तो 10 माइनस 5 बाई 2 मीन्स 2.5. सो ओरिजिन से 2.5 इधर और 2.5 इधर, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द मोर सर्कल. यस आर नो? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द मोर सर्कल. एक बार रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया, देन वी कैन ड्रॉ दिस मोर सर्कल. यस आर नो? सो दिस इज योर मोर सर्कल. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ मोर सर्कल. देखो, मोर सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब उसको एनालाइज करना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. यस आर नो? और यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको हम एनालाइज कैसे करें. तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा. सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई कैसे पता करें, सॉरी सेंटर कोऑर्डिनेटर रेडियस कैसे पता करेंगे. अब नेक्स्ट इस सर्कल में आप मुझे बताओ कि सिग्मा एक्स प्लेन कहाँ पे है. इस समय सिग्मा एक्स प्लेन कहाँ पे है, ये सबसे पहले पता करना है. तो सिग्मा एक्स प्लेन क्या है? तो याद रखना, सरकमफ्रेंस को, इस मोर सर्कल के सरकमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन करूँ तो वो हमें एक ऑब्लिक प्लेन देगा. ये सानो? तो सिमिलरली अगर मैं सेंटर से इस प्लेन को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ए पॉइंट को, देन दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एक्स प्लेन. तो यहाँ पे हमने लिखा सिग्मा एक्स प्लेन इज नथिंग बट दिस इज सी ए. सिमिलरली अगर मैं सेंटर से इस प्लेन को ज्वाइन कर दूं, देन दिस गिव्स अस सिग्मा वाई प्लेन. तो सिग्मा वाई प्लेन क्या है यहाँ पे देखो, दिस इज सी बी इज अ सिग्मा वाई प्लेन, सी ए इज अ सिग्मा एक्स प्लेन. यस और नो? करेक्ट? एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर, ये दोनों तो प्लेन मिल गए. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिग्मा मैक्स प्लेन क्या होगा, मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन तो मैंने पहले ही कह दिया, तो प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन है जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होती है. तो शियर स्ट्रेस सिर्फ इसी लाइन में जीरो मिल सकता है, इसके अलावा कहीं भी जीरो नहीं हो सकता है. यस और नो? इस लाइन के अलावा कहीं भी सर्कल में चले जाओ, एवरीवेयर यू गेट सम अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस, बट अलोंग दिस लाइन शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज जीरो. तो अब आपको देखना है कि इस ओरिजिन से जो फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल कौन सा है. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट, दैट इज ए. तो सेंटर से ए को ज्वाइन कर दो, तो यही आपका प्लेन कहलाएगा सिग्मा मैक्स प्लेन. क्योंकि प्लेन तो हम हमेशा सेंटर से सरकमफ्रेंस, मोर सर्कल के सरकमफ्रेंस को, सरकमफ्रेंशियल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कहते हैं. तो सेंटर सी ए और सरकमफ्रेंशियल पॉइंट ए, इनको ज्वाइन किया तो जो हमें ये प्लेन मिला, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन. यस और नो? This is called as principal plane. So can I say this is called principal plane? Yes or no?
एंड व्हाट इज मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, तो ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, बी इज द नियरेस्ट पॉइंट, तो ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट बी है, तो सी से बी को ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन, यस और नो। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कौन सा है, तो सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो लाइक दिस, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो लाइक दिस, देन यू विल गेट द टाउ मैक्स प्लेन। सो दिस इज टाउ मैक्स प्लेन, यस और नो। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट मिल रहा है वो टाउ एक्सिस में टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेस मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज tau max. This is called as tau max. Yes or no? This is called as tau max. Is it clear? This is called as tau max. And similarly, अगर मुझे नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस लिखना है तो देखो स्ट्रेस हमेशा मुझे मेजर करते हैं ओरिजिन से, तो ओरिजिन से जब स्ट्रेस मेजर करेंगे तो दिस डिस्टेंस, दिस लेंथ इज कॉल्ड एज सिग्मा मैक्स, yes or no, this length is called as sigma max, while as this distance is called as sigma minimum. So are you getting this point? तो सिग्मा मैक्स क्या आ गया OA और सिग्मा मैक्सिमम क्या आ गया, मिनिमम क्या आ गया OB, और टाउ मैक्स ऑलरेडी हमें पता है कि दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स, यस और नो, दिस इज कॉल्ड टाउ मैक्स, इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट प्लेन्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रेसेस, यस और नो, हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रेसेस, is it clear? So I hope you will understand this entire concept, yes or no, correct? Okay, so let's see. This is first case, and now second case in which we have along with sigma x sigma y we have tau xy also. So you can say this is a sigma x plane, yes or no? This is sigma x plane, and in sigma x plane again you see this is sigma x plane, yes or no, and in this plane we have sigma x, along with this here we have tau, correct? तो इसका मतलब क्या है कि इस सिग्मा एक्स प्लेन में सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई दोनों ही होना चाहिए, और सिमिलरली सिग्मा वाई प्लेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो टाउ एक्स वाई तो है ही है, साथ में सिग्मा वाई भी है, यस और नो, तो इनके दोनों ही प्लेन में नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एक्ट हो रहे हैं एक साथ, करेक्ट? तो जब हम मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, तो वंस अगेन हमने ये सेंटर अज्यूम किया, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस, सिग्मा एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या मिला, सॉरी सिग्मा एक्स डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिला, is it clear? And that point is nothing but it is represented by this point, you can see here this is point A, correct? origin से a डिस्टेंस पे हम सिग्मा एक्स डिस्टेंस पे एक हमें पॉइंट मिलेगा a प्राइम, जिसको हमने कहते हैं सिग्मा एक्स कॉमा 0, इसको हमने a प्राइम से क्यों डिनोट किया, why not a, because सिग्मा एक्स प्लेन में टाउ एक्स वाई भी लग रहा है, एंड यू कैन सी this tau xy and this tau xy both are produces anti-clockwise couple, that's why it will be taken as negative, yes or no? Since this is negative तो हमने क्या किया, origin से नेगेटिव टाउ की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया विद टाउ xy लेंथ, yes or no? तो आपको ये जो पॉइंट मिला दिस इज कॉल्ड एज point, actual point A whose coordinate is sigma x minus tau xy, and similar procedure we can also perform for this plane sigma y plane, and once again you can see here in sigma y plane again here we have tau xy as well as sigma y, तो origin से इस distance पे हम यहाँ पे पहुँचे, this point is called as B prime whose coordinate is sigma y comma 0, but in this plane also we have tau xy, so यहाँ से हमने equal amount का जो ये हमने perpendicular drop किया था उतनी सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, देन हियर वी गेट अ पॉइंट दैट इज बी, यस और नो, करेक्ट? तो इन दोनों पॉइंट को जो हम ज्वाइन करें तो देन यू कैन सी हियर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल, यस और नो, एंड फ्रॉम दिस सेंटर if I join a line, if I join a circumferential point that is A from the center, then this CA is called as sigma x plane, yes or no, and CB is called as sigma y plane, is it clear? Correct? तो हमें क्या मिल गया, सेंटर मिल गया, and we also get sigma x and sigma y plane, and obviously with the help of this formula you can get the center coordinate that is sigma x plus sigma y by 2, 0, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं इट इज रिमेन सेम, ये कभी चेंज नहीं होते. सिमिलरली रेडियस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये रेडियस है. तो विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन गेट द सेंटर कोऑर्डिनेट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज अ सिग्मा एक्स प्लेन, यस और नो, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CA. अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने इसको क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, हमने इसको क्यों रिप्रेजेंट किया, तो यू कैन सी हियर ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है सर्कल के सरकमफ्रेंस में,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो सिग्मा एक्स कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई है, और इस प्लेन में हमें सिग्मा एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई दोनों ही स्ट्रेसेस मिल रही है सानो. दैट्स व्हाई आई कैन से दिस CA इज अ सिग्मा एक्स प्लेन एंड सिमिलरली दिस इज अ सिग्मा वाई प्लेन. तो CB इज अ सिग्मा वाई प्लेन. नेक्स्ट व्हाट इज सिग्मा मैक्स प्लेन. दो यहाँ पे देखो along this sigma axis this is the furthest point of the Mohr circle, जो कि सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, मोर सर्कल के सर्कमफ्रेंस में ओरिजिन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे लाई कर रहा है. करेक्ट है. तो इस पॉइंट को अगर मैं इस सेंटर से ज्वाइन कर दूं देन दिस इज कॉल्ड एज आवर सिग्मा मैक्स प्लेन एंड दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट. ये सानो द नियरेस्ट पॉइंट इस ओरिजिन से ये नियरेस्ट पॉइंट है. तो इसको अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूं देन वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. ये सानो this is called as minimum principal stress plane. And similarly if I draw a perpendicular like this then this plane is called as tau max plane. This is called as tau max plane. yes or no. तो ये सारे प्लेन्स के बारे में बात हो गई. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सिग्मा मैक्स वैल्यू क्या होगी. तो याद रखना स्ट्रेस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से हम स्ट्रेस को मेजर करते हैं, और ओरिजिन से अगर मैं स्ट्रेस मेजर करूं तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, यू कैन से हियर दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज sigma max. yes or no, this distance is called as sigma max, and similarly this distance is called as sigma y. yes or no, sorry, sigma minimum. तो ये देखो यहाँ पे O से D तक OD distance gives us maximum normal stress and OA distance minimum normal stress, and similarly this distance that is CF or radius of the circle, this gives us minimum stress, maximum shear stress. yes or no. So like this you can represent the Mohr circle for biaxial state of stress with shear. yes or no, correct. So this is all about this concept. Okay, so let's see next concept, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर प्लेन स्ट्रेन. तो ऑब्वियसली जैसे हमने स्ट्रेस के लिए पता किया था वैसे ही से हम स्ट्रेन के लिए लिख सकते हैं. सो दीज आर द ट्रांसफॉर्म नॉर्मल स्ट्रेस एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफॉर्म नॉर्मल स्ट्रेन. यस सर, नॉट स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन. करेक्ट. तो इन दोनों का सम ये सेम एज इट इज इक्वेशन होगा. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि आपको करना क्या है, कि आपको यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ेगा. आप सिंपल से यहाँ से देखो, जो सिग्मा एक्स है इसको हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन एक्स से, सिग्मा वाई को हमने रिप्लेस कर दिया एप्सिलॉन वाई से, और जो टाउ एक्स वाई है इसको हमने रिप्लेस किया है गामा एक्स वाई बाई 2 से. करेक्ट. तो जो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन पढ़ा है उसमें से अगर आप ये रिप्लेस करोगे तो आपको इस तरीके की इक्वेशन मिल जाएगी जो प्रिंसिपल स्ट्रेन कहलाती है इन सिग्मा एक्स प्राइम डायरेक्शन एंड वाई प्राइम डायरेक्शन. यस और नो, करेक्ट. समझ में आया कि नहीं. अब इन दोनों का अगर हम एडिशन ले लें तो सेम हमें जो स्ट्रेस में मिला था वही सेम रिजल्ट यहाँ पे भी मिलेगा. सिमिलरली इफ यू राइट गामा बाई 2 मीन्स नॉर्मल शियर स्ट्रेन ऑन द ऑब्लिक प्लेन, देन ऑब्वियसली अगेन यू जस्ट रिप्लेस these terms in the tau stress. yes or no. तो आपको सिंपल सी एक्सप्रेशन मिलेगा एंड टाउ डैश यहाँ पे मिलेगा और इन दोनों का सम 0 होगा एंड दिस इज इक्वल टू दिस. तो यहाँ से क्या मिलेगा कि गामा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ गामा प्राइम. तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेन भी इक्वल होती है. तो सिमिलर प्रोसीजर कुछ अलग नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिमिलरली अगर मैं लोकेशन ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन प्लेन की बात करता हूँ तो ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेन का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड 0 पुट करो तो वी गेट दिस इज द फाइनल रिजल्ट. और इसी के वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा. और वंस अगेन यू कैन सी सेम रिलेशन है. मैंने आपको कहा ईच एंड एवरी रिलेशंस आर सेम. क्यों नहीं होगा, जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो ऑब्वियसली ये भी सेम होना चाहिए. यस और नो. तो इस तरीके से आप मिनिमम एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन पता कर सकते हो. And next you can see here this is expression for shear strain on the oblique plane, and again for determination of plane of maximum shear strain then you can see इस gamma by 2 को differentiate कर दो with respect to theta and 0 put करोगे तो then you will get this relation and again you put this values then you will get this relation. ऐसा no. तो again यहाँ पे सेम है. बस एक ध्यान रखना कि जब आपको मैक्सिमम गामा की वैल्यू बतानी है तो वो गामा मैक्स होता है ना कि हाफ ऑफ द गामा मैक्स.
यस आर नो, ये हाफ का फॉर्मूला ये आएगा जो एज इट इज है, जो हमने स्ट्रेस को रिप्लेस करके यहाँ पे बनाया था, करेक्ट है। लेकिन जब आपसे गामा मैक्स पूछा जाता है तो इस 2 को रिप्लेस करना होगा, तो देखो एवरीवेयर यू हैव 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर गामा मैक्स। तो यहाँ पे ये गलती मत करना, यही एक पॉइंट है जहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान रखना गामा मैक्स को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, करेक्ट है। और यहीं पे अगर इसका स्ट्रेन मोहर सर्कल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन होता है उसे हम डायमीटर ऑफ द मोहर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि रेडियस से। बस ये की पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज ऑलवेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड by diameter of the Mohr circle, एंड बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं रिमेन सेम होंगे, तो अननेसेसरी हम इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ना। सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन होता है वो मोहर सर्कल के डायमीटर के इक्वल होता है, ना कि रेडियस के बराबर, जो कि हमने शियर स्ट्रेस के केस में बताया था। यस और नो, सो यू कैन से दिस इज अ बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेन। सो सेम सारा कुछ एनालिसिस होगा। नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू, यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है कि जो गामा मैक्स होता है वो 2r के इक्वल होता है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज रिमेन सेम। सेम प्रोसीजर यूज करना है, सब कुछ सेम होगा, कुछ अलग नहीं है। और यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट सारा लिखना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट दिस इज एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y बाई 2, 0। दिस इज सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ द मोहर सर्कल, यस और नो, एंड दिस इज रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। यहाँ इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि टाउ एक्स बाई 0, इसलिए हमारा ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा गामा एक्स, यू कैन से एप्सिलॉन एक्स प्लेन, सी ए इज एप्सिलॉन एक्स प्लेन, सी वाई इज अ, सी बी इज अ एप्सिलॉन वाई प्लेन, दिस इज सी डी इज अ टाउ मैक्स प्लेन, गामा मैक्स प्लेन, गामा मैक्स बाई 2 प्लेन एक्चुअली, यस और नो। सिग्मा एप्सिलॉन मैक्स प्लेन क्या आएगा, सी ए, एप्सिलॉन मिनिमम प्लेन क्या आएगा, सी बी, गामा मैक्स बाई 2 प्लेन क्या आएगा, सी डी, यस और नो। गामा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ओ ए, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू क्या होगी, ओ ए, एप्सिलॉन मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, ओ बी, एंड गामा मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 2r। तो सब कुछ सेम है, बस दिस इज द डिफरेंस, यस और नो, इसको ध्यान रखना है, रेस्ट ऑफ द थिंग इज रिमेन सेम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यू कैन सी द स्ट्रेन मेजरमेंट, करेक्ट। तो स्ट्रेन मेजरमेंट को के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेन रोसेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्ट्रेन रोसेट्स, तो आप सिंपली कह सकते हो इट इज अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेजेस, करेक्ट। इट इज अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेजेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन रोसेट्स एंड इट इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेन, यस और नो। और 3 डायरेक्शंस में स्ट्रेन मेजर करता है, ध्यान रखना, करेक्ट। तो हियर वी हैव 3 वेराइटीज, दैट इज रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोसेट्स, डेल्टा स्ट्रेन रोसेट्स एंड स्टार स्ट्रेन रोसेट्स। रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोसेट्स की बात करूं तो अगर स्ट्रेन गेज कुछ इस तरीके से अरेंज हो कि ईच एंड एवरी स्ट्रेन गेज मेक्स एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। सो अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं, लेट्स सपोज इफ आई से दिस इज x, करेक्ट, तो इसके लिए जो θ1 होगा वो मेरा 0 डिग्री होगा। ये इसके लिए अगर मैं θ2 लिखूंगा तो ये 45 डिग्री होगा, और इसके लिए अगर मैं θ3 लिखूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। एंड वंस यू गेट दिस, तो आपके पास सिंपल से ये एक्सप्रेशन है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको क्या करना है, थीटा की जगह 0 पुट करोगे तो वो एप्सिलॉन 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया तो एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। 0 की जगह अगर आपने 90 डिग्री पुट किया तो एप्सिलॉन 3 होगा। और उन सारी वैल्यूज को अगर मैं पुट करूँ तो मुझे ये फाइनल रिजल्ट मिलता है, एप्सिलॉन x इज इक्वल टू E1, एप्सिलॉन y इज इक्वल टू E3 एंड गामा xy इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E2 माइनस E1 माइनस E3, यस और नो, करेक्ट। तो इस तरीके से आप स्ट्रेन अलोंग x, स्ट्रेन अलोंग y एंड गामा xy ये सारी चीजें पता कर सकते हो, यस और नो, करेक्ट। एंड सिमिलरली हियर वी हैव अनदर variety that is delta rosettes. So if I talk about delta strain rosettes, then you can see here in this the strain gauge, actually यहाँ पे strain gauge जो होता है कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, करेक्ट। आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, स्ट्रेन गेज होंगे, करेक्ट है। अगर मैं इसको बोल दूँ दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो एवरीवेयर हियर वी हैव 60 डिग्री एंगल, सब जगह 60 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। और इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एप्सिलॉन 1 है और यही हमारा रेफरेंस है, लेट्स से x। तो इसके लिए मेरा θ1 क्या आएगा, 0 डिग्री, इसके लिए θ2 मेरा क्या आएगा, 60 डिग्री, और इसके लिए मेरा θ3 क्या आएगा, 120 डिग्री, करेक्ट। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू पता है। एंड वंस यू गेट थीटा, तो आपको करना क्या है, इस एक्सप्रेशन में
थीटा 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई एन की जगह आपको मिल जाएगा E1, यस और नो, एंड जब आप यहाँ 0 पुट कर दोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, करेक्ट। जब आप 60 डिग्री पुट करोगे तो आपको ई एन का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, 90 डिग्री पुट करोगे तो अनदर एक एक्सप्रेशन मिलेगा, यस और नो, इज इट क्लियर। देन आफ्टर सॉल्विंग दिस, जो यहाँ पे एप्सिलॉन वाई आएगा वो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको इन फॉर्मूला पे ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, बस यू नो हाउ दे कैन अरेंज। अब मैं अगर यहीं पे स्टार रोसेट्स की बात करूँ, मैंने स्टार रोसेट्स आई थिंक एक्सप्लेन नहीं किया है, करेक्ट है। तो स्टार रोसेट्स क्या होता है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डेल्टा रोसेट्स, ऐसा नो, वो डेल्टा रोसेट का ही एक टाइप होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ तो यू कैन से इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज आई जस्ट टेल यू। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेन गेज लगा, यहाँ पे स्ट्रेन गेज लगा और एक यहाँ पे स्ट्रेन गेज लगा। इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेन रोसेट्स को आप अरेंज कर लोगे तो इसे बोलते हैं हम स्टार रोसेट्स। और एक बार जब ये अरेंज कर लिया तो ऑब्वियसली ये मेरा रेफरेंस होगा जिसे मैं एक्स एक्सिस कहता हूँ और जिसके लिए मैं थीटा 1 0 लिखता हूँ। तो यहाँ पे थीटा 2 आपका 120 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे आपका थीटा 3 जो होगा वो 240 डिग्री हो जाएगा। बस आपको ये एंगल्स पुट करना है इस एक्सप्रेशन में और सिंप्लीफाई कर देना, देन यू विल गेट द आंसर, यस और नो। तो ये थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे आता है वहाँ पे पूछे नहीं जा सकते, यस और नो, करेक्ट है। तो आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रखनी, यू जस्ट रिमेंबर कि वो होता क्या है, दैट्स इट। अगर ये सिर्फ आपको नॉलेज है देन इट इज़ इनफ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम प्रिपरेशन, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट कंबाइंड स्ट्रेसेस एंड कंबाइंड स्ट्रेन, इज इट क्लियर। कंबाइंड स्ट्रेस और स्ट्रेन में सिर्फ इतना ही है, करेक्ट, करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट कंबाइंड स्ट्रेस एंड कंबाइंड स्ट्रेन। Okay, so let's see next chapter, that is shear force and bending moment diagram. So you can see in this chapter, you can see here we talk about the shear force and bending moment diagram. So first we see the definition, how to define beam. So beam can be defined as a structural member which is subjected to transverse load. Means let's suppose if you have, this is a beam, if I consider this is a beam and if you apply some load, then obviously this load is acting parallel to the cross section of the beam, correct. So this is called as beam, or you can say a beam is a structural member subjected to a system of external forces at right angle, you can see here, at right angle to the axis, yes or no, this is called as a beam. So let's see the types of beams. So first one you can see here, that is cantilever beam. So a beam is said to be a cantilever beam when its one end is fixed. You can say this end of this beam is fixed and another end is free and it is subjected to a transverse load, then this is called as a cantilever beam, and this is symbolic representation of this cantilever beam, yes or no. And next you can see here, that is simply supported beam. What is simply supported beam? A beam is said to be simply supported when its both ends are hinged, you can see here like this, both ends are hinged and at the one end we have fixed support and at the another end we have rigid support, and at the another end we have a roller support, then this is called as simply supported beam. And next you can see, that is a overhanging beam. So in this beam either one portion of the beam is overhang or both side of the beam is overhang, is it clear. So this is called as overhanging beam, either one side or double side overhang, and obviously the remaining part is a part of simply supported beam. You can see here we have a hinge support, here we also have a hinge support, along with hinge we have a roller support. So this is a simply supported beam actually, बट इसमें कुछ पोर्शन ओवरहैंग कर दिया। अगर एक साइड ओवरहैंग करोगे तो सिंगल साइड ओवरहैंग, बोथ साइड ओवरहैंग किया तो बोथ साइड ओवरहैंग बीम कहलाएगा। एंड यू कैन सी हियर दिस एग्जांपल, करेक्ट। सो कैन आई से दिस इज अ ओवरहैंग पार्ट, सो दिस इज अ simply supported with a overhang, one side overhang part, correct. Next, fixed beam. You can see here, this is a symbolic representation of fixed beam, is both ends are completely fixed, yes or no. Both ends are completely fixed means if you try to translate this beam along the horizontal vertical direction, then this is not possible, and similarly if you want to rotate this beam about any axis, then this is not possible, yes or no. That's why this is called as fixed beam. And you can see here if I consider this is a beam, so both ends of this beam is rigidly fixed. So can I say this is a fixed beam? This is an example of fixed beam. This is also an example of fixed beam. This is also an example of fixed beam, yes or no.
correct. Next, continuous beam. If you have more than two supports, if you have a beam which is having more than two supports, then this is called as continuous beam. So simply you can see here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So many supports are there. So this kind of, so if I consider this beam, so you can see this is a continuous beam. Yes or no? This is called as a continuous beam. Is it clear? So if a beam which is having more than two supports, actually this is support 1, this is support 2, अगर इनके अलावा कोई और भी support है, then this is called as continuous beam. And next you can see prop cantilever beam. So you can see here this is a cantilever beam, but at the free end if you provide roller support, then this is called as a prop cantilever beam. Next, let's see the types of supports and their reaction. So first one you can see here fixed support. In fixed support you can see, suppose if you want to put this pole, इस pole को आपको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? You can see here, यहाँ पे एक plate है. In this plate we just weld this pole. Yes or no? ये metal की plate है जिसमें हमने इस pole को weld कर दिया है. And now this base plate is fixed with the anchor bolt with the concrete pier. Yes or no? Then this kind of support is called as fixed support. Is it clear? And this support, if you try to translate, you can see, if you try to translate along this direction, then this is not possible. Similarly, if you want to try to translate along horizontal direction, this is also not possible. And if you try to rotate this beam, this part or pole about this, then this is also not possible. So that's why this is called as a fixed support. Means it prevent horizontal, vertical translation as well as the rotational movement. And this is the symbolic representation you can see here, correct. So as you see here, along this direction if you want to translate this, then this is not possible. Along this direction if you want to translate, then this is also not possible. And if you want to rotate about this, then this is also not possible. This is also not possible. That's why this is called as a fixed beam. Yes or no? And now if I talk about the types of reactions, then obviously against the vertical translation here we have vertical reaction, against horizontal translation here we have horizontal reaction, and against the resistive moment, against the moment here we have resistive moment. Yes or no? So simply if I say the number of reaction that is represented by R, तो यहाँ पे कितनी number of reaction है? 3. Here we have 3 number of reactions. Yes or no? 3 number of reactions. Are you getting this point? Okay, so let's see another support, that is, you can see here this is a hinge support. In hinge support you can see here, let's suppose this is a support, this is a hinge, this is a hinge joint. Yes or no? Hinge joint को ही हम क्या कहते हैं? Pin joint. Pin joint is also called as hinge joint. Yes or no? It means, let's suppose if you translate this beam along the horizontal direction, then this is not possible, and because of this here we have a resistive movement, resistive force, horizontal resistive reaction. And similarly if you want to translate this beam along the vertical direction, then this is also not possible. Therefore here we have vertical reaction. And now if you want to rotate this beam, then yes, this beam can easily rotate because here we have a hinge support. Hinge support like this. Let's suppose if my hand, so this hand can easily rotate about this. Is it clear? So इसको हम क्या कह सकते हैं? This is called as a hinge support, correct. And you see this is an example in which this is a pin. About this pin, this entire structure can rotate. Yes or no? So if we assume this is a frictionless, then we can say this is a pin support or hinge support. Yes or no? Hinge support is also named as pin support. Is it clear? Hinge support is also named as pin support. Is it clear? Okay, and suppose you can see here we have, you can see sometimes this kind of thing is provided on the gate. Yes or no? And here we provide bolt, then obviously this structure can rotate about this without exerting any resistance. That's why this is called as a hinge support. Is that clear? Okay, so let's see another type of support, that is roller support. So in the roller support you can see here we have a roller. It means when you try to translate this structure along the horizontal direction, then it is possible. It means horizontal translation is permitted here. And since horizontal translation is permitted, then when you apply this horizontal force, then there is no horizontal reaction. Horizontal reaction here we have 0. And similarly here along with this here we have a roller. Is it clear? This is a hinge support or a pin support. Yes or no? But if you try to translate this beam along the vertical direction, then this is not possible. That's why here we have vertical reaction. And suppose if you want to rotate this beam, then this rotation is possible. And since this rotation is possible, therefore there is no resistive moment. Resistive moment is equal to 0. So if I talk about the number of total reactions is equal to 1.
here we have only vertical reaction, yes or no? Here we have only vertical reaction. Is it clear? Here we have only one reaction, that is vertical reaction. Is it right? And how it is possible? Exactly, it is not necessary to provide roller. You can see here, this is a beam, yes or no, and this is a concrete wall. In this we put this here we have एंकर बोल्ट, yes or no? यहाँ पे एंकर बोल्ट किया है, बट यहाँ पे देखो प्लेट में एक स्लॉट कट किया गया है, yes or no? दिस इज अ स्लॉटेड होल, और ये क्या है? दिस इज एंकर बोल्ट, एंड स्लॉट की वजह से क्या होगा कि दिस बीम कैन ट्रांसलेट हॉरिजॉन्टली by the application of force. That's why we can say this is called as a roller support. And since here horizontal translation is possible, therefore no horizontal reaction. Correct? Okay, so let's see the static equilibrium condition. If I see, so and here especially I am discussing, you can see at the bottom it is written here, this equilibrium system is applicable for this coplanar non-concurrent system of forces. When you have coplanar non-concurrent system, non-concurrent मतलब एक ही प्लेन में दो फोर्स लग रहे हैं और कॉन्करेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली पैरेलल होंगे, यस और नो? तो उस केस में ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है. दिस इज फॉर 2 डायमेंशन एंड दिस इज फॉर 3 डायमेंशन. 2D के लिए क्या पॉसिबल है? हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0. यू कैन सी, अगर मैं इसको x कह दूं, इसको y और इसको z कह दूं, अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन, axis system, not sign convention, axis system, all horizontal force, summation of all horizontal force is equal to 0, and this is called as summation of fx. And similarly summation of vertical force equal to 0, or simply you can say summation of forces along y axis is 0, and summation of moment equal to 0 means summation of moment about z axis is 0. Is that clear? So this is equilibrium conditions. So if I say how many number of static equilibrium equations are available here for 2D, so obviously we can say here we have 3 number of equations are 3. Is that clear? Similarly, if I talk about for 3D, then you can see here we have 3 equations here and 3 equations are here. So the total number of available equation for 3-dimensional structure, that is now n is equal to 6. Yes or no? Next you can see, that is condition for statically determinate and indeterminate structure. So if I see the statically determinate or indeterminate structure, then statically determinate structure means those structure which can be solved by using static equilibrium equation, yes or no? And statically indeterminate structure are those structures which cannot be solved by using static equilibrium condition. So let's see what is the condition of statically determinate beam or statically determinate structure. So for this it is necessary the number of reactions must be less than or equal to number of available equation, then we can say this is statically determinate structure, yes or no? And statically determinate structure means this structure can be solved by using static equilibrium equation, yes or no? And similarly, if I talk about statically indeterminate structure, then it means here the number of reactions are more than the number of available equations, yes or no? And if the number of unknowns are more than the number of available equation, then it is impossible to solve by using statically determinate equations, yes or no? That's why this is called as statically indeterminate structure. मतलब ऐसे structure को हम static equilibrium की condition को use करके solve नहीं कर सकते, yes or no? So let's see, यहाँ पे हमने देखा कि what is the static equilibrium condition and what is the condition of statically determinate and indeterminate. And according to this, if I see the types of beam, correct? So you can see in this type, so you can see this is a cantilever beam, and for the cantilever beam you can say here we have how many number of unknowns. So simply you can see here we have 3 number of unknowns, and how many number of static equilibrium. So this is a case of 2D. Now obviously here we have 3 number of equations. So the number of reaction and number of the unknowns both are equal. So can I say this is statically determinate structure? SDB means this is statically determinate structure. Similarly, here we have reaction 1, 2 and 3. So total how many number of reactions are there? 3. How many number of equations are there? 3. So once again here we have a case of R is equal to 1. So can I say this is called as statically determinate structure? Yes or no? Next you can see this is overhanging beam. So in this, if I see how many number of unknowns are there, so here we have 3, here we have 3 number of unknowns. So number of unknowns is 3, number of equations are 3. So again here we have a case of R is equal to 1. That's why this is called a statically determinate structure, yes or no?
Next, this is fixed beam. So how many number of unknowns are there? This is 1, 2 and 3. Similarly 1, 2 and 3. So total number of unknowns are 6 and total number of available equations are 3 for 2D. So obviously here we have a case of R is greater than N. So this is called as statically indeterminate structure. So now the question is, जैसे statically indeterminate structure मिलेगा तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि degree of indeterminacy क्या है. तो if I represent degree of indeterminacy, then it is represented like this. This is equal to R is R minus 1. So since here we have number of unknown 6 and number of equation 3, so here we have 3 degree of indeterminacy. 3 degree of indeterminacy का meaning क्या है? Suppose if I provide 3 more equations by some concept, then we can easily solve indeterminate structure. Yes or no? तो इस indeterminate structure को solve करने के लिए at least 3 और extra equations की requirement यहाँ पे होने वाली है. Similarly, अगर मैं continuous beam की बात करूँ तो इस particular example में देखो how many number of unknowns are there? 3, 4 and 5. So number of unknowns are 5, number of available equations are 3. Then again here we have a case of R is greater than 1, greater than N. So this is called a statically indeterminate structure. एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी की अगर मैं बात करूँ तो 2 है, मतलब 2 इक्वेशन एक्स्ट्रा और कहीं से मिल जाए तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट प्रॉप कैंटिलीवर बीम, then here we have 1, 2 and 3. These are the 3 unknowns here and 1 unknowns here. So the total number of unknowns are 4. The total number of available equations are 3. Is it clear? Total number of available equations are 3. So here we have again the case of R is greater than N. So in this case simply we can say the degree of indeterminacy is 1. It means for solving this probe cantilever beam at least one more equation is required, and if you get by any means then you can easily solve this problem. Yes or no? So this is all about introduction of shear force and bending moment diagram, their types of reactions, static equilibrium conditions, determinate indeterminate structure. Yes or no? Next you can see the types of load. So here we have 4 types of load, that is point load, uniformly distributed load, uniformly varying load and varying load. So if I talk about point load or concentrated load, if whole load is concentrated at a very small area, then this is called as concentrated load, and if this load is distributed throughout the length, then this is called as uniformly distributed. And why it is called uniformly? So this is also called as uniformly distributed, and both are the representation of uniformly distributive load. And here the load you can see everywhere throughout the length, everywhere you get same load. That's why this is called as uniformly distributed load. Yes or no? That's why it is called as uniformly distributed. कहीं भी चले जाओ, everywhere you get same load. Next, uniformly varying load. So you can see here the load is varying from 0 to maximum value. Yes or no? From 0 to maximum value, and this is linear variation. That's why this is called as uniformly varying load. And similarly, if there is no fixed pattern of this variation of this load, then this is called as simply a varying load. Yes or no? So I hope you will understand what is varying load. Next, how to define shear force and their sign convention. So shear force is nothing but shear force at a section of a beam is defined as the algebraic sum of all the transverse forces either right side of the section or left side of the section is called as shear force. And now if I talk about their sign convention, so let's suppose this is a beam in which if I cut a section somewhere here, and if I draw this section here, and at the right portion of the section if the load is acting downward, and at the left portion of this section is load is acting upward, so this system of force is called as positive shear force. And similarly at the right portion of the section we have upward force, and left portion of the section we have downward force, so this is called as negative shear force. So this is the basic concept. मतलब सेक्शन के राइट साइड अगर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है या सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, then we can say this is positive shear force and vice versa for negative. So this is the actual sign convention. And remember, shear force sign conventions are not universal. तो बुक आप डिफरेंट बुक में देखोगे तो आपको यहाँ से थोड़े उल्टे साइन कन्वेंशन मिल सकते हैं, तो आप मुझसे लड़ने मत चले आना, ये यूनिवर्सल नहीं है. लेकिन यहाँ पे एक जुगाड़ बता रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैं एक जुगाड़ बताता हूँ. जुगाड़ क्या कहता है कि सपोज ये फोर्स है, मुझे यहाँ पे सेक्शन कट किया और मुझे देखना है कि वेदर दिस शियर फोर्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो सिंपल से क्या करना है
कि कोई भी फोर्स जिसको आप यहाँ पे ऐड करने जा रहे हो उसका मूवमेंट देखो गिवन क्रॉस सेक्शन के अबाउट, अगर वो क्लॉकवाइज कपल्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो पॉजिटिव शियर फोर्स कहलाएगा, अगर वो नेगेटिव शियर फोर्स प्रोड्यूस नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज कपल्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करे तो उसे हम नेगेटिव शियर फोर्स कहेंगे। तो सिंपली यू कैन सी, अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो इस सेक्शन के अबाउट ये फोर्स क्लॉकवाइज कपल्ड प्रोड्यूस करने की एंटी क्लॉकवाइज कपल्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई इफ आई राइट शियर फोर्स अबाउट दिस एक्स, then here we get negative minus pi by 2, my negative p by 2, yes or no? So I hope you will understand this concept, yes or no? Is it clear? Is it clear? So this is sign convention for shear force. Are you getting this point? अगर कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज कपल्ड प्रोड्यूस करने की कोशिश करे अबाउट गिवन क्रॉस सेक्शन तो उसे आप पॉजिटिव कह दो, अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल्ड प्रोड्यूस करने करे तो उसे नेगेटिव कह दो। अगर आपको ये याद नहीं है, ये याद है तो भी आप प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम और यहाँ पे जो हमने लोड अप्लाई किया वो सिमेट्रिक लोडिंग है, दोनों साइड सेम लोड एक्ट हो रहा है। ये सॉरी सिमेट्रिक लोड है मींस ये जो लोड एक्ट हो रहा है पॉइंट लोड एट द मिड स्पैन ऑफ दिस बीम लग रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों साइड रिएक्शन सेम आएगा। अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। करेक्ट। सो लेट्स सपोज इफ आई कट अ सेक्शन समवेयर हियर एट द राइट पोर्शन ऑफ दिस बीम, यहाँ पे सेक्शन कट किया और यहाँ पे आपको बैठना है और इधर से देखना है राइट साइड से कि इस सेक्शन में नेट शियर फोर्स क्या होगा, then obviously you get this one. Why I am writing minus p by 2? Because ये जो फोर्स है देखो सेक्शन के राइट साइड अगर अपवर्ड फोर्स है तो इसे हम नेगेटिव कहेंगे, ये सानो सेक्शन के राइट साइड अगर ये अपवर्ड है तो इसे हम नेगेटिव कहेंगे। या फिर दूसरा हमने जुगाड़ बताया था कि अगर कोई भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो उसे हम नेगेटिव शियर फोर्स बोलेंगे। दैट्स व्हाई हियर वी हैव माइनस p by 2। चलो ये देखते हैं, यहाँ से आपने देखा राइट से लेफ्ट की तरफ आए तो आपको माइनस p by 2 मिल गया शियर फोर्स। अगर हम राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तब क्या होगा, तो चलो यहाँ से भी देखते हैं। इधर से आप सारे फोर्सेस का सम करने स्टार्ट कर दो। यहाँ पे देखो सेक्शन के राइट लेफ्ट साइड आपका जो फोर्स है अपवर्ड लग रहा है, सेक्शन के राइट लेफ्ट साइड अगर अपवर्ड फोर्स होता है तो इसे हम पॉजिटिव शियर फोर्स कहते हैं। या अकॉर्डिंग टू दिस ये जो फोर्स है इट विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज कपल, तो भी हम इसे पॉजिटिव कहेंगे। तो दोनों ही कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव शियर फोर्स कहलाने वाला है। इज इट क्लियर? ये पॉजिटिव शियर फोर्स कहलाने वाला है। इज इट क्लियर? सो दिस इज p by 2 पॉजिटिव। जैसे हम आगे बढ़े तो हमें एक और फोर्स मिल गया जो कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस कर रहा है। या सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर डाउनवर्ड फोर्स है, सेक्शन के लेफ्ट साइड अगर ये डाउनवर्ड फोर्स है, देन दिस विल बी कंसिडर एज नेगेटिव शियर फोर्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो ये नेगेटिव शियर फोर्स होगा P, तो क्या आ गया ये p by 2 माइनस p, और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस p by 2। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन में राइट से लेफ्ट आओ या लेफ्ट से राइट पे जाओ, कहीं से भी कुछ भी करो, यू विल गेट सेम वैल्यू, यू विल गेट सेम वैल्यू। यस और नो? सो दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स and the concept of shear force. Similarly, bending moment diagram के लिए अगर मैं देखूँ तो bending moment क्या है? It is the algebraic sum of all the moment at the right portion of the beam or left portion of the beam is called as bending moment. This is very simple definition. Now if I talk about sign convention, then you can see here, here you can see this is a beam. Before bending हमारे पास beam ऐसा है, and suppose if you apply bending moment like this, then because of this it get deformed like this. Yes or no? इस तरह की डिफॉर्म होगा। जैसे इस तरह की डिफॉर्म हो तो आपने कहा कि अपर फाइबर कंप्रेशन में, बॉटम फाइबर एक्सपेंशन होगा, तो इस कंडीशन को हम सैगिंग बोलते हैं और सैगिंग में हमारा बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है। yes or no? सिमिलरली ये हमारी कंडीशन है बिफोर बेंडिंग, इफ यू अप्लाई बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस, करेक्ट, तो इसकी वजह से बीम मेरा कुछ इस तरीके से बेंड होगा, अपर फाइबर एक्सपैंड हो रहा है, बॉटम फाइबर कंप्रेस हो रहा है, इसे हॉगिंग कहते हैं। और यहाँ पे ये जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहे हैं ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। यस और नो? सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? When we can say this is positive bending moment and when we can say this is negative bending moment? Yes or no? If you have sagging then positive bending moment, if you have negative hogging then we can say हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड दिस इज नेगेटिव। तो पहचानने का तरीका क्या? अपर फाइबर कंप्रेस हो रहा है, बॉटम फाइबर एक्सपैंड हो रहा है, सैगिंग कंडीशन। अपर फाइबर देखो ये हंसने जैसा है, हंसने जैसा सिंबल है। अगर इमोजी देखोगे अगर इस तरीके से है तो ये मतलब हंस रहा है। यस और नो? तो ये क्या है? दिस इज सैगिंग। करेक्ट, सैगिंग है, पॉजिटिव है। और यहीं पे अगर ये रोतलू मुंह बना ले लाइक दिस, यहाँ पे देखो इसके जैसा, करेक्ट है, ये क्या है? रोतलू मुंह है, करेक्ट है, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड हॉगिंग। और हॉगिंग है तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। अब जैसे आपको याद रहे, याद करना तो पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पे एक जुगाड़ और बताऊंगा। दिस इज एक्चुअल साइन कन्वेंशन। अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। देखो जुगाड़ यहाँ पे क्या है? जुगाड़ कहता है कि जितने भी अपवर्ड फोर्स है वो हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सेक्शन के लेफ्ट साइड लगे, राइट साइड लगे, कहीं भी लगे, इससे कोई मतलब
नहीं है. All upward force produces positive bending moment and similarly all downward force produces negative bending moment. This is thumb rule, correct? This is thumb rule. ये जुगाड़ याद है तो आपको irrespective आपको देखना ही नहीं है कि ये सैगिंग है या हॉगिंग है, करेक्ट है. ये दो जुगाड़ इनफ है हॉगिंग सैगिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए विच वन इज पॉजिटिव विच वन इज नेगेटिव. यहां से पता चल जाएगा. अपवर्ड फोर्स है, पॉजिटिव ही बेंडिंग मोमेंट आएगा, चाहे वो सेक्शन के लेफ्ट में लग रहा हो या राइट में लग रहा हो, कहीं भी लग रहा हो उससे मतलब नहीं है. सिमिलरली कोई डाउनवर्ड फोर्स है तो वो हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइड. यस आर नो, वेदर इट इज एक्टिंग इन द लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन ऑफ द बीम. यस आर नो, करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन. लेट्स सपोज एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको स्टडी करूँ तो वंस अगेन सेम एग्जांपल, सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड लग रहा है मिड स्पैन पे, तो ऑब्वियसली दोनों से एंड पे रिएक्शन सेम आएगी. अगेन हियर वी सी, अगर यहाँ पे सेक्शन कट किया गया, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक सेक्शन कट किया गया. इस सेक्शन के राइट साइड अगर मैं बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखूँ तो यहाँ पे देखो क्या आएगा. यू कैन सी हियर बेंडिंग मोमेंट एट राइट पोर्शन ऑफ द बीम. लेट्स सपोज दिस सेक्शन इज लाई ऑन एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द फ्री एंड. So simply here we can get this force into this perpendicular distance, that is p by 2 into x, and why it is taken as positive, क्योंकि ये जो फोर्स है वो अपवर्ड है और मैंने अभी आपको बताया कि अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस करेंगे. अब आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कोई बात नहीं, ये बीम को बाहर निकालो, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, यस और नो, यही है. इस पोर्शन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. इस फोर्स की वजह से ये बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगा? इट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने वाला है. अगर मैं यहाँ सेंटर से लाइन ड्रॉ करूँ तो ये डिफ्लेक्शन दोनों मैच हो रहेंगे नहीं, तो कह सकते हैं दिस इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट. और सैगिंग है तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. इज इट क्लियर? बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. इज इट राइट? इज इट राइट? सिमिलरली अब आपको अगर लेफ्ट साइड में अगर देखना है तो क्या होगा, तो चलो एक बार फिर से देखते हैं. सॉरी, यस, ओके, लेफ्ट साइड देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, करेक्ट. यहाँ पे देखो, अगर मैं इस लेफ्ट साइड में देखूं बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, मतलब इधर से मैं सारा फोर्स ऐड कर रहा हूँ. इज इट क्लियर? मतलब इस आप देख रहे हो यहाँ से इस डायरेक्शन से मैं सारे मोमेंट को ऐड कर रहा हूँ अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट. तो सबसे पहला मेरा ये फोर्स आएगा, इसका मोमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव. चूंकि ये लेंथ x है तो ये लेंथ क्या होगा? l माइनस एक्स. तो कैन आई से दिस इज p by 2 इंटू एल माइनस एक्स. यस आर नो? फिर इसके बाद जैसे ही हमें यहाँ पे आते हैं तो ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट. और इसकी वजह से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है तो मोमेंट क्या आएगा? p इंटू, हमें ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ l by 2 है, ये लेंथ x है, इससे अगर इस लेंथ को माइनस कर दूँ तो यही लेंथ बचेगा. यस आर नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन. अब आप बोलोगे सर ये आपने तो अपने जुगाड़ से कर दिया, कैसे हम कहें कि ये सही है कि नहीं है? तो आप ध्यान से देखो, आपके पास ये सेक्शन है, ये सानो, यहाँ पे ये पोर्शन है, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है. क्या मैं इन दोनों को अलग अलग कर सकता हूँ? यहाँ पे देखो, एक फोर्स को मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ और दूसरे फोर्स को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ. ये सानो, इसकी वजह से ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा, इसकी वजह से ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा. यू जस्ट चेक इट. ये क्या है आपका? ये दिस इज सैगिंग एंड दिस इज हॉगिंग. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है दिस p by 2 इट विल प्रोड्यूसेस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, यहाँ पे p जो फोर्स लग रहा है ये हॉगिंग है, इसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आएगा. यस आर नो? यस आर नो? करेक्ट. सो ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? करेक्ट. तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन को प्रॉपरली यूज कर सकते हो इन केस ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज. करेक्ट है. अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस. सो फर्स्ट रिलेशन, इंटेंसिटी ऑफ लोड. देखो जो W होता है इसको इंटेंसिटी ऑफ लोड कहते हैं, याद रखना. इंटेंसिटी ऑफ लोड, दैट इज लोड पर यूनिट लेंथ. दिस इज कॉल्ड एज लोड पर यूनिट लेंथ. एंड शियर फोर्स, इनके बीच में अगर मैं रिलेशन लिखूं तो यहाँ पे देखो एक रिलेशन ये मिलता है, W इज इक्वल टू डेल एस एफ बाई डेल एक्स. मतलब अगर मुझे शियर फोर्स का वेरिएशन मिल जाए या मुझे W का वेरिएशन मिल जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं इंटीग्रेट करके इजीली शियर फोर्स पता कर सकता हूँ. और जब इंटीग्रेट करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा. यहाँ से क्या पता चला कि जो शियर फोर्स है ये W x टू द पावर 1 है. x टू द पावर 1 का मतलब क्या है? दिस इज लीनियर वेरिएशन. मतलब शियर फोर्स डायग्राम इज ऑलवेज 1 डिग्री हायर देन rate of intensity of load. Yes or no? The shear force diagram is always 1 degree higher than the intensity of load diagram. Yes or no? Similarly, if I write the relation between shear force and bending moment, तो यहाँ पे देखो this is again very very important relation, that is shear force equal to del Pm by del x.
Shear force equal to del Bm by del x. Yes or no? First derivative of bending moment with respect to x is called as shear force. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, then you will get this relation, and again you can see here from this the bending moment is equal to shear force into x to the power 1 plus constant. Means यहाँ पे ये x to the power 1 linear variation है, मतलब bending moment diagram is 1 degree always higher than the shear force diagram. This is the basic concept. Yes or no? This is the basic concept behind this. Is it right? Is it right? Okay, so let's see another concept, another relation, that is intensity of load, the relationship between intensity of load, shear force and bending moment diagram. तो देखो intensity of load क्या कहलाता है, del SF by del x. यही अगर मैं SF की जगह del BM by del x रख दूं तो ये क्या बन गया रिलेशन, d2b by dx स्क्वायर. तो ये क्या बताता है, अगर आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या रिलेशन मिला, देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज 1 डिग्री हायर देन शियर फोर्स बट 2 डिग्री हायर देन द इंटेंसिटी ऑफ लोड डायग्राम. यस और नो? तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज 2 डिग्री हायर देन द इंटेंसिटी ऑफ लोड डायग्राम. इज इट क्लियर? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ऑलवेज, अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना तो आपको डायग्राम में आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी. डायग्राम आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे. इज इट क्लियर? डायग्राम में आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे. अगर क्वेश्चन आता है कि शियर फोर्स डायग्राम ऐसा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, तो वहां से यहाँ से पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी ऑफ लोड अगर कांस्टेंट है तो आपका शियर फोर्स लीनियर होगा, और शियर फोर्स लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट आपका पैराबोलिक होगा. वहीं पे अगर इंटेंसिटी ऑफ लोड लीनियर है तो शियर फोर्स पैरेलल होगा, सॉरी पैरेललोग्राम होगा, और सॉरी पैरेललोग्राम नहीं पैराबोलिक होगा. और अगर शियर फोर्स पैराबोलिक है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्यूबिक पैरेलल होगा. So let's see some question. Shear force and bending moment diagram. Shear force क्या कहलाता है? Shear force diagram represents the distribution of shear force throughout the length of the beam, and similarly bending moment diagram represents the bending moment distribution throughout the length of the structure is called as bending moment diagram. Is it clear? So let's see one example. This is a cantilever beam which is subjected to a point load at its free end. So how to write shear force diagram? तो यहाँ पे देखो ये जो लोड है दिस इज कांस्टेंट. यस और नो? जब लोड कांस्टेंट है तो मेरा शियर फोर्स कैसा बन गया, यू कैन सी दिस इज रेक्टेंगुलर, और शियर फोर्स रेक्टेंगुलर तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बन गया, लीनियर. यस और नो? कैसे ये हमने ड्रॉ किया, सिंपली हियर आई एम गोइंग टू कट अ सेक्शन लाइक दिस. फर्स्ट राइट शियर फोर्स डायग्राम. यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा कि आप शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो. दिस इज एबी सेक्शन, एबी सेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं. हमने क्या किया है कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक क्रॉस सेक्शन कट किया, दैट इज एक्स एक्स एक्स. करेक्ट है. तो शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स क्या आएगा, यहाँ पे मैं बैठ गया और देखा कि नेट फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, तो हमें देखने को मिला ओनली वी हैव अ पी फोर्स, और जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है. यस और नो? तो एस एफ एक्स एस इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दिस इज एक्स टू द पावर 0. यस और नो? एक्स टू द पावर 0 मतलब ये कांस्टेंट फोर्स है. यस और नो? यहाँ पे आपने देखा P, तो थ्रू आउट द लेंथ क्या मिलेगा P, और ये पॉजिटिव है तो यहाँ देखो पॉजिटिव शियर फोर्स रिप्रेजेंट किया. Similarly, if I talk about bending moment diagram about for the AB section, so obviously if I write bending moment about this x-axis, so let's suppose this distance is x, तो क्या आएगा ये bending moment about x-axis is nothing but minus pux. देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये जो फोर्स है डाउनवर्ड है. मैंने आपको कहा था डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मिल गया, दिस इज लीनियर वेरिएशन एट x इज इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट इज 0, एट x इज इक्वल टू l बेंडिंग मोमेंट इज l pl. सो लीनियर वेरिएशन है और मैक्सिमम वैल्यू है pl, तो क्या मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ, देन यू विल गेट दिस रिजल्ट. यस और नो? एंड इन सेम प्रोसीजर वी कैन ड्रॉ ईच एंड एवरी फिगर्स. करेक्ट? ईच एंड एवरी फिगर्स. करेक्ट? यहाँ पे देखो सपोज यूडीएल की अगर मैं बात करूँ, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड सॉरी कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल. तो यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स पे एक सेक्शन कट किया, और इस पे अगर मैं शियर फोर्स लिखूं तो शियर फोर्स क्या कहलाता है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट क्या है, हाइट है यहाँ पे w, लेंथ क्या है x, तो w इंटू एक्स. चूंकि ये सारे फोर्स लग रहे हैं डाउनवर्ड तो शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव. तो wx, और यहाँ x की पावर 1 है तो लीनियर है, तो यहाँ पे लोड आपका लोड कैसा है, लीनियर है, सॉरी लोड कांस्टेंट है. लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ. तो शियर फोर्स क्या आ गया, लीनियर. शियर फोर्स जैसे मिल गया तो हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 शियर फोर्स 0, एट x इज इक्वल टू लेंथ शियर फोर्स इज मैक्सिमम दैट इज WL. तो ये लीनियर वेरिएशन है, तो सिंपली हमने देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम, इसको ड्रॉ कर दिया. दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स डायग्राम, एंड ये पॉजिटिव है, देन ऑब्वियसली हियर वी हैव पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम. नेक्स्ट यू कैन सी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं तो यू कैन सी हियर दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट. तो ये यहाँ पे मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस लोड, ये जो लोड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब हटा दो और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट लोड अप्लाई कर दो लाइक दिस. एक कांस्टेंट लोड अप्लाई कर दो एट द सेंटर. यस और नो? सेंटर पे एक लोड अप्लाई कर दो. इज इट क्लियर? जिसका मैग्नीट्यूड होगा w इंटू एक्स. तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बन जाएगा, wx
अब चूंकि ये फोर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ x by 2 लाई कर रहा है, तो WX into x by 2, एंड वाई आई एम टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज दिस इज अ डाउनवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करता है. तो क्या क्या माइनस WX² by 2. अब देखो ये पैराबोला है. अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं भाई. पैराबोला ऐसा होना चाहिए या पैराबोला ऐसा होना चाहिए, विच वन इज राइट. यहाँ पे भारी कंफ्यूजन है. ये कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देता हूं आपको. आज के बाद ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पैराबोला कैसा बनना चाहिए. इज इट क्लियर. बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना है. यहाँ पे देखो एक हमारा बेसिक इक्वेशन y इक्वल टू mx², ये मैथमेटिक्स का पैराबोलिक इक्वेशन है, जबकि ओरिजिन से आपका पैराबोला पास होता है. y इक्वल टू mx². तो यहाँ पे देखो जो x² का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है. अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो मुझे y पॉजिटिव मिलेगा. x की कोई भी वैल्यू नेगेटिव पुट करो मुझे y पॉजिटिव मिलेगा. अब आप बोलोगे सर कैसे पॉजिटिव मिलेगा. अरे x² में पॉजिटिव x रखो या नेगेटिव x रखो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव मिलेगा ना बंधु. यस और नो. करेक्ट. तो यहाँ पे पैराबोला ओपनिंग कैसे मिल गया, अपवर्ड. सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है y इक्वल टू माइनस ऑफ mx², माइनस ऑफ mx² मतलब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो अगर x की कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो आपको y हमेशा नेगेटिव मिलेगा. x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो यू विल गेट नेगेटिव y. ऐसा नो. तो यहाँ पे पैराबोला ओपनिंग कैसे बनेगा, डाउनवर्ड. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पैराबोला. यस और नो. दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. आपको सिंपल से देखना है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव. अपने एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, माइनस w/2. x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग कैसे होना चाहिए, इधर दिस और दिस. तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, क्योंकि जब पैराबोला जब कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है. तो यहाँ पे देखो ये जो पैराबोला बना है कैसा है, डाउनवर्ड. ये पोर्शन में ड्रॉ किया, इसको छोड़ दिया. यस और नो. दिस इज कॉल्ड एज पैराबोला. Is it clear? This is called as a parabola whose opening is downward. Yes or no? So now अब आपको ये क्लियर हो गया कि क्यों ये गलत है. क्यों ये गलत है, क्योंकि इस केस में पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाता है. यस और नो. एंड दिस इज रॉन्ग. ये पैराबोला कब बनता है, जब हमारा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है. यस और नो. नेक्स्ट यूवीएल. यूवीएल की अगर मैं बात करूं तो यू कैन सी हियर सिमिलर सेम प्रोसीजर है. यहाँ पे हमने एक सेक्शन कट कर दिया, यहाँ पे एक हमने सेक्शन कट किया और इसी सेक्शन में हमें ये हाइट निकालना है. तो लीनियर वेरिएशन है तो सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं हम WX इक्वल टू WX/L. अब आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, हमें तो ये भी नहीं आता, कैसे निकालें. ये लो. अब ठीक है, अब तो बन जाएगा. देखो WX मान लेते हैं इसको. ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है. ये सर एक ट्राइंगल है. यहाँ पे क्या है, थीटा मान लेते हैं थीटा. तो tan थीटा देखो सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं, दोनों के लिए सेम एंगल है. तो ऐसा लिख सकते हैं ये W है, तो W बाई टोटल लेंथ L इज इक्वल टू ये लेंथ X है, टोटल लेंथ L है, तो WX बाई X. तो यहाँ से WX की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल टू W इंटू X/L. अब समझ में आ गया कि WX/L हमने कैसे लिख दिया. बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है. कई बार छोटी छोटी चीज़ों में आप मिस्टेक कर देते हो, थोड़ा ये ध्यान रखना. इज इट क्लियर. थोड़ा ये ध्यान रखना. करेक्ट. सो वंस यू गेट दिस रिलेशन, तो शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स अबाउट दिस क्रॉस सेक्शन. तो सिंपली क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. एरिया क्या होगा, बेस यहाँ पे x है, हाइट यहाँ पे WX/L है. तो सिंपली क्या लिखे, हाफ हाइट इनटू बेस. यस और नो, हाफ हाइट इनटू बेस. तो यहाँ से क्या मिल गया, WX²/2. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज रिटन एज पॉजिटिव. व्हाई इट इज रिटन एज पॉजिटिव, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड. और सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होता है, तो उसे हम पॉजिटिव शियर फोर्स कहते हैं. यस और नो. यस और नो. इज इट क्लियर. Is it clear? So let's see. This is WX²/L. And once again you can see यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है. x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव. पैराबोलिंग कैसे बनेगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा. तो चलो सबसे पहले वैल्यू निकालो. शियर फोर्स एट B when x is equal to 0 0. शियर फोर्स एट A when x is equal to L WL/2. ऑब्वियसली WL/2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ही इस सेक्शन में शियर फोर्स कहलाता है. और इस ट्रायंगल का पूरा एरिया क्या है, W. ये हाइट कितनी है, दिस इज W. तो W इंटू दिस लेंथ L. सो लाइक दिस यू कैन गेट द टोटल फोर्स. यस और नो. यस और नो. तो यहाँ से मिल गया. अब बात आती है इसको ड्रॉ करने. तो देखो यहाँ पे पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड. क्या इसको मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता था, ये पैराबोला ओपनिंग कैसा होता है, डाउनवर्ड. क्योंकि x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए हमारा पैराबोला ओपनिंग कैसा बना, अपवर्ड बना. यस और नो. सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखूं तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ये जो टोटल एरिया फोर्स है वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ x/3. देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है,
अगर मैं इस बेस से इसकी हाइट लिखूँ, ये अगर टोटल हाइट h है तो ये हाइट क्या आएगा बोलो, h/3। बेस से h/3 डिस्टेंस पे सेंट्रॉइड लाई करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई किया एट ए डिस्टेंस ऑफ x/3 अप्लाई किया है। ये सारनो जो एंटायर फोर्स है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, एट ए डिस्टेंस ऑफ x/3। जब हमें फोर्स मिल गया तो दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस Wx²/2l, ये पहले ही फोर्स लिखा जा चुका है, फिर से बार बार मेहनत नहीं करेंगे। टोटल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन आता है नेगेटिव के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स से डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्स है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव है तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, -Wx³/6l। दिस इज क्यूबिक पैराबोला। यहाँ पे वैल्यू लिखो, एट x = 0 यू गेट 0 बेंडिंग मोमेंट, एट x = L WL²/6। ये वैल्यू भी याद होना चाहिए, अदरवाइज निकालना सीख लो। -WL²/6, दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड। ये सार नो क्यूबिक पैराबोला है, x² कोफिशिएंट नेगेटिव x³ का, तो इस तरीके से पैराबोला बनेगा। Yes or no? So like this you can solve this, correct? And you can see here this problem. This is a cantilever beam which is subjected to constant moment, and this moment is acting in the anti-clockwise direction. So obviously if I draw a shear force diagram, then here we get 0 shear force. Why here we get 0 shear force? Why we get 0 shear force? You can see here देयर इज नो फोर्स, जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो शियर फोर्स कहाँ से आएगा, तो जीरो हो गया। अब नेक्स्ट आता है बेंडिंग मोमेंट, एक सेक्शन कट किया एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द फ्री एंड। जब मैं बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, mx = x। अब क्वेश्चन आता है कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सिंपल से मैंने इस पोर्शन को यहाँ बाहर निकाला और इसको इस तरीके से लिखा। जब मैंने मोमेंट ये अप्लाई किया तो ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड हुआ, और ये बेंडिंग कैसा है, दिस इज सैगिंग। सैगिंग बेंडिंग है तो कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो सिंपली यू कैन सी हियर simply you can see here like this, bending moment about xx is equal to m, और m कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कांस्टेंट मोमेंट पॉजिटिव, ऊपर पहुंच जाओ, ये सानो पॉजिटिव मोमेंट है, ऊपर पहुंच जाओ, एंड थ्रू द लेंथ कांस्टेंट, ये सानो। सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर cantilever beam when it is subjected to a constant movement at free end. Yes or no? Yes or no? Okay, so let's see next. That is simply supported beam. So here we have a shear force bending moment diagram for some cases of simply supported beam. So let's see, this is first case. In the simply supported beam, when it is subjected to a point load P, then you can see here ऐसे इस केस में जब एक simply supported beam के सेंटर पे फोर्स लग रहा है, तो उस केस में जब आप shear force and bending moment diagram ड्रॉ करोगे तो उससे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि रिएक्शन क्या लग रहा है, then you can see here RC is nothing but this is P/2, and why I am writing like this, क्योंकि यहाँ पे ये क्या लग रहा है, सिमेट्रिक लोड है, करेक्ट है। यहाँ पे जो P फोर्स एक्ट हो रहा है वो मिड स्पैन पे, बीच एग्जैक्टली सेंटर पे एक्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक फोर्स, यस और नो। और सिमेट्रिक लोड लगने की वजह से रिएक्शन जो दोनों एंड पे आएगी वो सेम अमाउंट की आएगी, दैट इज P/2 एंड P/2 लाइक दिस। और यहीं पे अगर मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूँ, देन यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे शियर फोर्स एट सी एंड क्या आएगा, P/2, एंड इन बिटवीन BC दिस इज कांस्टेंट, एंड सिंस जहाँ पे फोर्स एक्ट होता है वहीं पे एग्जैक्टली आप देखोगे कि चाहे वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो या शियर फोर्स डायग्राम हो, जहाँ पे भी लोड लगेगा, चाहे वो लोड पॉइंट लोड हो या फिर मूवमेंट हो, दोनों ही केस में अगर यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है तो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली अप एंड डाउन होगा, ये सार नो। एंड नाउ हियर यू कैन सी दिस इज P/2 एंड कांस्टेंट होगा, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा शियर फोर्स डायग्राम। एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बेंडिंग मोमेंट, देन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप देखो यहाँ पे, तो जनरली जब आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि व्हाट इज द, सपोज इफ यू हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम व्हिच इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट मिड स्पैन, देन हाउ मच बेंडिंग मोमेंट एक्ट एट द सेंटर, करेक्ट। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, दैट इज PL/4, ये रिजल्ट पता ही होना चाहिए, याद रखो। और सिमिलरली कई बार ये शियर फोर्स डायग्राम भी पूछ देता है कि अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो मेरा शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा है, ट्रायंगुलर फॉर्म में, यस और नो। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो दिस इज अ UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, कुछ इस तरीके से अगर एक्ट हो रहा है, तो अगर हम दोनों एंड पे रिएक्शन देखें तो ये यहाँ पे याद रखना बहुत ही जरूरी है, करेक्ट। अगर आपको फटाफट क्विक सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, तो रिएक्शंस हर एक बीम के केस में रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, और साथ में मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इन दोनों वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज RA एंड दिस इज RC, सॉरी दिस इज RB नॉट RC। एंड यू कैन सी हियर दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ सिमेट्रिक लोडिंग, यस और नो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिमेट्रिक लोडिंग की वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा दैट इज हाफ ऑफ
बोथ साइड, करेक्ट, दोनों साइड हाफ हाफ वैल्यू आने वाली है, दैट इज WL/2 एंड WL/2, करेक्ट, ये रिएक्शन है यहाँ पे. एंड नाउ इफ आई सी इट्स अ शियर फोर्स डायग्राम, देन ऑब्वियसली व्हेन द लोडिंग इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, देन द शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, लीनियरली वेरी करेगा. ऐसा नो, शियर फोर्स डायग्राम लीनियरली वेरी करने वाला है. इज इट क्लियर? शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे लीनियरली वेरी करने वाला है. एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज WL/2 एंड एट दिस एंड हियर वी हैव WL/2. तो यहाँ पे पूछा जाता है कि सिंपली सपोर्टेड बी विच इज सब्जेक्टेड टू UDL, देन हाउ मच मैक्सिमम शियर फोर्स में एक्ट, देन द आंसर इज WL/2. यस और नो. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट बेंडिंग मोमेंट, देन यू कैन सी हियर जहाँ पे शियर फोर्स चेंज हो रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है, ये 0 है जहाँ पे शियर फोर्स, वहीं पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8. तो ये भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे एक्ट होगा और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या है. तो ये 0 शियर फोर्स है और कई बार इसकी लोकेशन पूछी जाती है, तो ये लोकेशन आपको मिलेगी एग्जैक्टली एट द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यस आर दैट इज L/2. और इसी L/2 डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है. इसी L/2 डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है, जिसकी वैल्यू होगी WL/8. Yes or no? So like this you can find out the shear force and bending moment diagram for simply supported beam when it is subjected to point load or uniformly distributed load. So next you can see this is prop cantilever beam. In this you can see here this point is nothing but this is called as internal hinge. इसे क्या बोलते हैं? This is called as internal hinge. या इसी को हम कह सकते हैं दिस इंस्टेड ऑफ दिस इंटरनल हिंज वी कैन से दिस इज बेंडिंग मोमेंट रिलीज, करेक्ट. इसको हम बेंडिंग मोमेंट रिलीज भी कह सकते हैं. एंड ऑब्वियसली बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस एक्सिस इज 0. और शियर फोर्स मैंने एट द बिगनिंग मैंने आपको बताया था कि इन प्रॉप कैंटिलीवर वी हैव 1 डिग्री इनडिटरमिनेसी. इट मीन्स अगर हमें कहीं से एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाए तो हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और ये हमें इंटरनल हिंज पॉइंट आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन देगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट अबाउट इंटरनल हिंज पॉइंट ऑलवेज इक्वल टू 0. यस और नो. और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डिटरमिन द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन ईच सपोर्ट्स. तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा, दिस इज लेट्स से दिस इज RD, तो इसकी वैल्यू आएगी P/2, करेक्ट. एंड दिस इज RA, यहाँ पे इसके रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज P/2. बट अलॉन्ग विद दिस हियर वी हैव अ बेंडिंग मोमेंट आल्सो, एंड दिस बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट दिस इज PL/2. तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट होगा जिसकी वैल्यू होगी PL/2, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे देख सकते हो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में. ये सर नो. तो अगर हम यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा. एंड ऑब्वियसली वंस अगेन यू कैन सी हियर जहाँ पे लोड लग रहा है पॉइंट लोड, वहाँ पे आपका शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली अप और डाउन या सिंपली कह सकते हैं हम यहाँ पे साइन चेंज करने वाला है. ये सर नो. तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू P/2, सॉरी मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, P/2. एंड नाउ इफ यू सी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देन यहाँ पे जो लोड लग रहा है पॉइंट लोड है, तो ऑब्वियसली आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, लीनियरली वेरी करेगा. एंड बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट यू कैन सी दिस इज PL/4, जहाँ पे इंटरनल हिंज है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है. और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इस बार 0 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है. और फिक्स सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे कुछ रिएक्शन आएगा. और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अगर प्रॉप कैंटिलीवर बीम है तो फिक्स एंड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या एक्ट होगा, तो उसकी वैल्यू होगी दैट इज -PL/2. Yes or no? So this is all about prop cantilever beam. Next you can see this is a simply supported beam. Again it is subjected to a constant moment at mid span. Mid span पे constant moment लग रहा है. In this case if you draw shear force diagram and bending moment diagram, then first before drawing this you just see here this is a reaction induced at support C and this is a reaction induced at support A. Yes or no? So in support A it is here we have a vertical reaction and vertical upward. Yes or no? And at point C here we have vertical downward reaction. Correct. And the direction of these reactions depends upon the direction of this moment applied. Yes or no? तो यहाँ पे मूवमेंट जो लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से आई. अगर यहीं पे मूवमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता तो ये एरोज ये डायरेक्शंस चेंज हो जाते हैं. यस और नो? करेक्ट. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम. This is shear force diagram and obviously here we have positive shear force and this is bending moment diagram.
करेक्ट। एंड बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जहां पे कांस्टेंट मोमेंट एक्ट होता है वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डायरेक्टली साइन चेंज करता है, करेक्ट है, डायरेक्टली अप्स और डाउन जाएगा, करेक्ट। तो याद रखना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीधे अप्स एंड डाउन तभी जा सकता है जब वहां पे कोई कांस्टेंट मूवमेंट एक्ट हो रहा हो, अदरवाइज कभी भी ये पॉसिबल नहीं है, ग्रेजुअल ही चेंज होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट सी यू कैन सी हियर दिस इज अ ओवरहैंगिंग बीम विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो कि रिएक्शन जो आएगी, अगेन यहाँ पे सिमेट्रिक लोडिंग होने की वजह से दोनों हैंड में रिएक्शन सेम आने वाली है, ऐसा नो। और अगर इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। एंड यू कैन सी हियर द बेंडिंग मोमेंट इज सॉरी शियर फोर्स इज दिस इज एसएफडी and this is BMD. Is it clear? This is SFD and this is BMD. तो यहाँ पे क्या है, this is minus WA and here you get plus WA and similarly this is WL by 2 negative and this is positive WL by 2. तो ये shear force diagram and since here we have UDL throughout the length, therefore shear force is लीनियर। yes or no? shear force यहाँ पे क्या मिलने वाला है, लीनियर। एंड सिमिलरली अगर shear force लीनियर है तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होगा, पैराबोलिक। सो डिफरेंट लोकेशन में इसकी वैल्यूज क्या है और डिफरेंट कंडीशन, तो मैं आपको यहाँ पे 3 कंडीशन बताता हूँ, 3 different conditions. Then you can see first condition, when you have L is greater than 2 times of A, L is greater than 2 times of A, then in this case we get 2 real root, 2 real root, 2 real root means हमें यहाँ पे 2 ऐसी लोकेशंस मिलेगी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 0 होगा। तो ये वो पॉइंट्स है, ये सानो, करेक्ट। तो हमारे इस फिगर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फॉर 2 पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर मीन्स इट इज अ पॉइंट एट विच the bending moment changes their sign, yes or no? This is called as point of counterflexure. So in this case when the L is greater than 2A, then here we get 2 point of counterflexures, yes or no? तो A के लिए हमारी कंडीशन क्या है, this one, that is first condition, and simply here I am saying this is A, correct. And similarly what about B? B के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, the length should be this length is equal to 2 times of A, the length L is equal to 2 times of A। अगर ऐसी कंडीशन है then we can say कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रियल रूट मिलेगा और एक रियल रूट मिलने की वजह से यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं हियर वी गेट ओनली 1 पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर, ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट, ये सानो। सो हियर वी गेट ओनली 1 पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्चर। तो बी के लिए कंडीशन क्या है, बी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, द लेंथ एल must be equal to 2 times of A, yes or no? And the third condition that is C, when L is less than minus 2A, when L is less than minus 2A, then obviously in this condition we get 2 point of counterflexure, yes or no? Sorry, 2 imaginary, not real. Here we get 2 imaginary roots, 2 imaginary roots, and since here we have imaginary roots then there is no point of counterflexure। तो जो यहाँ पर्पल कलर का आपको यहाँ फिगर दिख रहा है, सी फिगर, ये शो कर रहा है इस कंडीशन को व्हेन द लेंथ L इज लेस देन 2A, व्हेन L इज लेस देन 2A, लेस देन L 2A होने की वजह से एक्चुअली यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है, एक इक्वेशन है हमारे पास, इफ आई राइट दिस इज x is equal to something constant, here we have L square I think, plus minus square root of L square minus 4A square, we have something equation like this, yes or no? So इस रूट से हमने यहाँ पे देखा कि वेदर ये रियल रूट देने वाला है ये इमेजनरी रूट। सो एग्जैक्टली आई एम नॉट राइटिंग, और इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, क्लासेस में मैंने कई बार डिस्कस किया है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, that is again here we have a both side overhang beam, but in this the load is acting at the extreme end, this is a concentrated load, so in this case reaction दोनों ही एंड में आपको सेम मिलने वाली है, that is P and P here, correct,
and the shear force is looking like this. This is negative shear force. This is negative shear force diagram, and this is positive shear force diagram. Yes or no? And this is the zone. This is the zone at which shear force is 0. Similarly, अगर यहाँ पे bending moment draw करें, then you can see here. Here we have a linear variation of bending moment, but in this zone we have constant bending moment, and we also already we know that the shear force is nothing but this is del Bm by del x. Yes or no? Del Bm by del x. And if bending moment is constant, then obviously its derivative must be equal to 0. Therefore here we get 0 shear force. इसलिए in between, suppose if I write this is A, this is B, C and D. So in between B, C, since the bending moment is constant, therefore shear force is 0. Yes or no? Correct? तो ये सारे results आपको याद होने चाहिए. This is very important. Okay, so let's see next chapter, that is deflection of beam. So suppose you can see here, suppose here we have a beam. Is it clear? This is a cantilever beam and it is subjected to a point load like this in the upward direction. Then obviously due to this the beam may deflect like this. Yes or no? And now if I consider 2 points, this is point 1 and this is point 2, and यहाँ पे अगर मैं tangent draw करूँ simply, correct, यहाँ पे अगर हम tangent draw करें, then obviously you can see here these two lines represents the normal of these two tangents. Yes or no? और ये दोनों कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके intersect करेंगे. This point is called as center of curvature. Yes or no? This is called as center of curvature, and let us suppose this angle is d theta. This is very small angle and r is the radius of curvature, means जिस radius से ये beam deflect हो रही है उसका curvature क्या है, r. तो अगर मैं इस deflected, this is called as elastic deflect, elastic or simply we can say this is a beam after deflection, bending, beam after bending or deflected beam, elastically deflected beam. This is undeflected beam. This is undeflected beam. Is it clear? This is undeflected beam. Correct? This is elastically deflected beam. Means जो भी deflection हो रहा है within elastic limit है. Correct? So this is called as elastically deflected beam and this is undeflected beam. Correct? तो इस elastically deflected beam का अगर हम यहाँ पे equation लिखें, so this is suppose this is a curvature, तो इसका equation लिखें, so simply here we have this solution, that is 1 by r, which is called as curvature, which is equal to d2 by dx square over 1 plus dy by dx whole square whole to the power 3 by 2. Correct? And obviously you can see here in this direction here I am taking x and in this direction here I am taking y. Yes or no? And x is a length, x represents length of this beam and y represents amount of deflection. Is it clear? So simply dy by dx, this term is a very small term, that's why it is neglected. Therefore 1 by r can also be written as d2 by dx square. Yes or no? And now you can see another one, that is 1 by r from bending equation, from flexure equation. इसके पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था, दैट इज स्ट्रेसेस इन बीम, वहाँ से आप देख सकते हो कि हमारे पास इक्वेशन, आपने ऐसा एक इक्वेशन डेराइव किया, दैट इज m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e बाई r. यस और नो? एक ऐसा इक्वेशन है. तो यहाँ से हमने इस टर्म को और इन दोनों टर्म को कंसिडर कर लिया, एंड फ्रॉम दिस टू टर्म्स हियर वी गेट दिस रिलेशन 1 by r इज इक्वल टू m अपॉन ei. यस और नो? सो दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड फ्रॉम बोथ द इक्वेशन इफ वी राइट, then here we get one very important expression, that is ei d2y by dx square is equal to m, and this is called as the equation of this elastically deflected beam. Yes or no? This is the equation of this elastically deflected beam. Is it clear? Okay, so let's see another concept, that is sign convention. This is again very important concept for this chapter, that is sign convention. So you can see here in this the load is acting upward, and due to this beam may deflect like this. Yes or no? And if deflection takes place above the undeflected line, then this is considered as positive deflection. And similarly here you can see if the deflection takes place below the undeflected line, then this is called as negative deflection. Yes or no? And now you can see this is a elastically deflected beam. Yes or no? This is elastically deflected beam. Yes or no? This is an elastically deflected beam. So
suppose at this point if I draw a tangent, then obviously it makes an angle theta in the anti-clockwise from the undeflected beam. करेक्ट. तो जब भी ये टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो फ्रॉम द अनडिफ्लेक्टेड बीम, देन इस स्लोप को हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड एज पॉजिटिव स्लोप. एंड सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो इंक्लिनेशन है, दिस इज actually this is a wrong representation. This is also positive slope, this is not negative slope. So let's see, here I am correcting this. Let's suppose you have a beam like this, correct, and यहाँ पे कोई force act हो रहा है, and due to this force, sorry, downward force, correct. Let's suppose here we have a downward force, और इस force की वजह से ये beam कुछ इस तरीके से deflect होगा. And now if you draw a tangent from the extreme and extreme point, then you can see here it is looking like this. तो यहाँ पे आप इंक्लिनेशन देखोगे तो अनडिफ्लेक्टेड बीम से इसका इंक्लिनेशन किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और अगर क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन हो, क्लॉकवाइज थीटा बना रहा हो स्लोप, तो इसे हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप. करेक्ट. सो दिस वन इज द राइट. यहाँ पे ये जो स्लोप है दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव स्लोप, बट ये जो स्लोप मिलने वाला है दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप. यस आर नो. करेक्ट. तो ये तो हो गया स्लोप के बारे में एंड डिफ्लेक्शन के बारे में कि अबव अनडिफ्लेक्टेड कर्व अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है देन दिस इज पॉजिटिव, एंड बिलो अगर होगा तो नेगेटिव होगा. एंड सिमिलरली इफ यू मेजर द डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ यू मेजर द लेंथ towards the left then it will be taken as negative distance. Yes or no. Positive x, negative x. And similarly if I talk about bending moment, then obviously if you have a sagging condition then it will be taken as positive bending moment, and अगर hogging condition है तो इसे हम negative कहेंगे. Is it clear? Next you can see here the deflection and slope values for different loading condition and different beams. Yes or no. So in this here we see different loading condition on cantilever beam, correct. So suppose if you have, this is a cantilever beam which is subjected to a point load at free end. Is it clear? So you can see that maximum slope will be at the free end which is equal to PL square over 2I. Yes or no. And if I write, this is nothing but this is slope, that is theta at let's suppose this is A and this is B for all beam. Yes or no. So can I say this is theta at B, this is slope at B which is equal to PL square over 2EI. and यहाँ पे deflection अगर मैं लिखूँ, deflection at B means free end, this is maximum deflection, that is PLQ over 3EI. and similarly for this UDL theta at B, if I say this is a B end and this is a A end, then you can see here the maximum deflection, sorry, maximum slope is WLQ over 6EI, and the maximum deflection for this is WL to the power 4 over 8EI, correct. And similarly if it is subjected to uniformly varying load, that is UVL, so for this the maximum slope at point B is WLQ over 24EI, and similarly the maximum deflection at point B is WL to the power 4 over 30EI. Yes or no. And similarly if we have a constant moment at free end, therefore the maximum slope at B is nothing but this is ML upon EI, and similarly maximum deflection at point B is ML square over 2EI, correct. And now you can see here we have two different cases. Let's suppose this is a cantilever beam which is subjected to a point load at mid span or at a distance of L1 from fixed end. Yes or no. So in this case if you write deflection at C and slope at C, then you can see slope at C is remains same as the slope at B, that is PL, this is PL1 square over 2EI. and similarly if I talk about the deflection at C, then this is deflection at B plus slope at B into L2. So it can be written as P times of L1 Q over 3I plus PL1 square into L2 over 2EI. Yes or no. And this topic I think I will discuss in the later on slide, correct. So now I just skip these two cases, correct. So you can see here this is a simply supported beam in which a point load is acting at the center. Yes or no. So for this if I write the slope at A is nothing but this is minus of slope at C, करेक्ट. तो दोनों एंड पे जब आप यहाँ पे डिफ्लेक्टेड बीम ड्रॉ करोगे देन इट इज लुकिंग लाइक दिस. और इनके लिए अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, देन यू कैन सी हियर ये जो टेंजेंट बनेगा इट इज लुकिंग लाइक दिस. यस और नो. तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक स्लोप ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव. तो अगर मैं इसको लोकेट करूँ, लेट्स से अगर मैं इसको यहाँ पे लोकेट करूँ, देन यू कैन सी हियर
इसका लोकेशन कैसा है, दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है, इसका मतलब है कि जो थीटा ए मिलने वाला है ये नेगेटिव मिलने वाला है, इज इट क्लियर, दिस इज नेगेटिव। तो सिमिलरली यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज एंगल फॉर्म कर रहा है, सो यहाँ पे जो स्लोप मिलने वाला है दिस इज पॉजिटिव, इज इट क्लियर, करेक्ट। तो वैसे वर्षा हम यहाँ पे यूज करेंगे, ऑल्दो एग्जाम में आपके कोई साइन नहीं पूछने वाला है, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव स्लोप मिलने वाला है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, PL स्क्वायर ओवर 16 ही आई, correct। And similarly if I see that maximum deflection, then obviously maximum deflection we always get at the center where the load is acting, yes or no, which is equal to PL cube over 48 EI, correct। And now you can see similarly in case of simply supported being subjected to UDL, again वही same slope आपको positive negative मिलना है, at A point negative slope and C point you get positive slope, yes or no, positive slope, is it clear? So simply here I am writing like this, correct, and you can see this is a negative slope and this is positive slope, correct, and similarly this is negative slope and this is positive slope, correct, like this, yes or no, and similarly here this is negative, this is positive, correct. So for simply supported beam which is subjected to UDL, then the maximum slope will be WL cube over 24 EI and the maximum deflection that is 5 or WL to the power 4 upon 384 EI, yes or no। तो ये रिजल्ट आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, because if you know these results then you can solve any problem from the deflection chapter, correct। क्योंकि यहाँ पे हमें कोई मेथड यूज नहीं करनी है, बिकॉज ऑल द मेथड्स आर वेरी लेंथी मेथड, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही फ्यू सेकंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूलास, यस और नो, करेक्ट। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज a simply supported beam which is subjected to a constant movement in anti-clockwise direction at the mid span, then you can see here the slope is ml over 6ei and the deflection, जहाँ पे मोमेंट एक्ट हो रहा है वहाँ पे डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एक्टिंग एट द सेंटर और समवेयर अदर लोकेशन, यस और नो, करेक्ट। कहीं भी लग रहा हो सिर्फ मोमेंट एक्ट हो रहा है, तो जहाँ पे भी मोमेंट एक्ट होगा वहाँ पे आपको स्लोप हमेशा जीरो मिलने वाला है, इज इट क्लियर। ओके, सो नाउ यू कैन सी, ये केस मैं आपको बताया था कि मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, और बहुत ही सिंपली 1 और 2 स्टेप्स में हम इजिली आंसर यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी this is a cantilever beam, again it is subjected to a point load at a length of L1 from fixed end. So here we need to find out maximum deflection at C. So as you see here, due to this load this beam may deflect like this, yes or no। यहाँ तक तो यहाँ पे deflected beam आप as it is draw कर सकते हो, is it clear, like this, correct। but beyond this, since in between BC there is no force, यहाँ पे कोई लोड नहीं लग रहा है, और लोड नहीं लगने की वजह से क्या होगा कि जो भी स्लोप आपको बी पॉइंट पे मिला है एज इट इज वी गेट सेम स्लोप थ्रू आउट द BD रीजन, यस और नो। कांस्टेंट स्लोप होगा, तो कांस्टेंट स्लोप है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यस और नो, करेक्ट। एंड नाउ यू कैन सी इस लोकेशन पे जो आप डिफ्लेक्शन देख रहे हो, दिस इज डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, दैट इज YB ऑलरेडी रिटन हियर, एंड ये डेल्टा हमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है, करेक्ट। तो टोटल डिफ्लेक्शन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, सो कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट टोटल डिफ्लेक्शन एट C is nothing but this is YB, you can see YB plus डेल्टा, यस और नो। अब मुझे डेल्टा निकालना है, अगर कहीं से मुझे डेल्टा मिल जाए तो इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जो स्लोप होता है दिस इज सेम एज, जो स्लोप आपको बी पॉइंट पे मिलेगा वही सेम स्लोप आपको डी पॉइंट पे मिलने वाला, और इन थ्रू आउट द BC रीजन, यस और नो, थ्रू आउट द BC रीजन, करेक्ट। एंड नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल हियर वी हैव वन ट्राइंगल दैट इज B', यस और नो, ये एक ट्राइंगल है DE, सॉरी ये एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, यहाँ से सिंपल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया क्यों, क्योंकि ये जो हमें डिस्टेंस मिल रहा है दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट B, दैट इज YB, और हमें ये डिफ्लेक्शन एक्स्ट्रा निकालना है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ज्योमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे ज्योमेट्री अप्लाई करूँ तो सिंपली कह सकता हूँ फ्रॉम दिस द tan theta from this triangle, tan theta is nothing but this is delta by L2, and what is tan theta? Tan theta is the slope of BD curve, therefore it can be written as theta B, और theta B की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, that is PL1 स्क्वायर ओवर 2EI। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, करेक्ट है, तो मुझे डेल्टा क्या मिल जाएगा, डेल्टा हियर वी गेट, डेल्टा इज नथिंग बट दिस इज
L2 टाइम्स थीटा बी, मतलब जो हमें वाई सी मिलने वाला है वाई बी प्लस थीटा बी टाइम्स ऑफ L2। वाई बी मुझे पता है, थीटा बी पता है, L2 पता है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके सिंगल एक स्टेप पे वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर for solving this kind of question. Yes or no? So yc is nothing but this is yb plus theta b into L2. And what is yc? What is yb? Yb is maximum deflection at this point. Correct? Maximum deflection यहाँ पे क्या आएगा? P into L1 cube over 3EI. This is a cantilever beam subjected to a point load at free end. इस केस को अगर मैं कंसीडर करूँ तो मुझे ये डिफ्लेक्शन मिलेगा P times of L1 cube over 3EI plus theta b, that is PL1 square over 2EI into L2. Correct? तो ये आपको क्या मिल गया? दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट। यस और नो? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट सी पॉइंट। सो दिस इज द की पॉइंट। अब कोई सा भी क्वेश्चन अगर यूडीएल का केस मिल रहा है, इवन वहां पे भी हम सेम एज इट इज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यू कैन सी दिस इज अ यूडीएल, दिस इज अ यूडीएल which is acting up to length L1, but here we need to find out maximum deflection at point C. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो simply can I use this formula directly? yc is equal to yb plus ib times of L2. yes or no? yb क्या होगा? इसकी वजह से b पे deflection WL1 to the power 4 upon 8EI. This is standard result, correct? And this is also a standard result, that is WL1 cube over 6EI into this length, that is L2 length, correct? तो सिंपल से ये फॉर्मूला याद है, सिंगल वन स्टेप में आपको आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ओके, समटाइम्स यूडीएल में कुछ इस तरीके से लोड एक्ट होगा, तो यहाँ पे हम उस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, करेक्ट? तो फिर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देन यू कैन सी हियर, अगर इस तरीके से आपका कुछ अवे फ्रॉम द सेंटर, सॉरी अवे फ्रॉम द सपोर्ट, कहीं और किसी एंड में आपके पास यूडीएल एक्ट हो रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि इस यूडीएल को एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रू आउट द लेंथ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे देखो दिस पोर्शन, दिस इज द एक्स्ट्रा यूडीएल जो हमने अप्लाई किया। अगर एक्स्ट्रा हमने डाउनवर्ड अप्लाई किया तो मुझे एक्स्ट्रा अपवर्ड भी लगाना पड़ेगा, जिससे हमें नेट इफेक्ट जीरो मिलेगा। सर नो? करेक्ट? तो समझ में आया कि नहीं? ये वो पोर्शन है जिसे हमने ऐड किया है, तो हमें ये सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूडीएल अप्लाई कर दिया, और जैसे यूडीएल अप्लाई किया तो इस यूडीएल को इस बीम को दो पार्ट में मैं ब्रेक कर सकता हूँ। दिस इज पार्ट ए एंड दिस इज पार्ट बी। ये सानो पार्ट ए में अगर आप देखोगे, पार्ट ए में अगर हम इसको देखें तो सिंपली क्या देख सकते हैं यहाँ पे? टोटल लेंथ क्या होगी? L1 प्लस L2 और थ्रू आउट द लेंथ यूडीएल है, और इसका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। और यहाँ पे देखो पार्शियल लेंथ में यूडीएल लग रहा है, तो इसका भी रिजल्ट हमें पता है। तो अब हम इन दोनों केसेस को डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट एनी डेरिवेशन। यस और नो? तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को डायरेक्टली लिखूं तो क्या आएगा? और हाँ, इन दोनों का कॉमन इफेक्ट जो होगा वही इसका yc कहलाएगा। ये सानो? तो इन दोनों कॉमन इफेक्ट क्या होगा? yc इज नथिंग बट दिस इज अ नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? y माइनस yc1 प्लस yc2। ये सानो? करेक्ट? सो yc1 क्या होगा? सिंपली दिस इज सिंपल फॉर्मूला, दैट इज w टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2 होल टू द पावर 4 ओवर 8EI। एंड yb क्या आएगा? यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, yb प्लस थीटा बी इंटू L2। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मिल गया, ये दोनों रिजल्ट मिल गए। तो yc क्या है? yc1 प्लस yc2। yc1 ऑलरेडी वी नो दिस इज नेगेटिव स्लोप एंड सॉरी डिफ्लेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव। तो इनकी जब वैल्यू पुट करोगे तो प्रॉपर साइन के साथ पुट करो, देन यू विल गेट द आंसर। यस और नो? अगर L1 L2 के बीच में रिलेशन मिल जाए तो मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ कि yc क्या आएगा। यस और नो? करेक्ट? तो कई बार हमें इस तरीके से प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ करके सॉल्व करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, उसको डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट बाउंड्रीज पुट करोगे, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा। करेक्ट? और हो सकता है कि आपको करेक्ट आंसर वहाँ पे नहीं मिले, कुछ मिस्टेक कर दो और वहाँ पे आपका रॉन्ग आंसर मिल जाए। यस और नो? तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। करेक्ट? इसलिए मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। इज इट क्लियर? Okay, so let's see next chapter, that is thin pressure vessel. Thin pressure vessel. Okay, so now you can see thin pressure vessel. So especially here I am going to discuss with you, that is cylindrical pressure vessel. Actually here we have two pressure vessels, that is cylindrical and spherical pressure vessel. And first question, what is pressure vessel? So simply we can say a vessel which contains pressurized fluid is called as pressure vessel. Yes or no? And you can see here why it is called thin pressure vessels. So simply you can see at this location, if I represent state of stress condition, then you can see here along the length we get longitudinal stress, along the hoop direction we get hoop stress or circumferential stress, and along the radial direction means along the radius
अगर कोई स्ट्रेस एक्ट होता है उसे हम CR कहते हैं, सिग्मा R, and this radial stress is 0. That's why this is called as thin pressure vessel. Correct? So in thin pressure vessel the longitudinal stress is, sorry, the radial stress is always equal to 0. ये हमेशा याद रखना. In the thin pressure vessel we have only two stresses, that is longitudinal stress and hoop stress. Is it clear? Okay, so this is a first case. Here we need to find out longitudinal stress. So obviously you can see in the previous case, this is a cylinder which is subjected to some internal pressure P, yes or no, and because of this pressure P, so if I study first case, that is longitudinal stress, so can I say जो भी यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है which is perpendicular to the closing side, yes or no. So because of this pressure, these two pressures are trying to break these vessels from the center, yes or no, correct. This is called as failure along the longitudinal axis, failure from the transverse plane, yes or no. And if I cut the section from here और इस right portion को मैं यहाँ पे draw करूँ, then it is looking like this, करेक्ट. तो ये जो एरिया देख रहा है हैश्ड एरिया, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रस्टिंग ऑफ दिस प्रेशर वेसल. और यहाँ पे जो थिन स्ट्रिप दिख रही है ये वो एरिया है जो इस प्रेशर के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है. तो अगर मैं इसको बोलूँ रेजिस्टिंग एरिया, तो यहाँ पे रेजिस्टिंग एरिया मिलने वाला आपको पाई डी टी, और यहाँ पे जो ब्रस्टिंग एरिया है वो पाई बाय 4 डी स्क्वायर. और फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन इफ आई कैन अप्लाई देन RF दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू ब्रस्टिंग फोर्स. अगर इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो सिंपली रेजिस्टिंग फोर्स इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा L into pi dt, that is resisting area which is equal to pressure P into pi by 4 d square. और चूंकि यहाँ पे pi by 4 मुझे लाना था इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. then simply pi by 4 is cancel out, d is cancel out this, so we get this result. This is sigma L is equal to P divided 4t. this is very very important relation and you must remember this formula. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है. सिमिलरली यू कैन सी जैसे यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में फोर्स एक्ट हो रहा था, प्रेशर एक्ट हो रहा था, वैसे ट्रांसवर्स प्लेन में भी तो प्रेशर एक्ट हो है. और इस प्रेशर की वजह से जो फेलियर होगा, दिस यू कैन सी हियर, दिस इज अ फेलियर प्लेन. इज इट क्लियर? दिस इज अ फेलियर प्लेन. इस प्लेन से फेल होगा, अगर इस प्लेन से फेल होगा तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, यस और नो. और यहाँ पे देख रहे हो एक स्ट्रिप है, यहाँ पे इस स्ट्रिप का ये स्ट्रिप जो है इसके परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस एक्ट होती है दैट इज कॉल्ड हुप स्ट्रेस. और यही स्ट्रिप है जिसका एरिया हम कंसीडर करेंगे फॉर रेजिस्टिंग एरिया. एंड ब्रेस्टिंग के लिए देखो प्रेशर कैसे एक्ट हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि इस कर्व्ड सरफेस को अगर मैं प्रोजेक्ट कर दूं, कर्व्ड सरफेस को प्रोजेक्ट कर दूं तो मुझे सिंपल सा क्या एरिया मिलेगा, वी गेट दिस एरिया, वी गेट दिस एरिया. एक ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक मिल जाएगा जो कि एरिया क्या कहलाएगा, दिस इज विड्थ इज d एंड लेंथ इज l. सो d इंटू l, दिस इज द टोटल एरिया अप टू विच द प्रेशर में एक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर यहाँ पे फेलियर हो सकता है. यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर. तो हमारे यहाँ पे ब्रेस्टिंग एरिया क्या मिलेगा, d इंटू एल. रजिस्टिंग एरिया क्या मिलेगा, द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप दैट इज दिस इज थिकनेस, दिस इज थिकनेस एंड दिस इज लेंथ. तो t इंटू एल. और ऐसी स्ट्रिप यहाँ पे भी है तो इधर भी होगी, तो दो स्ट्रिप है तो सिंपली हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ टी एल. और जैसे ये मिल गया तो सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू ब्रेस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू सिग्मा एच इंटू 2t इंटू एल इक्वल टू pd इंटू एल. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो pd बाई 2t, ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है. Is it clear? Now if I talk about shear stress, I already told you the state of stress in the pressure vessel, cylindrical pressure vessel we have like this. This is longitudinal stress which is acting along the length. This is hoop stress along the hoop direction or circumferential direction, and this is the radial stress and which is equal to 0. तो यहाँ पे देखो 3 प्लेन्स है 1 2 3. इन प्लेन्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे स्ट्रेसेस कुछ इस तरीके से होंगे. और इन स्ट्रेसेस की हेल्प से अगर आप देखोगे तो टाउ मैक्स आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल बाई 2, टाउ मैक्स एच बाई 2 है और यहाँ पे सिग्मा एल बाई 2. एक्चुअली टाउ मैक्स होता क्या है, टाउ मैक्स इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम ओवर 2, करेक्ट. तो इस प्लेन में मैक्सिमम कौन सा होगा, ऑब्वियसली हुप स्ट्रेस. मिनिमम कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. क्यों, सिग्मा एच की वैल्यू pd बाई 2t और इसकी वैल्यू होती है pd बाई 4t. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा pd बाई 8t. अब यहाँ पे देखो एक है हुप स्ट्रेस और एक है रेडियल. तो रेडियल तो ऑलरेडी 0 है, यस और नो, और हुप स्ट्रेस बस यहाँ पे एक्ट हो रहा है. तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ ना, मैक्सिमम से हुप हो गया और रेडियल 0, तो सिग्मा एच माइनस 0 बाई 2. तो सिंपली हियर वी गेट सिग्मा एच बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, pd बाई 4t. एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट फॉर दिस. सो ये जो तीनों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिली है, दीज आर कॉल्ड एज इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. और इन तीनों मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में जो मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टाउ मैक्स. एंड वी ऑलवेज डिजाइन दिस pressure vessel on the basis of absolute tau max. Yes or no?
तो लार्जर वैल्यू ऑफ दिस इन प्लेन शियर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टॉ मैक्स, और इन तीनों में लार्जर अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं दिस इज द लार्जर वैल्यू, yes or no, this is the larger value, that's why absolute tau max is nothing but you can see here this is PD by 40, this is PD by 40, yes or no, yes or no, correct. सो नेक्स्ट यू कैन सी स्ट्रेन, अब स्ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रेन आएगी, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में और एक हुप डायरेक्शन सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में, एंड यू कैन सी जो हमारे पास वेसल है वो सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, एंड लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है अलॉन्ग एक्स एंड वाई वो डेल्टा डी बाई डी है जो कि इक्वल होना चाहिए सारो, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो एप्सिलॉन एल है, दैट इज डेल्टा एल बाई एल नॉट, यस और नो. तो अगर मैं यहाँ पे टेबल बना दूँ तो दिस इज एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड दिस इज हुप स्ट्रेस स्ट्रेन सॉरी, एंड तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा जो कि सिग्मा एल ओवर ई आएगा, दैट इज पीडी बाई 40, और यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस म्यू टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा एल अपॉन ई जो कि माइनस म्यू टाइम्स ऑफ पीडी बाई 40. तो ऐसे सिमिलरली हम इसके लिए भी लिख सकते हैं. तो इनका जो दोनों का सम आएगा दैट इज टोटल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इन दोनों का जो सम आएगा टोटल हुप स्ट्रेस हुप स्ट्रेन, ये सानो. तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखो ये क्या रिजल्ट मिल गया, दिस इज टोटल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दैट इज पीडी बाई 40 1 माइनस 2 म्यू, और यहाँ पे जो ये रिजल्ट मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज हुप स्ट्रेन, yes or no, that is delta d by d. So with the help of this formula we can find out change in length, and with the help of this formula we can find out change in diameter, but sometimes we need to find out the change in volume. So where change in volume is nothing but that is volumetric strain is nothing but this is the algebraic sum of strain induced along x, y and z direction, that's why it is written as epsilon x plus epsilon y plus epsilon z, yes or no, correct. And as you know that here the strain induced along x and y direction is remain same, that's why it is the volumetric strain can be written as epsilon z plus 2 times of epsilon x, correct. नाउ अगर ये हमें रिजल्ट मिल गया तो सिंपली कहना है दिस इज एप्सिलॉन एल प्लस टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एक्स, और एप्सिलॉन एल और एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू पता है यहाँ पे पुट कर दो तो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू पीडी बाई 40 5 माइनस 4 म्यू. ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड डायरेक्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यस और नो. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेन, करेक्ट. तो यहाँ पे हमने सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल को एंड कर दिया. नाउ यू कैन सी स्फेरिकल प्रेशर वेसल. स्फेरिकल प्रेशर वेसल में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि स्फेरिकल प्रेशर वेसल में चाहे एक्स डायरेक्शन देखो या वाई डायरेक्शन देखो या जेड डायरेक्शन देखो, हर डायरेक्शन से कहीं से भी फाड़ दो, एक बॉल है उसको कहीं से भी कट करो अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहीं से भी कट करो, एवरीवेयर यू गेट सेम क्रॉस सेक्शन एंड सेम फेलियर, यस और नो. तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है अलोंग द एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस होगा. स्ट्रेस की मैं बात करूँ तो चाहे इसमें हुप स्ट्रेस की बात करूँ या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करूँ दोनों ही सेम होंगे. तो अगर मैं इसको सपोज इस प्लेन से कट कर दूँ तो कुछ इस तरीके का हमें क्रॉस सेक्शन मिलेगा, और ये जो एरिया दिख रहा है ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे हैचिंग किया है दिस रिप्रेजेंट्स रजिस्टिंग एरिया, और जो ब्लू कलर का एरिया आप देख रहे हो दिस इज ब्रेस्टिंग एरिया. तो ब्रेस्टिंग एरिया क्या कहलाएगा, द ब्रेस्टिंग एरिया इज नथिंग बट दिस इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और रजिस्टिंग एरिया क्या कहलाएगा पाई डी इंटू टी. तो यहाँ पे देखो रेजिस्टिंग एरिया और ब्रेस्टिंग एरिया दोनों लिखा हुआ है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन सिंपली वी कैन राइट रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू ब्रेस्टिंग फोर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा एल इनटू पाई डी टी इज इक्वल टू दिस. तो सिग्मा एल और सिग्मा एच ऑलरेडी आई टोल्ड यू ये दोनों सेम होंगे विच इज इक्वल टू पी डी बाई 40. ये रिजल्ट सेम होता है. दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, बट कंप्लीटली नहीं कह सकता क्योंकि सिग्मा आर जो होगा वो जीरो होगा, इसलिए हम इसको हाइड्रोस्टैटिक कैटेगरी में नहीं रखते. अदरवाइज अगर सिग्मा आर भी होता तो अगर सेम वैल्यू आ जाती तो हम सिंपली कह देते दिस इज अ केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग, यस और नो. ये तो हो गई आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस सिग्मा एल और सिग्मा एच दोनों इक्वल होते हैं दैट इज पीडी बाई 40. अब इन प्लेन शियर स्ट्रेस की बात करूं अगर मैं यहाँ पे इन प्लेन शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट क्या आएगा पीडी बाई 40. अब कैसे आएगा देखो यहाँ पे सेम वही केस अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट करूं तो उस केस में टाउ मैक्स 0 आएगा, यहाँ पे पीडी बाई 80 आएगा, पीडी बाई 80 आएगा, करेक्ट है. इन तीनों में जो लार्जर वैल्यू है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स दैट इज पीडी बाई 80. तो इन प्लेन एंड एब्सोल्यूट टाउ मैक्स दोनों ही वैल्यू यहाँ पे सेम है दैट इज पीडी बाई 80, यस और नो. Now if I talk about strain, the volumetric strain is nothing but the algebraic sum of strain along x, y and z direction. तीनों डायरेक्शन की स्ट्रेन सेम है, तीनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन along x, y, z ये आएगा पीडी बाई 40. इससे आप पता कर सकते हो चेंज इन डायमीटर, यस और नो. इससे आप पता कर सकते हो चेंज इन डायमीटर, इज इट क्लियर, चेंज इन डायमीटर, करेक्ट. और आपको अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एक्स कर दो तो 3 पीडी ओवर 40 1 माइनस म्यू हो जाएगा. दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर वेसल. Is it clear? Next you can see here that is theory of column, correct.
So theory of columns. So first question ये आता है how to define columns. So simply you can say any vertical structural member is said to be a column when it is subjected to an axial compressive load. This is called as column. And if I talk about types of column, then here we have three types, that is short column, long column and intermediate column. If I talk about short column, then short column की category क्या होती है? When it fails due to crushing, then this is called a short column. या यहीं पे हम कह सकते हैं कि अगर मेरे लैम्बडा की वैल्यू लेस देन अराउंड 30 के आसपास होगी तो यह शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, 30 से 100 के आसपास है तो ये लॉन्ग कॉलम कहलाएगा, और 100 से ज़्यादा हो, सॉरी, अगर लैम्बडा की वैल्यू दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग कॉलम कहलाता है, और अगर लैम्बडा की वैल्यू इन बिटवीन 30 और 100 के बीच में लाई करती है तो हम इसको कहते हैं इंटरमीडिएट कॉलम। ये सानो, अदरवाइज ये तो चलो बहुत बड़ी बात होगी। आपको सिंपल से याद रखना, शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होते हैं जो सिर्फ क्रशिंग से फेल होते हैं, लॉन्ग कॉलम वो कॉलम होते हैं जो सिर्फ बकलिंग से फेल होते हैं, इंटरमीडिएट कॉलम वो कॉलम होते हैं जो क्रशिंग एंड बकलिंग दोनों से फेल हो जाते हैं। इज इट क्लियर? Next you can see the Euler's theory of column. According to this theory, first we see the assumptions. तो क्या assumptions है? The column is initially straight, the cross section is uniform throughout, and the line of thrust coincides exactly with the axis of column. The material is homogeneous and isotropic. The shortening of the column due to axial compression is negligible. मतलब यहाँ पे कोई compression नहीं होने वाला है, column सिर्फ fail होगा only due to buckling, correct? सिर्फ बकलिंग की वजह से फेल होगा, बाकी यहाँ पे कोई फेलियर नहीं होने वाला है। कॉलम परफेक्टली स्ट्रेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए, और एक्सेल कंप्रेसिव लोड लगना चाहिए, एसेंट्रिसिटी जरा सा भी नहीं होना चाहिए, होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। दीज आर द सम अजम्पशंस। देखो ये डेरिवेशन कराना यहाँ पे मेरा मुद्दा नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो, दिस इज फॉर यू ओनली। हियर आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग, सपोज यू हैव एंड कंडीशन दैट इज दिस इज अ बोथ साइड हिंज कॉलम। बोथ साइड हिंज कॉलम में अगर एक्सेल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, करेक्ट है, तो ऑब्वियसली अगर मैं इस लोकेशन में एक्स डिस्टेंस पे लूँ तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वाई डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और इसके लिए अगर मैं बेंडिंग इक्वेशन लिखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा। द बेंडिंग इक्वेशन इज नथिंग बट दिस इज एम इज इक्वल टू माइनस पी वाई, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आता है? ई आई डी टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम विच इज इक्वल टू माइनस पी वाई। इसको सिंप्लीफाई करो, इस फॉर्म में मिलेगा, सिंप्लीफाई करते चलो, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ यू पुट बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यू गेट्स जीरो डिफ्लेक्शन। अगर एक्स जीरो है, जीरो डिफ्लेक्शन है, तो बी जो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू एल, वाई अगेन जीरो है, यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन जीरो है, करेक्ट है। तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट मिलेगा, देखो ये बी तो जीरो हो गया, तो ये तो तबाह हो गया, बचा क्या है? ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा एक्स। सो ए साइन अल्फा एक्स, एक्स की वैल्यू रखा तो ए साइन अल्फा एल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखो ये जो कांस्टेंट है ये जीरो नहीं हो सकता, अगर दोनों ही कांस्टेंट जीरो हो गए तो अल्टीमेटली हमारा नेट रिजल्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये सानो। तो किसी भी कंडीशन में मेरा जो ए कांस्टेंट है, एटलीस्ट एक कांस्टेंट तो जीरो नहीं होगा। बी को हमने पहले ही यहाँ पे कह दिया कि भैया तुम तो जीरो तबाह हो गए, तो बचा कौन सा? ए। मतलब ए को तो जीरो नहीं ही कर सकते हैं, मतलब ए जीरो नहीं हो सकता, तो बचा क्या? जो ये टर्म आप देख रहे हो साइन अल्फा एल, ये टर्म जीरो हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अगर ये टर्म जीरो होगा तो किस कंडीशन में जीरो हो सकता है? ये जीरो हो सकता है इधर एट जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, एन पाई, यस और नो, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो जीरो फिर से हम कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो जो लीस्ट वैल्यू आएगा वो पाई है, करेक्ट है। तो अल्फा एल की वैल्यू हमने पाई रख दी, और अल्फा क्या होता है? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी ओवर ई आई। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे देन वी गेट दिस रिजल्ट, दैट इज पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, करेक्ट। और अब मैं यहाँ पे जो कॉलम डिस्कस करने वाला हूँ, इसी फॉर्मूला पे सारा डिस्कशन होने वाला है। इज इट क्लियर? So you can see here, यहाँ पे 4 end condition है, both end fixed, one end fixed, one end is free, hinge, both end hinged, और third one है one end is fixed and other end is free. So इस केस में देखो कॉलम कुछ इस तरीके से होंगे, बकलिंग कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट है। ऑब्वियसली देखो जब दोनों एंड रिजिड होते हैं तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन उसके कुछ आसपास रीजन में जो कॉलम है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इज इट क्लियर? लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये डिफ्लेक्टेड जोन मिलेगा, यहाँ पे होल लेंथ डिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पे कमाली हो गया डबल डिफ्लेक्शन, मतलब इमेजिनरी डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस केस में ये हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है बोथ एंड हिंज, जिसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन आई मिनिमम। यू कैन सी यहाँ पे हम हमेशा जब भी क्रिटिकल लोड ऑफ बकलिंग कैलकुलेट करेंगे, पीसीआर इज ए क्रिटिकल लोड ऑफ बकलिंग, तो जब आई रखेंगे तो ये आई मिनिमम होता है ना कि मैक्सिमम, ये सार नो। तो जो भी अब जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तो उनमें से जिसके भी अबाउट मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर अगर मैं लिखूँ तो देखो ये 4 गुना मजबूत है, क्योंकि दोनों एंड यहाँ पे क्या है? हिंज फिक्स्ड है। इसका एक एंड हिंज कर दिया, एक एंड मजबूत है, तो जो स्ट्रेंथ है वो हाफ से कमजोर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? पीसीआर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। दिस इज आइडियल कंडीशन। और इसके बियॉन्ड अगर हम चले जाते हैं, एक एंड को हमने तबाही कर दिया, फ्री कर दिया, तो ये क्या हो गया? 1/4 लोड में ही बकल हो जाएगा। मतलब जो
वन एंड फ्री वाली कंडीशन है, दैट इज वीकेस्ट कंडीशन, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन, दिस इज वीकेस्ट कंडीशन। ये सानो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ है L/2, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जहाँ पे कॉलम, इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जहाँ पे कॉलम बकल हुआ है। ये सानो, तो यहाँ पे जो कॉलम बकल हुआ है L/2 लेंथ पे बकल हुआ है, यहाँ पे L/√2 पे, यहाँ पे कंप्लीट L लेंथ पे, और यहाँ पे तो कमाल हो गया 2L पे। तो ये जो रिजल्ट है, ये सारे रिजल्ट आपको एज इट इज याद होने चाहिए। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड यू मस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरी रिजल्ट एज इट इज, जो लिखा है उसको याद रखना है। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्लेंडरनेस रेशियो, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्लेंडरनेस रेशियो। So what is slenderness ratio? Simply you can define it is the ratio of effective length of the column, sorry, it is the ratio of effective length of the column to the radius of gyration, minimum radius of gyration actually. So lambda is equal to LE by R minimum. R minimum क्या होता है? देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसमें एक्सिस है x y, विड्थ along the x एक्सिस है, डेप्थ along the y एक्सिस है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y लिखूंगा तो क्या आएगा? bd क्यूबेटल एंड dv क्यूबेटल। तो इन दोनों में देखो सिंस v इज ग्रेटर देन d, देयरफॉर Iyy इज ग्रेटर देन Ixx, तो मिनिमम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? Iyy, sorry, I not Iyy, oh this is right, Ixx is the moment of inertia about x is equal to bd क्यूबेटल। yes, so let me correct it, यहाँ पे कुछ गलत हो गया। देखो b is greater than d, b ग्रेटर देन d है, तो जो आपका Iyy है दिस वन इज ग्रेटर देन Ix। यहाँ पे आपका y ग्रेटर देन है x से, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, करेक्ट। एंड सिमिलरली इसकी वजह से यहाँ पे जो I मिनिमम होगा वो Ixx होगा, ना कि Iyy। सो दिस इज Ixx इज इक्वल टू I मिनिमम, तो यहाँ से आपको मिलेगा I मिनिमम इज इक्वल टू R स्क्वायर A, और R यहाँ से मिल जाएगा I मिनिमम ओवर A, और I मिनिमम आपको ऑलरेडी पता है, इन दोनों में से ये जो I है दिस इज I मिनिमम, करेक्ट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे I मिनिमम, तो इस फॉर्मूला से आप मिनिमम रेडियस ऑफ gyration पता कर सकते हो। एंड नाउ इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर देन यू गेट द स्लेंडरनेस रेशियो, यस आर नो। सो यहाँ पे मैंने थोड़े से अरेंजमेंट किए, लैम्डा इज इक्वल टू LE बाई दिस, इसको रीअरेंज किया, आई यहाँ पे ये रिलेशन मिला, इसको हमने इस इक्वेशन पुट किया तो हमें रिजल्ट मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्सियल रिजिडिटी। यहाँ पे जो ये टर्म मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी, इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल रिजिडिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्चरल रिजिडिटी, इज इट क्लियर? और यहाँ पे LE स्क्वायर है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो PCR होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा स्क्वायर होगा। मीन्स एज यू हैव, जितना लैम्डा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, higher the lambda lower will be the critical load of buckling required, means chances of buckling is more, yes or no? COB means this is chances of buckling, correct? तो safe design of column के लिए क्या होना चाहिए? The lambda should be as low as possible, yes or no? जितना कम से कम होगा लैम्डा उतना ही बेटर होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू मोर देन 100 से हो गई तो यहाँ पे बकलिंग होना 100% कन्फर्म है, इज इट क्लियर? Okay, so next you see one important concept, that is kernel and core. Kernel and core क्या कहलाता है? So let's suppose you have a column like this, यहाँ पे rectangular column है, rectangular cross section है। Suppose अगर मैं यहाँ पे exactly at the center पे लोड ना लगा के eccentric position में लोड लगा दूँ along the, देखो along the z axis, मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब विड्थ के अलॉन्ग मैंने यहाँ पे इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। अगर इसेंट्रिसिटी एक्ट होगा तो जब मैं इस लोड को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूंगा सेंटर पे, तो होगा क्या दोस्तों? सेंटर पे लोड शिफ्ट करने की वजह से हियर वी गेट वन एक्सियल लोड एंड वन बेंडिंग मोमेंट, यस और नो? तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, एक्सियल लोड की वजह से एक्सियल स्ट्रेस आएगा। और यहाँ पे देखो ये वह रीजन है, ये वह रीजन है जहाँ पे एक टेंशन और एक कंप्रेशन है, और यहाँ पे दोनों कंप्रेशन है एंड कॉलम इज डिजाइन फॉर कंप्रेसिव लोड ओनली। तो यहाँ पे टेंशन एंड कंप्रेशन है, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि इनकी जो नेक्स्ट नेट वैल्यू है दैट शुड बी लोअर लेस देन 0, ऐसा नो मतलब नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट है? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो सिंपली हियर वी गेट सिग्मा बी माइनस सिग्मा ए लेस देन इक्वल टू 0, सिग्मा बी इज लेस देन दिस। तो यहां से पता चला कि अगर इसेंट्रिसिटी आपकी b/6 से कम है, करेक्ट है, तब आपका इसेंट्रिसिटी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉलम हमारा सेफ होगा। लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी मोर देन b/6 हो गया तो फेलियर 100% होगा बिकॉज ऑफ टेंशन। एंड व्हाई वी प्रिवेंट दिस कॉलम विद द टेंशन? बिकॉज दिस कॉलम इज मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, यस और नो? सिमिलरली जैसे मैंने रिजल्ट विड्थ के अलॉन्ग पता किया वैसे ही हम डेप्थ के अलॉन्ग पता कर सकते हैं जो कि d/6 होगा। और इसके लिए अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेके सेफ्टी रीजन ड्रॉ करूँ तो ये जो डायमंड शेप का आप यहाँ पे देख रहे हो सेक्शन जो कि हैश पोर्शन, ये वह रीजन है जिसके अंदर विद इन दिस डायमंड रीजन अगर आप इसेंट्रिसिटी बाई मिस्टेक कर देते हो तो भी आपका जो कॉलम का डिजाइन होगा वो कॉलम जो बनाओगे वो सेफ होगा, ऐसा नो? बट इस सेफ्टी रीजन, इस
इसी को बोलते हैं कोर, दिस इज कॉल्ड एज कोर और कर्नल, करेक्ट। बियॉन्ड दिस लिमिट अगर हम इसके बाहर कहीं लोडिंग अप्लाई कर दिए तो 100% ये कॉलम तबाह हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर। सिमिलरली अगर मैं सर्कुलर कॉलम की बात करूं तो यहाँ पे सर्कुलर कॉलम के लिए क्या होगा, dy6, सेम तरीके से पता कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। ई जो होगा वो इसेंट्रिसिटी जो है, मतलब इतनी ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये आपका dy6 होगा, अदरवाइज ये dy3 है, करेक्ट। इज इट क्लियर? एंड नाउ यू कैन सी रैंकाइंस थ्योरी एक और है, चूंकि हमने जो आइलर्स थ्योरी पढ़ी वहां पे स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं था, इसकी वजह से वो जो एनालिसिस था इनकम्प्लीट एनालिसिस था, तो रैंकाइन ने उस इनकम्प्लीट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला दिया, दैट इज क्रिटिकल लोड ऑफ बकलिंग फॉर रैंकाइन फॉर्मूला, दैट इज 1/PR = 1/PE + 1/PC, वेयर P is a critical load of buckling determined by Euler's theory and PC is a crushing strength, yes or no। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ मुझे इस तरीके का एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और यहाँ पे मैंने डेरिवेशन नहीं की है। PR क्या है, दिस इज रैंकाइन क्रिटिकल लोड, P is a Euler's critical load, PC is a crushing load and A is a Rankine constant which is equal to PC/π²E, yes or no। और क्रशिंग लोड क्या कहलाता है, यू कैन सी हियर क्रशिंग लोड इज नथिंग बट क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इनटू π/4d², yes or no। यहाँ से और सिग्मा सी से क्रशिंग स्ट्रेंथ है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा सी इंटू π/4d², yes or no। और आइलर्स थ्योरी ऑलरेडी आपको पता है π²EI/L² होता है, yes or no, π²EI/L²। तो इन सारी वैल्यूज को जब मैं इस एक्सप्रेशन पुट करूंगा तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मुझे मिल जाएगा, yes or no। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम, दिस इज ऑल अबाउट column, is it clear? Okay, so let's see next concept, that is next chapter. Okay, so next chapter, that is theory of failure, correct। So this is last chapter, so you can see here we have 5 theories of failure, that is maximum principal stress theory, that is called as Rankine theory। कितनी बार क्वेश्चन तो आपने यही देखा होगा कि मैच द फॉलोइंग, इधर थ्योरीज का नाम, इधर उनके इन्वेंटर का नाम लिखा हुआ है और मैच करने को कह देता है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरीज डेवलप्ड बाय रैंकाइंस, that's why it is called a Rankine's theory। This is maximum shear stress theory, Tresca and Guts theory, Tresca and JJ Guts, and maximum distortion energy theory, this is given by von Mises and Henkes, that's why this is called as von Mises and Henkes theory। And this is maximum strain energy, this is given by Saint-Benant principle, sorry, Saint-Benant, that's why this is called as Saint-Benant theory। And maximum total strain energy theory, that is it is given by Hague, that's why it is called as Hague theory। तो इनके नाम और इनके इन्वेंटर का नाम आपको याद होना चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। सो लेट्स सी नेक्स्ट, that is first theory, that is maximum principal stress theory। According to this theory, the maximum principal stress induced must be less than equal to permissible stress, which is SYT/FOS, yes or no। or simply you can say it can also be written as SUT over factor of safety, or it can also be written as SC over factor of safety, yes or no। it depend कि आपका मटेरियल कैसा है, लोडिंग कैसी है। अगर डक्टाइल है तो SYT/FOS लिखेंगे, FOS इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ब्रिटल मटेरियल है तो SUT यूज करेंगे। अगर हमारा फटिंग लोडिंग लग रहा है तो SC/FOS लेंगे, यस और नो, इज इट क्लियर। और प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कैसे करोगे फॉर अ गिवन लोडिंग, तो सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 होल स्क्वायर प्लस tau xy², ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कंबाइंड स्ट्रेस वाले चैप्टर में। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ आई रिप्रेजेंट सेफ्टी रीजन, तो यहाँ पे देखो हर ब्लॉक, हर ये दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सानो। तो हर एक क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे स्क्वायर मिलने वाला है। वाई, यू कैन सी दिस इज SYT, दिस इज SYT। जब SYT है तो ये रीजन स्क्वायर मिलेगा, और SYC जो होता है अप्रोक्सीमेटली SYT के इक्वल होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो आपको ये रीजन मिल रहा है सेफ्टी रीजन, ये क्या है, दिस इज स्क्वायर, करेक्ट। ये कई बार सेफ ही पूछ देता है कैसे बनेगा, स्क्वायर बनेगा, करेक्ट। और इस सेफ्टी रीजन के अंदर अगर आपका लोडिंग लाई कर रहा है, जो लोड आपने देखा है, जो लोड अप्लाई किया आपने ऑब्जेक्ट में, अगर वो विद इन दिस लिमिट है, इसके अंदर लाई कर रहा है, तो 100% आपका डिजाइन क्या होगा, सेफ होगा। अगर बियॉन्ड दिस लिमिट चला गया तो तबाह हो जाएगा। एंड और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये थ्योरी अप्लीकेबल किसके लिए होती है, तो याद रखना दिस थ्योरी इज मेनली डेवलप्ड फॉर डिजाइन ऑफ कंपोनेंट विच इज मेड अप ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है, इज इट क्लियर। ब्रिटल मटेरियल के लिए ये थ्योरी अप्लीकेबल है, करेक्ट। ये क्रिस्टल क्लियर आपको याद होना चाहिए। फॉर ब्रिटल मटेरियल वी यूज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ब्रिटल मटेरियल ये क्यों कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना कि ब्रिटल मटेरियल इज वीक इन टेंशन, और जिसमें कमजोर होता है उसी को हम उसी के बेसिस पर डिजाइन करते हैं, उसी को मजबूत करते हैं, करेक्ट। समझ में आया कि नहीं। इसलिए मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज में आएगा, करेक्ट।
Next, maximum shear stress theory. According to this theory, the maximum shear stress induced must be less than equal to tau per mm, or it can also be written as S by S over factor of safety or S by T by 2 times of factor of safety. Yes or no? And if I talk about this theory, then this is applicable for ductile material. किसके लिए यूज होगा ये? ductile material के लिए यूज होगा. Is it clear? This is used for ductile material. Yes or no? Yes or no? और टाउ मैक्स कैसे पता करोगे? तो हियर वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई होल स्क्वायर. एंड सिमिलरली इसको मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ. इफ यू नो सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला टाउ मैक्स कैन बी रिटन एज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. अब इसके लिए अगर मैं सेफ्टी रीजन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनेगा. करेक्ट है? दिस इज अ स्क्वायर रीजन. करेक्ट? ये कुछ इस तरीके से बनेगा. करेक्ट है? यह ध्यान रखना है यहाँ पे. और यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो दिस इज प्योर सी. ये बताता है प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस को, विच इज 45 डिग्री. इसके लिए इसको हम बोलते हैं शियर डायगोनल. दिस इज कॉल्ड एज शियर डायगोनल. यस आर नो? करेक्ट? तो ये थ्योरी हमारी डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है. इज इट क्लियर? दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल. तो ये शेप याद रखना कि कैसे बनता है. करेक्ट? And next you can see here maximum distortion energy theory. So according to maximum distortion energy theory, पहले state energy होता क्या है? तो total strain energy per unit volume is nothing but this is volumetric strain energy per unit volume plus maximum distortion energy per unit volume. तो यहाँ से जब इसको simplify करते हैं तो हमें क्या मिलता है? maximum distortion energy per unit volume which is equal to total strain energy per unit volume minus volumetric strain energy per unit volume. और इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो सिंपल से देखो, according to this theory maximum distortion energy per unit volume induced should be less than or equal to the permissible maximum distortion energy per unit volume. और अगर इस प्रिंसिपल को यूज करें तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो ऐसा रिलेशन आएगा. और कई बार ये रिलेशन भी पूछा जाता है तो इसको इग्नोर मत करना. 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 6 दिस. करेक्ट? एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस. ये जो आपको रिजल्ट मिला है दिस इज परमिसिबल डिस्टॉर्शन एनर्जी. तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू ये है. करेक्ट है? इसकी वैल्यू यहाँ पे ये है. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसको इक्वेट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये 1 प्लस म्यू 1 प्लस तबाह हो गया, 6c से तबाह हो जाएगा और वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फाइनल एक्सप्रेशन जो मेरा है वो कुछ ऐसा है. सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 होल स्क्वायर. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस बाई टी टाइम्स ऑफ एफ एस होल स्क्वायर. एस आर नो? ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल लोडिंग, 3 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस. एंड वन मोर थिंग, दिस इज एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल. Correct? This theory is applicable for ductile material. Is it clear? And now for 2D, अगर मैं 2D पे लिए देखूं 2D के लिए तो सिग्मा 3 को 0 कर दो तो मेरा फाइनल रिलेशन कुछ इस तरीके आता है. और ये कैसा एक्सप्रेशन है? एलिप्स का एक्सप्रेशन है. तो इसका अगर मैं सेफ्टी रीजन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एलिप्स मिलेगा. और ये जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस. एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए अगर यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो देन दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस. ये सार नो? ये जो एलिप्स बन रहा है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, और यही माइनर एक्सिस आपका प्योर शियर डायगोनल कहलाता है. दिस इज कॉल्ड एज शियर डायगोनल. दिस इज कॉल्ड एज शियर डायगोनल. यस सार नो? यस सार नो? और यहीं पे देखो जो ब्लू कलर का फिगर दिख रहा है ये आपका क्या है? MSST का कर्व है. करेक्ट है? MSST मीन्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. और जो ब्लैक कलर का है कर्व ये है हमारा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी. तो आप देखोगे यहाँ से इससे अगर मैं कंपेयर करूँ, कुछ एनालिसिस करूँ तो MSST और MDT में अगर हम कंपेयर करें तो MSST थ्योरी जो है ओवर सेफ थ्योरी. क्यों? अगर सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करूँ एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे जो MSST थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वो बताएगा कि पॉइंट फ्यूलर रीजन में लाई कर रहा है, तबाह हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा दो. जबकि हमारा जो MDT थ्योरी बोलता है ये सेफ है, टेंशन न मत लो. करेक्ट है? तो यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा MSST थ्योरी है दैट इज ओवर सेफ थ्योरी है एंड MDT थ्योरी इज अ सेफ थ्योरी एंड MSST इज अनइकोनॉमिकल. ये इकोनॉमिकल है और हाइड्रोस्टैटिक के लिए दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है. हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए दोनों थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है. एंड वन मोर थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, क्योंकि दोनों थ्योरी ऑफ फेलियर डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होती है, तो MDT थ्योरी इज अ बेस्ट थ्योरी ओवर MSST थ्योरी. व्हाई? बिकॉज MDT थ्योरी इंक्लूड्स ऑल मैक्सिमम मिनिमम एज वेल एज इंटरमीडिएट स्ट्रेस, जबकि MSST थ्योरी में सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस ही इंक्लूड होती है फॉर डिजाइन. ये नो? जबकि ये मैक्सिमम मिनिमम के साथ साथ इंटरमीडिएट स्ट्रेस को भी इंक्लूड करता है फॉर डिजाइन.
इज इट क्लियर? नेक्स्ट दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, दैट इज सेंट बिनार्ड थ्योरी। ये क्या कहता है? एप्सिलॉन 1 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन परमिसिबल, दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड दिस इज परमिसिबल स्ट्रेन, करेक्ट? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन 2D के लिए लिखे तो सिग्मा और अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 ओवर ई लेस देन इक्वल टू एस बाई टी बाई एफ एस इंटू ई, और 3D के लिए लिखोगे तो एक और टर्म जुड़ जाएगा माइनस म्यू टाइम्स ऑफ x3 बाई ई, यस आर नो? करेक्ट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये रिजल्ट आएगा, और इसके लिए अगर हम सेफ्टी रीजन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हमें एक सेफ्टी रीजन मिलने वाला है। इज इट क्लियर? एंड ऑब्वियसली राइट नाउ अभी जो टाइम चल रहा है इस ड्यूरेशन में सिर्फ 3 ही थ्योरी ऑफ फेलियर यूज होती है, वो है एमपीएसटी थ्योरी, एमएसएसटी थ्योरी और एमडीटी थ्योरी। और रेस्ट जो थ्योरी मैं आप बताने जा रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम सॉरी दिस इज अ मैक्सिमम स्ट्रेन, दिस इज नॉट ए स्टेन, दिस इज स्ट्रेन, करेक्ट? दिस इज स्ट्रेन, करेक्ट? दिस इज स्ट्रेन। तो मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी जो है, मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी अब ये यूज में नहीं आती, फिर भी आपके एग्जाम में आता है, इसलिए आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए और ऐसा सेफ्टी रीजन पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दिस इज मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ, इसका भी कोई यूज नहीं है, ये ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है 3 डायमेंशन में, हाफ ऑफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ ऑफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस हाफ ऑफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3 लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ एस बाई टी एफ एस होल टाइम्स कैपिटल ई टाइम्स होल स्क्वायर, करेक्ट है? अब ये एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या है? एप्सिलॉन 1 की वैल्यू देखो 1/2, सॉरी एप्सिलॉन 1 की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो ये आएगा सिग्मा और अपॉन ए माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 ओवर ए माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा 3 ओवर ई। ऐसे आप यहाँ पे एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 लिखोगे, इन सारी वैल्यूज को अगर इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन पुट किया जाए तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा 2D में, करेक्ट? तो इतनी कहानी हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, ना कोई यहाँ से आपसे पूछने वाला, सो डोंट वरी अबाउट दिस, करेक्ट? सो सिंपल से ये रिजल्ट रखो, ये हमारे पास एक रिजल्ट आता है फॉर 2D। Is it clear? This is the result for 2D sigma 1 square minus 2 times of sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 square less than equal to s by t times e times of FOS, sorry यहाँ से e कहाँ से आ गया, e नहीं होना चाहिए। Is it clear? This is s by t by FOS का whole square, yes or no? s by t by FOS whole square, ये हमारे पास रिजल्ट है, ये 2D के लिए रिजल्ट है। अगर आप 3D के लिए लिखोगे तो क्या आएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू टाइम्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू एस बाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर, ये रिजल्ट होगा। इज इट क्लियर? तो 3D के लिए ये रिजल्ट है और 2D के लिए ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, एंड दिस इज द सेफ्टी रीजन फॉर दिस थ्योरी, यस आर नो? दिस इज द सेफ्टी रीजन फॉर दिस थ्योरी। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर, दिस इज ऑल अबाउट theory of failure. Is it clear? This is all about theory of failures, करेक्ट? तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये जो प्रेसिस सेशन था, मैराथन सेशन कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अभी तक आपने यहाँ पे देखा कि हमने 1 by 1 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक एंटायर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, करेक्ट? तो डेफिनेटली ये जो प्रेसिस सीरीज है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रेसिस सीरीज है, ये बहुत ही हेल्प करने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, करेक्ट है? तो इसको देखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, करेक्ट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ऑलरेडी इस सीरीज का फर्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज सीपीएम पार्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चैनल में जाके, यूट्यूब चैनल में जाके आप उसको देख सकते हो। और डेफिनेटली ये प्रेसिस सीरीज उन सभी स्टूडेंट को बहुत हेल्प करने वाला है जो स्टेट लेवल के AE-JE एग्जाम या सेंटर का SSC JE एग्जाम या फिर PSU के PSU एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपकमिंग टाइम पे फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। विद इन 3 मंथ में नोटिफिकेशन आता है, विद इन 3 मंथ में एग्जाम हो जाता है। तो इतने कम टाइम में इंटायर सब्जेक्ट को पढ़ना, इंटायर इंजीनियरिंग को कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रेसिस सीरीज को डिज़ाइन किया और उसका कंप्लीट कंटेंट तैयार किया है, और उस कंटेंट को हम 1 by 1 डिलीवर करते जा रहे हैं। तो इस सीरीज में हम एंटायर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जो प्रेसिस सीरीज है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये आप सभी सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर को बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इसको देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।